तो कोरियंस जो है ना वो है रेसिस्ट हैं वो। मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे दोस्तों के साथ भी हो चुका, तो सीधा मुंह पे बोल देंगे, बड़ी बेइज्जती कर देंगे आपकी। मेरे साथ ऐसा हुआ एक रेस्टोरेंट में, इंडियन रेस्टोरेंट में हुआ, कोरियन लड़की के द्वारा। ओइमिया कौन एक गांव है, वो -71.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड करा गया था। जब चीज़ों को खाते हैं, क्योंकि भाई वहाँ चीज़ें दो हैं। मैं सीरिया जा चुका हूँ, ये सारे देशों में जा चुका हूँ जहाँ लोग डरते हैं भाई कि और इन देशों में कैसे है ना। तो सीरिया के बारे में आपने सुना होगा कि भाई बहुत खतरनाक है, लेकिन मैं कहता हूँ भाई खतरनाक से ज़्यादा वहाँ पे अत्याचार बहुत ज़्यादा हुआ है। कोई एक ऐसी छत नहीं है भाई जो छत के ऊपर बम गोला ना गिराया हो। तो अब कोविड जब आया ना तो लोग घरों में कैद हो गए। उसके बाद क्या हुआ ना, लोगों ने घर पे बैठे ट्रैवल व्लॉग्स देखे, हर तरह के व्लॉग्स देखे। अब लोगों को ऐसा एहसास हो गया कि यार घर में तो कुछ नहीं है भाई, घूमो यार, जो व्लॉग्स देखे थे यार उनको थोड़ा फुलफिल करते हैं। इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया। अच्छा। पाकिस्तान में रहने वाले ज़्यादातर सिख पंजाबी नहीं हैं। जब आपस में बात करते हैं तो पश्तो में बात करते हैं। अच्छा। वो कह रहे हैं भाई हमारा पंजाब से कोई लेना देना नहीं है। आपने इतनी कंट्रीज घूमे हो आप, 70 से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा सस्ती जो आपको लगी और सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव जो आपको लगी? एक्सपेंसिव स्विट्ज़रलैंड। यकीन मानो जब मैं स्विट्ज़रलैंड में था, ठीक है, मैं घूम रहा था, एक दिन का खर्चा मेरा 15-20 हज़ार इंडियन रुपीज़ हो रहा होगा बजट में। हेलो एंड वेलकम टू मैंगो फाइन पॉडकास्ट। आज हमारे पास बहुत स्पेशल गेस्ट आए हैं, मिस्टर नवदीप बराड़, जो कि पंजाबी माँ बोली में बहुत ही बड़े यूट्यूबर हैं, व्लॉगर हैं। इन्होंने ऑलमोस्ट 70 कंट्रीज ट्रैवल कर ली हैं एंड इनका गोल है दुनिया की हर एक कंट्री ट्रैवल करना। अब हम इनसे पूछेंगे कि इनके एक्सपीरियंसेस क्या रहे हैं एंड ये एक नया कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, उनके बारे में हम सब कुछ जानेंगे। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपकी यूट्यूब जर्नी शुरू कहाँ से हुई और उसका थ्रू आउट क्या स्ट्रगल्स रहे और क्या बढ़िया चीज़ें रही? देखो, ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है, हर पॉडकास्ट पे, हर इंटरव्यू में पूछा जाता है। हाँ। लेकिन ये पहली बार तो मेरा हिंदी में ये पहला वो है, तो थोड़ा ऑडियंस को मैं बोलूँगा भाई देख लेना थोड़ा। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो थोड़ी पंजाबी निकल जाए तो माफ कोई कर बात देना। नहीं। कोई दिक्कत नहीं है। सो एक्चुअली ये है कि 4-5 साल पहले की बात है। इवन मैं घूमता हूँ, मेरे साथ वाले सारे फ्रेंड हिंदी वाले ही हैं तकरीबन। तो ऐसे ही बस घूमना मेरा शौक था। दरअसल मैं मतलब फीफा वर्ल्ड कप जब रशिया में हुआ था ना 2018 में, तब मैं गया था। उससे पहले भी मेरा शौक था, लेकिन मेरे को उस टाइम ये नहीं पता था कि यूट्यूब पे भी व्लॉग्स डलते हैं। मैं उस टाइम गया, मैंने फोटोज़ लिए, कुछ क्लिप्स लिए और मैंने लिख के डालना शुरू करे व्लॉग्स। मतलब उन्हें ब्लॉग्स को या व्लॉग्स को फोटो और वीडियो के साथ लिख के डाले थे। हाँ जी। तो फिर धीरे धीरे क्या हुआ, 2019-20 में थोड़ा यूट्यूब ज़्यादा बढ़ने लगा। तो उस टाइम मैंने ऐसे ही 1-2 क्लिप जोड़ के डाल दिए। तो बस वहाँ से थोड़ा ऐसे स्टार्ट हो गया। अच्छा। फिर पैसे आने लग गए। तो बेसिकली आपकी जर्नी का अगर एक सम किया जाए तो आपका पैशन टर्न इनटू प्रोफेशन है। बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। मतलब ट्रैवलिंग आपको बहुत ज़्यादा पसंद है। बिल्कुल। आप चेरनोबिल गए थे, बहुत इंटरेस्टिंग जगह है जहाँ पर न्यूक्लियर डिजास्टर हुआ था 82-81 में। उसके बाद सोवियत यूनियन गिर गई थी। अब मुझे बताओ क्या क्या देखा आपने वहाँ पर? सारी जगह ही बहुत अलग है वो। ये चेरनोबिल 90 सही कहा, 82-83 या 85 के आसपास कुछ ऐसा हुआ है ना। हाँ, उसके 80s-90s के उसके आसपास। तो एग्जैक्ट मेरे को याद नहीं है, इतना ही शायद 1985। तो वहाँ पे क्या है, यूक्रेन के अंदर है। यूक्रेन की जो कैपिटल है कीव, उससे कुछ 100-120 किलोमीटर दूर है। और वहाँ पे क्या था, एक पावर प्लांट था वो। वहाँ पे न्यूक्लियर से जो है इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं वो। और वही मतलब आज भी रशिया के अंदर वही चलती है। उस टाइम सोवियत यूनियन था, तो मेन सिटी कीव हुआ करती थी, कैपिटल मॉस्को ही था, लेकिन मेन जैसे होता ना कि एक सिटी थी, वहाँ पे सब बैठते थे और वहीं से सारी चीज़ें ऑपरेट होती थी। मतलब मुंबई उधर का, ऐसा कह सकते हैं उस टाइम का। ठीक है। अब वहाँ पे क्या हुआ कि एक जो रिएक्टर था उसमें कुछ लीकेज हो गई थी, तो उसकी वजह से वो डिज़ास्टर हुआ था। अब वो जो जगह है ना, वहाँ की वीडियो नहीं बना सकते मैंने, हालांकि थोड़ा सा ऐसे बनाया मैंने, वो भी परमिशन लेके। पूरी वीडियो बनाई है चेरनोबिल की, लेकिन उस जगह की नहीं बना सकते जहाँ पे लीक हुआ था। और वहाँ पे क्या है कि आज भी रेडिएशन है। अगर हम जाएंगे तो आपको एक मशीन से गुजरना पड़ेगा जो आपको पता नहीं क्या करती है, कहते हैं कि वो आपको रेडिएशन से बचाएगी। फिर उसके बाद आपके गले में डालेंगे एक वो मीटर, जो जहाँ पे कुछ ज़्यादा रेडिएशन होगी किसी जगह पे, मिट्टी में या किसी पेड़ के पास, तो वो सायरन देगा और आपको वहाँ से वापस आ जाना। अच्छा। तो अब गूगल कहता है कि वहाँ पे कोई नहीं रहता। अगर वैसे देखा जाए तो कोई नहीं रहता, लेकिन वहाँ पे हर टाइम 3000 लोग मौजूद होते हैं। वो सिर्फ उसकी देखभाल करने के लिए कि भाई जो न्यूक्लियर अब कभी ख़त्म तो हो नहीं सकता उसका रेडिएशन, उसको कंट्रोल कर रहे हैं। तो उसको कंट्रोल करने के लिए वो 3000 लोग रहते हैं और वो 15 दिन रहते हैं। 15 दिन दूसरे 3000 लोग आ जाएंगे। 3000 लोग वहाँ रहेंगे, बट वो शिफ्ट में रहेंगे। वो 15 दिन बाद दोबारा
कीव सिटी चले जाएंगे, वहाँ रहेंगे, फिर दोबारा वापस आएंगे। रेडिएशन सिकनेस ना हो जाए उन्हें। तो उसकी कहानी तो बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक है, मतलब उसको तो इतनी छोटे उसमें बयान नहीं कर सकता कि कैसे लोगों के घर, जैसे कि आप सोचो आप रात को सो रहे हो, एकदम से आपका कोई बेल बजाए और बोले कि चलो सर सामान भी नहीं उठाना, इवन जो कपड़े पहने हैं ना हो सकता है आपको वो भी उतारने पड़े। अच्छा। तो अब इससे ज़्यादा तो मतलब आप यूँ मान लो आप सुई भी नहीं उठा सकते अपने घर से, जो चीज़ है सब वहीं छोड़ दो और आप चलो। अब वहाँ पे कुछ क्या हुआ कि कुछ बच्चों जो माँ बाप थे उनके बच्चे मर चुके थे ऑलरेडी, तो उनके पास उनके खिलौने या उनकी कुछ यादें थी, तो वो भी उनको छोड़नी पड़ी। फिर कुछ माँ बाप आके वापस रहना शुरू कर दिए, उन्होंने अपनी जान दे दी अपने बच्चों के सिर्फ खिलौनों के लिए। तो मतलब ऐसी बहुत सारी कहानियाँ वहाँ पे। तो स्टिल आज वहाँ पे कोई नहीं रहता, और वो उस जगह को सिर्फ प्रोटेक्ट करने के लिए, मतलब या रेडिएशन को कुछ कंट्रोल करने के लिए वहाँ पे 3000 लोग रहते हैं, बट परमानेंट नहीं रहते। सब कुछ बिखर चुका है, सब कुछ खत्म हो चुका है वहाँ पे। आपने रेडिएशन डिटेक्ट की थी जो आपने पहना हुआ था उसने की थी? अच्छा। मतलब इतनी रेडिएशन मेरे अंदर उस टाइम आ चुकी थी, जैसे कुछ उन्होंने बोला कि 1 या 2 एक्सराज, बट मेरे को लग रहा है कि 10 एक्सराज एक साथ कर दिए मेरे। इतनी रेडिएशन आ गई थी, इतनी सारी प्रिकॉशन लेने के बाद भी। अच्छा। बेसिकली काफ़ी डेंजरस जगह है। हाँ कह सकते हैं, बट ऐसा है कि फिर भी टूर्स चलते हैं वहाँ पे। उस टाइम जब मैं गया था, मतलब बहुत साल पुरानी बात है, मेरे को याद नहीं कब गया था मैं, मतलब वॉर से पहले ही गया था मैं। वॉर कोई 2-2.5 साल हो गए मेरे को लग रहा है, तो 3-4 साल हो गए होंगे। तो उस टाइम $100-120 का कुछ टूर चलता था। फिर तो अब मेरे को पता नहीं कि कितने का, मतलब कीव सिटी से चलता था, सुबह लेके जाते थे, शाम को लेके आते थे। तो अब मेरे को आइडिया नहीं कि मतलब कितनी खतरनाक वो हो सकती है, क्योंकि वो सिर्फ एक साइंटिस्ट बता सकता है या जिसको जानकारी है। हमारे लिए एक वो जगह है, मैं तो दिए डॉलर चल भाई घूम के आ गया। अब मेरी बॉडी पे क्या इफेक्ट हुआ होगा मेरे को भी नहीं पता उसका। बिल्कुल। उसके अलावा लाइक आप एक ट्रैवलर हो और आप व्लॉगर भी हो साथ ही, तो आपने बेसिकली हर जगह को खुद भी एक्सप्लोर किया है और लोगों को दिखा के अपने ब्लॉग से तो एक्सप्लोर भी करवाया है। तो आपके हिसाब से इंडिया में अब आपको पता है कि मैक्सिमम लोग मिडिल क्लास है, बिल्कुल, और हर किसी को शौक होता है कि मुझे ट्रैवल तो करना ही है। आपके हिसाब से इंडियंस के लिए टॉप 3 डेस्टिनेशंस क्या हैं सबसे ज़्यादा बजट में होंगी और जो उनके लिए बेस्ट रहेंगी इन बजट ऑल्सो, और उसके अलावा उनको कुछ नई चीज़ देखने को मिलेगी? लाइक अगर हम एक्सक्लूड करें तो दुबई थाईलैंड निकाल देते हैं, बिकॉज वहाँ तो लोग भरे पड़े हैं। यही 2 मैं बोलने वाला था। आपका पहला व्लॉग मेरे ख्याल से थाईलैंड का है। हाँ, मतलब मैं गया तो वैसे रशिया था, बट मैंने वो वाले, मतलब मैंने बताया ना वो लिख के डालता था मैं उस टाइम। बेसिकली दुबई थाईलैंड तो लोग भरे पड़े हैं, बट इसके अगर एक्सक्लूड कर दें सिंगापुर भी चलो, मतलब इसके अलावा कोई 3 जगह देखी जाए जो सेफ भी हैं, अच्छी टू एक्सप्लोर भी हैं, फैमिली वाली भी हैं, तो वो कौन सी होंगी बजट फ्रेंडली? देखो अब मैं बात बताऊँ घूमने की। अब एक्चुअली में क्या है ना, इंडिया में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, पता नहीं क्यों इंडिया में ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो ना सिर्फ कमेंट्स होते हैं, और वो ना लोग उन कमेंट्स को अपनी लाइफ पे सीरियसली लेना शुरू कर देते हैं। अब कुछ चीज़ें हैं जो मैं शायद पॉडकास्ट में नहीं बता सकता, लोग समझ आएंगे। रिसेंटली मेरा एक दोस्त है और उनकी वाइफ रशियन है, तो उनके साथ कुछ इंसिडेंट्स हुआ उदयपुर में, ब्लॉगर है, मुझे देखा पता हुआ है। मैंने। तो वो सिर्फ एक कमेंट से उठी हुई बात कहाँ तक पहुँच जाती है, लोग सीरियस लेते हैं। सेम वैसे ही इंडिया में लोगों को ऐसा लगता है कि जो ट्रैवलिंग है ना वो एक अलग तरीके का फ़न है, लेकिन ऐसा नहीं है। ट्रैवलिंग आप जाओ, ट्रैवलिंग ये होती है कि हम गए किसी जगह पे, यार बहुत अच्छी जगह थी, हमने देखा वहाँ पे, एंजॉय करा, व्यू को एंजॉय करा हमने ना। कुछ लोगों का होता है कि भाई हम वहाँ घूमने गए, अरे यार वहाँ नाइट लाइफ बहुत अच्छी थी, वहाँ क्लब बहुत अच्छे थे ना। सो ये होती हैं ट्रैवलिंग्स। लेकिन हमारे इंडिया में ज़्यादातर लोगों को ऐसा लगने लगा है कि घूमना मतलब वहाँ जाओ, वहाँ की नाइट लाइफ, वो सिर्फ घूमना है। लेकिन ऐसा है नहीं, अंदर से इंडियन लोग भी नहीं चाहते, ऑफ कोर्स, लेकिन वो सिर्फ सोशल मीडिया पे देख के उनको ऐसा लगने लगा है कि यार शायद गोरे लोग ना सिर्फ नाइट लाइफ और वो सब एंजॉय करते हैं और हम भी वो करें। एक नैरेटिव बिल्ड हो चुका है हाँ, वेस्टर्न मीडिया की तो तरफ से। इसलिए मैं अगर बोलूंगा अब जो कंट्रीज ना वो बेस्ट हो सकती हैं, लेकिन हो सकता है कोई कहेगा अरे ये क्या बोल दिया तूने। बेसिकली फैमिली फ्रेंडली जगह। देखो वो हमारे आसपास ही हैं। एक नंबर पे मैं रखूंगा लाओस को, थाईलैंड की नेबर कंट्री है, कैम्बोडिया के साथ है, और बहुत अच्छी कंट्री है घूमने के लिए। वहाँ के वाटरफॉल्स आप देखोगे और बहुत बजट फ्रेंडली है, मतलब थाईलैंड से भी ज़्यादा जाना आपको थाईलैंड पड़ेगा, वहाँ डायरेक्ट फ्लाइट्स वगैरह नहीं जाती, बहुत छोटा। और उसकी जो कैपिटल है उसको आप कैसे प्रोनाउंस करोगे मेरे को पता नहीं, वेंटियाने, वेंशियन या वेंशियाने कुछ भी कर लो। तो वो दुनिया की मोस्ट साइलेंट कैपिटल है। ओके, वहाँ पे हाँ इतनी साइलेंट है ना कि वो एक कैपिटल है देश की, वहाँ पे गाड़ियाँ चल रही हैं और आपको लगेगा यार मैं कहाँ आ गया, ये कैपिटल है क्या, बहुत शांत है। तो वहाँ का लुआंग प्रबांग एक शहर है, वाटरफॉल्स वहाँ के बहुत अच्छे हैं। तो वो एक बजट फ्रेंडली, बहुत सस्ती कंट्री है और बहुत अच्छी कंट्री है। दूसरे नंबर में रखूँगा वियतनाम को। वियतनाम अच्छी कंट्री है और उसमें दोनों चीज़ें हैं,
वहाँ पे अलग अलग सिटीज़ में जो आपको नाइट लाइफ भी मिलेगी और अच्छी अच्छी चीज़ें भी मिलेंगी, ठीक है। वियतनाम भी बहुत अच्छी कंट्री। वियतनाम में देखा करेंसी बहुत लो है कंपेयर टू इंडियन रुपी। हाँ, बट उनकी इकोनॉमी ठीक ठाक है, मतलब तभी बजट फ्रेंडली भी है काफी। बजट फ्रेंड, हाँ ये तो है। हाँ। और तीसरे पे मैं फिर रखूंगा तो मैं थाईलैंड को ही तीसरे पे, लेकिन मैं उसकी 2 सिटीज़ निकाल दूंगा, बैंकॉक और पताया को मैं निकाल दूंगा वहाँ से, ठीक है। तो मैं फुकेट को थोड़ा करूंगा, लेकिन फुकेट भी आजकल कुछ ऐसा हो गया है। तो कुछ और सिटीज़ हैं, अब एकदम से मेरे को नाम उनके याद नहीं आ रहे, कुछ अजीब नाम होते हैं इनके। सो थाईलैंड भी अच्छा है। बेसिकली साउथ ईस्ट एशिया। मैं 3-4 बार जा चुका हूँ थाईलैंड। अच्छा। मेरे को अच्छा लगा। लाओस आपने बोला ना जिस हिसाब से कि शांत है, रश नहीं है। अगर हाँ कोई बंदा कहे कि हाँ यार मेरे को घूमने जाना और एंजॉय करना है और मेरे को शांति चाहिए, देखो यार जो भीड़ है ना वो तो इंडिया में वैसे ही बहुत है। बिल्कुल। चाइनीज लोग ट्रैवल बहुत करते हैं, बहुत ज्यादा, इंडियन से भी ज्यादा करते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या है वो प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते। तो सोच रहे हैं यार जो पैसे आए गाड़ी खरीदो, घर अभी फ्लैट ले सकते हैं, वो घर ले सकते हैं, और उसके अलावा कहते हैं यार ट्रैवल पे स्पेंड करो। इंडिया में चलो सेविंग्स लोगों को करनी होती है, लेकिन उस सेविंग्स के बाद अगर कुछ पैसे बचते हैं तो बंदा सोचता है मैं ट्रैवल करूँ। बिल्कुल। तो उस ट्रैवल इंडियंस के लिए सबसे बेस्ट ट्रैवल लाओस हो सकता है, क्योंकि भीड़ तो यहाँ भी बहुत है। आप दिल्ली चले जाओ, कहीं चले जाओ, एयरपोर्ट पे चले जाओ, आपको भीड़ मिल रही है। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। तो इंडियंस को खासकर लाओस बहुत पसंद आता है, लेकिन बात यह है कि वो फिर रिश्तेदारों को आके बता नहीं पाते ना कहाँ जाके आए, वाटरफॉल, पहाड़ थे भाई। वैसे भी ना एक सोशल मीडिया में नैरेटिव सेट हो गया कि थाईलैंड का कोई जा रहा है और बिना फैमिली के जा रहा है तो कुछ गलती करने जा रहा है। ये दोस्त है, ये दोस्तों के साथ जा रहा है तो कुछ करने जा रहा है। और बताऊंगा आपको, आप भी सोचना और मैं भी, शायद मैं भी उसी में आता हूँ, सब इंडियंस ज्यादातर उसमें आते हैं। अब अगर कोई गोरा जा रहा है, हालांकि मैं उनको वो नहीं कर रहा, लेकिन एक अच्छी चीज़ है, खासकर गोरा भी छोड़ो, अमेरिकन की वो कुछ शायद मतलब ऐसा ना सच बोलने में ज़्यादा यकीन रखते हैं। इवन मैं अमेरिका गया नहीं हूँ, मेरे को मिलते हैं जब लोग तो पता चलता है। अब मान लो आप गए किसी जगह पे, सपोज करो आप चले गए यार बैंकॉक चले गए, चलो छोड़ो दुबई चले गए आप, ठीक है, बैंकॉक को छोड़ देते हैं, दुबई सिंपल है बिल्कुल। दुबई चले गए। अब दुबई जाके आपको लगा कि यार बुर्ज खलीफा तो ठीक है, लेकिन यार वैसे अगर वो जो उनकी ज़ैद रोड है उससे इधर उधर जाते हैं तो यार बिल्कुल मिट्टी है, नॉर्मल सा लग रहा है, बिकॉज सारा उनकी सिटी ही उसके आसपास बनी हुई है। आसपास बनी हुई है। तो अब अगर उस चीज़ को आप आके वापस आके अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को बताओगे कि यार वैसी बात नहीं बनी, तो वो पता क्या कहेंगे आपको, अरे हो गया तेरा काम, मतलब आप वर्ड नहीं बोलना चाहता, वो कहेंगे बस कट गया तेरा। तो वो कहेंगे, तो फिर वो बंदा आके कहेगा अरे नहीं भाई दुबई क्या बात है, दुबई यार बुर्ज खलीफा, अगर तूने बुर्ज खलीफा नहीं देखा तू पैदा ही नहीं हुआ। चार बातें बना के पेश करेंगे। तो ये चीज़ सेट हो चुकी है। अब थाईलैंड के केस में और इन देशों के केस में बंदा जाता अरे अगर तू थाईलैंड नहीं गया ना तो मतलब तूने देखा ही नहीं भाई कुछ, तू बताया नहीं गया, तू तो पैदा ही नहीं हुआ। जैसे मैंने पहले बताया कि अमेरिकन की कि वो बोल देंगे, वो कह देंगे कि अगर उनको नहीं पसंद आया ना बुर्ज खलीफा, बोल देंगे कि नहीं यार ऐसा कुछ खास नहीं था। अपने दोस्तों को भी बता देंगे, सारे नहीं लेकिन ज़्यादातर मेजोरिटी। लेकिन आपको हमारे यहाँ पे इंडिया में लोग कम मिलेंगे जो आपको ये रियलिटी बता दें। वो कभी नहीं बताएगा कि जिस जगह पे मैं जाके आया हूँ और ये बंदा नहीं गया और मैं इसको कैसे बोल दूँ कि ऐसे ही, वो कहेगा नहीं भाई मजा था, और मारने जरूरी है, शो ऑफ बहुत ज़्यादा। और फिर जब आप चले जाओगे उस जगह पे, फिर आप आगे कैसे कहोगे कि बुरी थी? आप उसने 4 मसाले लगाए थे, आप 8 लगाओगे। बेसिकली ना एक बात बताता हूँ और मैं ऐसे अब ट्रैवलिंग का देखा जाए ना, इंडिया में फर्स्ट टाइम जो ट्रैवलिंग प्रमोट हुई आई थिंक सो, आई डोंट नो कि अगर इससे एग्री करोगे नहीं करोगे आप, जो जितनी भी इंश्योरेंस कंपनीज हैं वहाँ पे बहुत सारे लोग काम करते हैं, वहाँ से ट्रिप्स जाते थे और वहाँ से एक बल्क ऑफ पीपल रेडी हुए जो दुबई जा रहे हैं, जो वहाँ जा रहे हैं। और उसमें क्या होता है कि आपका सुबह रात लाइक 4 दिन में पूरा दुबई घुमा देते हैं, आपको पूरा थाईलैंड घुमा देते हैं। बट आई थिंक सो वहाँ से एक पहले लेयर उठी थी कि अब ट्रैवलिंग करनी ज़रूरी है, बिकॉज ये लोग जा रहे हैं, चाहे उनको कंपनी लेके जा रही है, कोई भी इंश्योरेंस कंपनी या कोई बैंक लेके जा रहा है, कुछ भी लेके जा रही है, अपनी MNC लेके जा रही है। बट आई थिंक वहाँ से फर्स्ट टाइम प्रमोशन ऑफ उसकी शुरू हुई थी एक ट्रैवलिंग की। सही है, क्योंकि इंडियंस थोड़ा डरते हैं, ये बात सच है। इंडियंस अकेले ट्रैवल करने में थोड़ा डरते हैं। उनको ऐसा लगता है कि यार जैसे आप एक बात बताता हूँ, आप यहाँ हम चंडीगढ़ में रह रहे हैं, मोहाली में रह रहे हैं ना, आप मोहाली से दिल्ली जाना है तो घर वालों को भी थोड़ा होता है ना, अरे यार दिल्ली जा रहा है, थोड़ा मतलब उनको रहता है, मतलब ऐसा कोई बच्चा जा रहा है तो उसको अरे दिल्ली जा रहा है ध्यान से जाना। बट बात सही भी है, फिक्र होना ज़रूरी भी है बिल्कुल, लेकिन थोड़ा हमारी कुछ एजुकेशन ऐसी हो जाती है कि हमको थोड़ा शुरू से घर से भी और हर जगह से यही सिखाया जाता है कि यार आपको पढ़ना है, पढ़ के आपको या तो एक अच्छी जॉब करनी है, जॉब नहीं करनी तो अगर आपको बिजनेस करना है या घर वालों का बिजनेस संभालना है तो आपको पैसे इकट्ठे करने हैं, स्पेंड नहीं करने। अब स्पेंड करने की बारी अगर थोड़ा बहुत बताया भी जाए तब जाता है कि भाई काम कर लो, थोड़े पैसे इकट्ठे कर लो, फिर उसके बाद घूम फिर आना दोस्तों के साथ। तो मतलब कभी सोलो ट्रैवलिंग की बात ही नहीं होती, कहीं पे भी नहीं होती, थोड़ा लोग डरते हैं। अब ट्रैवल कंपनीज ने कब शुरू करा, ये बात आपकी सही है। वैसे तो ट्रैवलिंग देखो, इंडिया में सबसे पहले ट्रैवल ब्लॉगर वरुण वागिश थे, 2016-17 में उन्होंने ब्लॉगिंग करनी शुरू करी थी। तो
लोगों ने देखा, पर लोग अच्छा यार ये बंदा घूम रहा है, अकेला घूम रहा है। चलो जो इंग्लिश व्लॉगर्स को देखते होंगे वो अलग बात है, लेकिन हिंदी में लोग हम लोग भी उनको देखते थे। फिर मेरा ही दोस्त है नवानकुर, है ना, उसने घूमना शुरू करा, फिर दीपांशु वगैरह ने, तो हमने उनको देखा। वो 2-3 लोग थे जो स्टार्टिंग में इंडिया में घूम रहे थे, कोई नहीं घूम रहा था अकेले। तो अब हुआ क्या कि जब तक कोविड नहीं आया था तब तक तो ये सिर्फ ट्रैवल ब्लॉगर घूम रहे थे। हाँ। अब इनको देख के मैंने भी शुरू कर दिया था पंजाब में कि मैं हाँ घूम रहा हूँ मैं, लेकिन मतलब वो वाला ऐसा कुछ नहीं था। हाँ घूम चुका था मैं कोविड से पहले, कुछ मेरे को लग रहा है 10-15 कंट्री घूम चुका हूँगा। तो अब कोविड जब आया ना तो लोग घरों में कैद हो गए। उसके बाद क्या हुआ ना, लोगों ने घर पे बैठे ट्रैवल व्लॉग्स देखे, हर तरह के व्लॉग्स देखे। अब लोगों को ऐसा एहसास हो गया कि यार घर में तो कुछ नहीं है भाई, बाहर निकलो। फिर लोगों को ना जब अपने ऑफिस जाने लगे ना तो उनको ऑफिस में भी ऐसा फील होना शुरू हो गया कि यार हम तो एक जगह बैठे हैं, घूमो यार, जो व्लॉग्स देखे थे यार उनको थोड़ा फुलफिल करते हैं। इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया ट्रैवल कंपनीज ने। चलो फ़ायदा, उन्होंने अपना फ़ायदा उठाया, लोगों का भी फ़ायदा कर दिया। तो उन्होंने 2020 के बाद जो दरअसल ये जो पैकेज आने शुरू हुए हैं ना ट्रैवल के, ट्रैवल कंपनीज ने कि हाँ भाई हम लेके जा रहे हैं यहाँ पे, थॉमस कुक बड़े उसकी मार्केटिंग बहुत बढ़ गई उसके बाद एकदम से, बहुत महंगे महंगे बेच रही थी। लेकिन अब उसके बाद थोड़े से प्राइस कम हो गए क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा बढ़ गया। अब वो लेके जा रहे हैं दुबई। ऑब्वियस ही बात है, ट्रैवल जो इंडिया में हो रहा है ना उनको पैसे ज़्यादा बचाने हैं। अब अगर वो लेके जाएंगे भाई जापान वगैरह, है ना, मैंने ग्रुप टूर लेके गया था मैं अपने सब्सक्राइबर्स के साथ। मैं चाइना जाऊंगा, फिर वो सारे आपके सब्सक्राइबर्स थे? हाँ वो मेरे सब्सक्राइबर्स ही सारे। अब दिक्कत क्या है कि भाई वो टूर बहुत महंगे हो जाते हैं। हाँ, ट्रैवल कंपनीज को पैसे बचाने हैं और लोगों को बजट फ्रेंडली भी करना है। अब मान लो जापान के अंदर भाई खर्चा ही हमारा उतना हो गया था, मैंने 1,65,000 उस टाइम लिए थे और उतना खर्चा हो गया था विद फ्लाइट्स, होटल्स, बहुत चीज़ें महंगी हैं। जापान थोड़ा महंगा है। जापान पर पर्सन कितना पड़ता है आपके हिसाब से रफली? 1.5 लाख तक आपका खर्चा आएगा अगर आप 10 दिन का। 10 दिन का पर पर्सन, ठीक है, मतलब नॉट बैड। ठीक है, तो मैं वही कह रहा हूँ ना कि ऐसे मैंने जैसे 1.65 का दिया, अब 1.5 लाख खर्चा आ गया। अब उनका 10 लोगों का 15-15 हज़ार बचा के मेरा खर्चा आ गया। तो मेरा कहने का मतलब, मेरा तो चलो मैं वैसे ही लेके ही गया था कि हाँ भाई चलो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं वो मेरे साथ जाना चाहते हैं। अब ट्रैवल कंपनीज को पैसे बचाने हैं। अब अगर वो 1.5-2 लाख का टूर देंगे तो लोग कम आएंगे। वो कहेंगे भाई 20 आए 30 आए, हमको तो ग्रुप भेजना है। ठीक है, तो वो थोड़े सस्ते ग्रुप टूर लेके आए। यूजुअली तभी ट्रैवल कंपनीज ना छोटे दिनों के पैकेज में 3 days 4 nights ऐसा कुछ करके थाईलैंड, दुबई, सिंगापुर के लेके आए तो लोग भर भर के आए। उन्होंने पैसे वो तो मैंने देखे 15-15 हज़ार से शुरू हुए, 10-10 हज़ार से शुरू वो विदाउट फ्लाइट्स हैं कि हम आप फ्लाइट खुद की ले लो, हम वहाँ पे उतर के सारा ऑर्गेनाइज कर देंगे। तो लोगों को थोड़ा ऐसा होता है चल यार ग्रुप में जा रहे हैं, इंडियंस लोग जा रहे हैं और साथ में है, दोस्त बन जाएंगे, घूम लेंगे। तो ऐसे ट्रैवलिंग शुरू हुई। बुरी चीज़ नहीं है, अच्छी चीज़ करी है कंपनीज ने, लेकिन वो रिपीट हो रही है इन्हीं देशों में। अब लोगों का माइंडसेट ये हो गया है कि ट्रैवलिंग अब सिर्फ 3 देश में है। पूछ लो ना, अरे मैं घूम के आया था, बस वही 3-4 कंट्री वो बता देगा आपको। वो सामने वाला बंदा पहले बता देगा कहाँ गया था, थाईलैंड कहाँ गया था, सिंगापुर, वियतनाम गया था, कहाँ गया था, दुबई गया था। इवन लाइक जो 3 है ना आपने बताया, हाँ ये जो 3 है ना आपने, ये टॉप 3 दुबई, थाईलैंड, सिंगापुर, यहाँ इतने लोग जा चुके हैं। और इसकी वजह से ना क्या हुआ, यहाँ माइग्रेशन बढ़ गई और अभी लिटरली आधा इंडिया बन चुका है। वहाँ पे आधी से ज्यादा लोग काम करते हैं जो इंडियंस हैं। हाँ, और ये पाकिस्तानी भी हैं या कोई भी है, मतलब हमारे जैसे ही हैं सारे वो। तो आपकी रहने में दिक्कत नहीं आती आपको कभी भी वहाँ पे। वैसे मेरा एक मानना है कि अगर आप यंग हो और आपके पास पैसे हैं, आप उसको बचाओ, चलो अच्छी बात है, बचाना, इन्वेस्ट करो, बचाओ करो, बट आपके पास लाइफ लिमिटेड है। भगवान ने इतनी खूबसूरत दुनिया बनाई है, अब जाके देखो जैसे आप जा रहे हो, मुझे बहुत सही चीज़ लगी। आप हर कंट्री, हर महीने नई कंट्री, मतलब जो आपने एक्सपीरियंसेस इकट्ठे किए हैं 99% लोग कभी ज़िंदगी में नहीं कर पाएंगे। ऐसा लगता है, मतलब शायद अगर मेरे से पूछो तो मेरे को नॉर्मल लगेगा। हाँ, ऐसी होता है क्योंकि मेरे लिए वो चीज़ें, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मेरे को लगता है यार ये मेरे लिए बहुत नॉर्मल हो चुकी हैं, लेकिन सामने वाले के लिए यार ये बहुत बड़ी बात है। अब वो ये ना जिस फील्ड में आप चले गए, अब मेरे को ऐसा लगता नहीं, मेरे को लग रहा है कि मैं भी नॉर्मली जिंदगी जी रहा हूँ जैसे पूरी दुनिया जी रही है। बिल्कुल सिमिलर चीज़ है ना। एक और चीज़ देखो, आप जैसे आप ट्रैवलिंग कर रहे हो और आप कैमरा फेस कर रहे हो रेगुलरली, आप मीडिया में एक तरह से आप मीडिया पर्सनैलिटी हो, हम उस तरह पे चल रहे हैं, हम कैमरा ज़्यादा फेस कर रहे हैं, हम ज़्यादा वीडियो शूट करते हैं, तो हमारे लिए कैमरा फेस करना नॉर्मल हो चुका है, आदत बढ़। नए लोगों को लगता है कि बहुत मुश्किल है, वो बोल नहीं पाएंगे। हाँ वो चीज़ सेम ये चीज़ हो चुकी है कि अब मेरे को ऐसा लगता नहीं है कि हाँ भाई मैं अभी जा रहा हूँ, जैसे अब मेरी कल फ्लाइट है। अच्छा, मैं देख लो यहाँ बैठा हूँ कहाँ, मैंने कुछ नहीं करा। अब आपकी कहाँ फ्लाइट है? चाइना की, बीजिंग की है मेरी, बीजिंग की। अच्छा, मैं देख लो यहाँ बैठा हूँ और मैंने कुछ भी पैक वैक कुछ नहीं करा। मेरे को नहीं पता मेरे को क्या लेके जाना है, क्या करना है, मेरे को क्या खाना है, क्या नहीं, कुछ नहीं,
क्योंकि स्टार्टिंग में मेरे साथ भी ऐसा होता था कि भाई मैं 5-6 दिन पहले 10 दिन पहले ही तैयारी शुरू कर दी, बैग में बैग लेके जितना आप ट्रैवल करते हो उतना कम आपकी परेशानी हो जाती है। कम सामान लेके जाओ, ज्यादा घूमोगे। ज्यादा सामान लेके जाओ, सामान संभालने में टाइम निकल जाएगा, घूम नहीं पाओगे। सिर्फ आप कपड़ों में निकल जाएगा कि अरे मेरे को आज अच्छे कपड़े पहन के निकलना है। वही फिर माइंडसेट वही हो गया ना कि अच्छे कपड़े पहन के फोटो खिंचवानी है। वही ये मैंने बहुत देखा है। लाइक मेरा दिमाग हिल जाता है जब मैं देखता हूँ कि मतलब ना आप कहीं पे गए हो, आप कुछ एक्सपीरियंस करने गए हो, आपके लिए मतलब मैंने बहुत देखा है। लाइक मेरी खुद की फैमिली में होता है, हम कहीं पे भी जाते हैं तो हमें होता है कि फोटो खींच ले यार। मतलब मेरे को होता है कि 3 फोटो खींचो फिर एंजॉय करो। ये थोड़ी कि हम हर जगह वाले फोटो खींचे फिर एंजॉयमेंट का टाइम खत्म हो जाता है। नहीं होती ना तब वो नायाब होती है, तो मजा आता है पहली बार एक्सपीरियंस। फिर करते रहोगे आदत पड़ जाती है आपको, फिर कोई नया नहीं। मुझे लगता है कि लाइक ट्रैवलिंग को हमें एज अ लग्जरी कम देखना चाहिए, हमें एज अ नेसेसिटी ज्यादा देखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। बिकॉज ट्रैवलिंग सोच के ना भी लोगों को लगता है कि लग्जरी है यार, हम कहीं और जा रहे हैं, किसी और जगह जा रहे हैं। इतना मुश्किल नहीं है। तो ये इंडिया में ज्यादा है ये चीज। हाँ, इंडिया में ज्यादा है अभी। बिकॉज अगर आप हो जाएगा, हम ऐसा इस चीज़ को हम ऐसा भी वो नहीं कर सकते कि सारे नहीं, बट वही है ना कि इंडिया में क्या है कि देखो मिडिल क्लास की गिनती भी बहुत ज़्यादा है इंडिया में, कैटेगरीज बहुत ज़्यादा है। 60% अराउंड मिडिल क्लास में भी 4-5 तरह की कैटेगरीज अपर मिडिल। तो अब किसी हर बंदा अपने बजट के हिसाब से निकलता है। किसी के लिए जैसे मैंने 1,65,000 बोला तो वंश ने बोला अरे बहुत सही है, कुछ नहीं हुआ। लेकिन नॉर्मली अगर हम किसी से पूछो अरे 1,65,000 मेरे को तो 30-40 हज़ार का टूर बता है ना। तो ये डिपेंड करता है। अब इंडिया में किसी के लिए जैसे मैंने यूरोप का टूर मैंने बताया, मैंने कहा कि भाई 2.5 लाख का टूर है 8 दिन का, स्विट्जरलैंड इंक्लूड है उसमें। और 2.5 लाख का? हाँ, अब देखो सही है ना। और कुछ लोगों ने बोला यार 2.5 लाख विद फ्लाइट और ये सारा कुछ बहुत तेज चीज है। और मैं बता रहा हूँ कि वो 2.5 लाख का ही है, उसमें खर्चा भी 2.5 लाख का हो सकता है, 2,60,000 हो जाए खर्चा। अब कंपनी 3-3-3.5 लाख का बेच रही है ना, और उसमें 20-20 30-30 लोग जा रहे हैं। कुछ यूरोप की इमेज बनी हुई है ना ऑलरेडी कि बहुत एक्सपेंसिव है, महंगे। अच्छा, इसी नोट पे मुझे चीज़ बताना, आपने इतनी कंट्रीज घूमे हो आप, 70 से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा सस्ती जो आपको लगी और सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव जो आपको लगी कंट्रीज? एक्सपेंसिव स्विट्जरलैंड। हाँ, स्विट्जरलैंड ऑफ कोर्स। ज़्यादा एक्सपेंसिव कुछ नहीं हो सकता। मैंने भी देखा है चीज़, मैंने कुछ व्लॉग्स देखे थे। आप यकीन मानो जब मैं स्विट्जरलैंड में था, मैंने स्विट्जरलैंड में 4-5 दिन था, और मतलब ठीक है मैं घूम रहा था, एक दिन का खर्चा मेरा 15-20 हज़ार इंडियन रुपीज़ हो रहा होगा बजट में। ये बजट कह रहा हूँ मैं, मतलब मेरा मैंने देखा था एक फॉरेन यूट्यूबर है, वो लाइक चैलेंज कर रहे थे कि मोस्ट एक्सपेंसिव वर्सेस मोस्ट चीपेस्ट कंट्री, लाइक इस तरीके से। नहीं वो नहीं, कोई और था। तो उसमें मैंने देखा कि आपको अगर एक टाइम के मील लेना है, सिंपल मील, एक ब्रेड, एक कुछ साथ में ड्रिंक और साथ में कुछ और एक चीज, उनकी वही कॉस्टिंग अराउंड 8-9 हज़ार रुपए सिर्फ रुपए में आ रही थी। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ ना, मैं 15 से 20 हज़ार मेरा खर्चा हो रहा था दिन का। ये विदाउट एनी टूर बता रहा हूँ, क्योंकि वो टूर की मैं आगे बात बताऊंगा। दिन का खर्चा हो रहा था। इसमें मैं क्या कर रहा था, 2 टाइम खाना खा रहा था। एक टाइम लोकल कोई कॉफ़ी या ब्रेड या बर्गर, एक टाइम इंडियन रेस्टोरेंट, शाम को डिनर कर रहा था। और मैं सिर्फ एक हॉस्टल में रुका हुआ था, एक बेड था मेरे पास। मतलब नॉर्मली मैं रुकता भी ज़्यादातर हॉस्टल्स में रुकना पसंद करता हूँ। ये सब करता था और लोकल ट्रेन और लोकल बस में घूमता था। इस सब का खर्चा 15 से 20 हज़ार इंडियन रुपीज़ मेरा आ रहा था। अब इसके अलावा मेरा खर्चा वहाँ पे कितना हुआ होगा, 1.5 लाख से ज़्यादा खर्च हो गया होगा 4-5 दिन में, 4 रातों में। क्योंकि मैंने टूर्स लिया, जो मैंने टूर लिया था एक मतलब यूँ मान लो वहाँ से बस मैंने खुद की लेके गया, बैठ के गया, और आगे जाके एक ट्रेन चलती है, वो स्विट्ज़रलैंड की सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे लेके जाती है या हाईएस्ट रेलवे स्टेशन पे लेके जाती है। वो कुछ 350 यूरो का टूर था, 4 घंटे का। 35,000 रुपये हो गया, यूरो 110 का है। हाँ, इधर 110-100 40,000 रुपये तक हो गया। 100 का मान लो, 35,000 रुपये का टूर 4 घंटे का था वो, और उसके अंदर कुछ भी इंक्लूड नहीं था। और वो मेरा पर्सनल टूर नहीं था, मतलब उसके अंदर 25-30 लोग और थे। अभी बल्क में टूर था ये। अगर मैं उसे पर्सनल लेके जाऊंगा तो शायद हो सकता है मैं अफोर्ड ही नहीं कर पाऊंगा। लॉस में चले गए। मैं भी किसी का ना व्लॉग देख रहा था, वो कहीं स्टाद करके जगह है, GSTAD, उधर मतलब उनको मानते हैं कि वो बिलियनियर रो है, वहाँ पर सारे बिलियनियर्स, किंग्स और एरिस्टोक्रेट्स जाते हैं। वहाँ पर चलते चलते नॉर्मल में लुई विटॉन का शोरूम है, यहाँ पर राल्फ लॉरेन का शोरूम है। मतलब इतने एक्सपेंसिव शोरूम्स, आराम से AP का शोरूम है, रोलेक्स का शोरूम है, और वो इतनी एक्सपेंसिव जगह है वो, बट सुंदर बहुत है। वाला हमको वापस लेके आ रहा था ना, बस में आके बिठाया, तो उसने बताया कि भाई ये ऐसे ऐसे करके ये ब्रांड्स हैं। मैंने नाम भी नहीं सुने थे सच बताऊं तो उसने हमको ना पूरे नाम बताए पहले। मैंने कहा अच्छा इसका नाम ये होता है, इसका नाम, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं कौन कौन से ब्रांड थे।
कुछ वॉचेस के ब्रांड थे ज़्यादातर उसमें। ज़्यादातर वॉचेस की होते हैं। तो कह रहा है कि अगर आप अभी जाके कुछ शॉपिंग करना चाहते हो कर सकते हो। उसमें से ज़्यादातर ब्रांड ऐसे थे जिनकी मतलब सिर्फ बुकिंग हो सकती है, आपको 2-3 महीने या 1 साल बाद आपको वो वॉच मिलने वाली है। हाँ ऐसा करते हैं, एक्सपेंसिव वाले यही करते तो हैं। बड़ा ईजिली वो लड़की बोल रही थी बस में कि आप जाओ शॉपिंग करो और आपको 15% डिस्काउंट मिलेगा, क्योंकि आपने हमारे साथ ये 35,000 का टूर लिया है। करोड़ की घड़ी लेके जाओ 15 मैं नहीं गया परसेंट, भाई, मैं बस से भी तो नहीं उतरा। बहुत महंगी। मैंने बस से नीचे भी कदम नहीं रखा। मैंने कहा किसी ने भी नहीं रखा, बहुत लोग आ रखे थे, किसी ने रखा नहीं, सबने एक दूसरे की तरफ मैंने देखा। सेम चीज एक्सपीरियंस करी थी। लाइक अगर आप जाओगे ना दुबई और सिंगापुर भी जाओगे, जहाँ मैं गया हुआ हूँ, तो दुबई में भी लाइक दुबई मॉल पता होगा आपको, ऑफ कोर्स पता होगा। दुबई मॉल में मैंने देखा कि ज्यादातर मॉल्स में ना, इंडिया में भी यही चीज होती है, ये बहुत लोगों को पता नहीं है लेकिन काफी इंटरेस्टिंग चीज है कि आपका जो ग्राउंड फ्लोर होएगा, इट विल हैव द मोस्ट एक्सपेंसिव ब्रांड्स, एंड एज यू गो अबव एक एक फ्लोर करके वो सस्ते होते रहेंगे, और टॉप फ्लोर पे हमेशा फूड कोर्ट होएगा, ऐसी विच इज द लीस्ट एक्सपेंसिव। वो सबसे खर्चा पहले कर लो, धीरे धीरे ऊपर जाके खाना खाना। इसका मतलब पता है क्या है इसका? आई थिंक सो इसकी जो लॉजिक ये है कि ज्यादातर लोग जो आएंगे, 90% लोग आएंगे, वो सस्ता सामान खरीदने आएंगे, तो अगर वो डायरेक्ट खरीद के चले जाएंगे तो महंगे ब्रांड्स को देखेगा भी नहीं, देखेगा भी। तो इनको देखते देखते जाना पड़ेगा आपको ऊपर। हाँ बिल्कुल ऐसा ही होता है। एक तरह वो लॉजिक बन मैंने गया। कभी ध्यान नहीं दिया था, लेकिन बात सच है आपकी। सही अब बात मेरे है। एकदम से दिमाग में आया, अब मेरे आपने 2 मॉल्स की बात करी, मेरे दिमाग में पता नहीं कितने कौन से मॉल आ गए, मैं सिटीज भूल रहा हूँ। सही कह रहे हो, सिर्फ ग्राउंड फ्लोर पे ही सारी चीज, ग्राउंड नहीं कह सकते, मतलब जहाँ से फर्स्ट एंट्री होगी। कुछ मॉल और even ना इंटीरियर में भी 1 से शुरू हो जाती है। हाँ। इंडिया में भी ऐसा ही है। इलांटे मॉल चले जाओ, इलांटे, हाँ, इलांटे same है। में भी सेम है। आप ग्राउंड फ्लोर पे जाओगे, इटालियन मार्बल लगा हुआ है, आई थिंक सो, आई डोंट नो मार्बल है कि नहीं है, बट एक अलग टाइप की फ्लोरिंग है पूरी। उसके अलावा आपकी सारे इंटीरियर expensive डिफरेंट brand वहीं पे है, हैं। इंटीरियर डिफरेंट है आपका, सब कुछ डिफरेंट है, और जैसे ऊपर जाते रहोगे आपकी टाइल्स आने लग जाएंगी, टॉप पे जाके सबसे सस्ती टाइल लगी हुई है। मतलब कितनी वियर्ड चीज है ये। सही कह रहे हो। बिल्कुल। अब भी ये मेरे हो को गया नई चीज पता चली। ये हो गया आपकी सबसे एक्सपेंसिव, स्विट्जरलैंड सबसे एक्सपेंसिव, सबसे सस्ती कंट्री आपने अच्छा, स्विट्जरलैंड एक्सपेंसिव की एक चीज़ और बतानी थी। स्विट्जरलैंड के बाद मैं गया इटली। मैं वैसे वहाँ गया था आसपास वाली कंट्रीज़, तो मैं जैसे ही इटली गया ना, इटली भी महंगा है, सस्ता नहीं कह सकते, लेकिन स्विट्जरलैंड के बाद मेरे को ऐसा लग रहा था, मैं इंडियन रेस्टोरेंट गया, वहाँ मेरा बिल आया 9 यूरो। अरे मैंने कहा भाई फ्री में खिला दिया इसने तो। फ्री में खिला रहा है। नहीं, लेकिन देखो 900 रुपए तो यहाँ भी आता है बिल आपका। हाँ, अगर इतना आप- आ एक जाता इंडियन है। रेस्टोरेंट आप में खा रहा है। चंडीगढ़ में 26 सेक्टर किसी भी क्लब चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, आप एक पिज्जा ऑर्डर कर दो, 600-700 रुपए का तो वही होता है। बट वो हो गया ना कि जैसे चंडीगढ़ में एक अच्छे रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, हाँ। तो वो 909 यूरो का जो बिल आया था, एक नॉर्मल सा जैसे इंडियन रेस्टोरेंट बना है, उसके पास सिर्फ 4 कुर्सियां बैठने के ओके, लिए। ओके। मैं Indian समझ गया, restaurant है, मैं right? समझ गया। तो एक नॉर्मल जो जैसा अगर हम इंडिया में खाएंगे तो 100-150 रुपये बिल आता है, 100 रुपये आता है। तो 900 रुपये जब मेरा बिल आया, तो स्विट्जरलैंड में मैं वैसे भी तो खा रहा था। हाँ, मैं जो स्विट्जरलैंड में जो मैं खा रहा हूँ ना, जो मैं बता रहा हूँ, मेरा 5,000 रुपये एक टाइम के खाने का बिल आ रहा था, 5,500-6,000 भी आ जाता था। हाँ। वो मैं एक कुछ किसी लग्जरी रेस्टोरेंट में नहीं खा रहा हूँ, वो एक बहुत ही नॉर्मल basic। इंडियन रेस्टोरेंट है जिसके पास किसी का 5 या 7 टेबल लगे हुए हैं या 6 टेबल है, और एक किचन है, और उसके अंदर 3 या 4 लोग काम कर रहे हैं। उसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो मेरे को लग रहा है भाई ये तो फ्री में खिला रहा है। अब ये भी पता लगता है कि लोगों का पर्सपेक्टिव, ऐसे भी लोग हैं जो ये आराम से अफोर्ड कर सकते हैं, जो मतलब लाख 2 लाख रुपए नॉर्मल और डिनर में उड़ा सबसे देते सस्ती हैं। कंट्री, हाँ, सस्ती सबसे कंट्री कौन जहाँ पे सी? हम बैठे हैं, आई थिंक सो यहाँ पे ना इंडिया, इंडिया में बिल्कुल, ना बिल्कुल। मैंने देखा जितनी ज्यादा आपके पास ट्रैवलिंग कंट्रीज है ना, जो लाइक मास ट्रैवलिंग कंट्रीज है, स्विट्जरलैंड मास ट्रैवलिंग नहीं है। इंडिया के अलावा पाकिस्तान। हाँ, इंडिया से पाकिस्तान। अगर कोई सस्ता देश मेरे को आज तक दिखा तो वो पाकिस्तान। वैसे बहुत सस्ते हैं, सीरिया बहुत सस्ता था, सब सस्ते थे, लेकिन हमारे लिए क्या, एक टूरिस्ट के लिए कौन सा देश सस्ता है वो डिपेंड करता है। टूरिस्ट के लिए इंडिया भी सस्ता है, गोरे आते हैं, वो खुद बताते हैं उनको 1.5 यूरो में, 2 यूरो में, डॉलर में हॉस्टल मिल रहा है। हाँ। अमृतसर में मिल रहा है, तो आज की डेट में कहीं नहीं मिलेगा। मेरे को सबसे सस्ते हॉस्टल्स रशिया में मिलते थे किसी टाइम पे, $2-3 के, आज भी मिलते हैं, क्योंकि वहाँ पे हॉस्टल का कल्चर बहुत है। हॉस्टल कल्चर ही वहाँ से शुरू हुआ है, ऐसा लगता है। आई थिंक फ्लाइट्स के अलावा ना, बिकॉज आई थिंक सो हर, अगर आपने बिल्कुल ही बजट ट्रिप में जाना है और लाइक बिल्कुल आपका बजट कम है, आई थिंक सो आपको सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव फ्लाइट्स रहेंगी। बट स्टे के लिए अगर आपको करना हो तो आई थिंक सो आपका ब्रह्मास्त्र एयरबीएनबी है, हाँ, लाइक वो बहुत ही सस्ता है, पर वो थोड़ा सिटी से बाहर होते हैं ज्यादातर होता है। सिटी सेंटर में मिलना बहुत मुश्किल होता like है। हम अभी- हॉस्टल सिटी सेंटर में मिलेंगे, इवन आपको होटल भी सिटी सेंटर में शायद ना मिले। अगर आप किसी अच्छे होटल में जाना चाहते हो, 5 स्टार को छोड़ दो, 3 स्टार 4 स्टार में भी जाना चाहते हो, तो थोड़ा सा सिटी से हटके होगा, 1-1.5 किलोमीटर सिटी सेंटर से। बेसिकली सिटी सेंटर में होते हैं होटल्स, बट कम मिलेंगे, क्योंकि सिटी सेंटर थोड़ा कंजेस्टेड सा एरिया होता है, वहाँ पे जगह ही नहीं मार्केट होती है। लेकिन हॉस्टल ऐसी ऐसी लोकेशन पे मिलते हैं
कि आप बस आपको पहुंचना है, एक बार पहुंचे उसके बाद अगले दिन नहा धो के आपने दरवाज़ा खोला, सामने आपके पूरी मार्केट। ये बड़ी अच्छी टिप आपने बताई कि हॉस्टल hostels- सस्ते भी पड़ते हैं और बिल्कुल सेंटर में आपको होते सेंटर हैं। में मिल जाएंगे वो। हो सकता है कई बार आपको होटल से ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ जाएगा हॉस्टल। अच्छा। यूरोप में मैं रुका हूँ, मेरे को होटल मिल रहा था 3 किलोमीटर दूर, कुछ 25 यूरो का, लेकिन मैं 32 यूरो दे के रुका था सिटी सेंटर में। शायद ये स्पेन की बात है, पता नहीं स्पेन की है फ्रांस की कभी। अच्छा अच्छा। तो वहाँ पे मैं रुका था। तो हॉस्टल कई बार महंगे भी पड़ जाते हैं या फिर आपको सस्ते पड़ेंगे, सिटी सेंटर में मिलेंगे। अब आप रिसेंटली मैंने देखा पाकिस्तान गए थे, आपका व्लॉग है पाकिस्तान का, मुझे बताना पाकिस्तान कहते हैं ना लहंदा पंजाब कहते हैं उसे। हाँ जी, हमें चढ़ता पंजाब। समझ गया, आपकी सूरज उतर रहा है। हाँ जी हाँ जी, वो उस मैं side समझ उतरता गया, है, यहाँ बिल्कुल से बिल्कुल चढ़ता है। बिल्कुल। अब मैंने आपके व्लॉग्स देखे, उसमें बहुत था, उधर सिख कम्युनिटी भी रहती है, बहुत अच्छी जगह है वो, ठीक है। उसमें मेरे को बताना खाने का, जो आपने देखा, आपने पूरा व्लॉग एक खाने पे डेडिकेट किया था, उस तरह का खाना काफ़ी ना, मतलब तेल बहुत है और नॉन वेज है, आप वेजिटेरियन हो जैसे, तो कैसे मैनेज किया आपने, क्या था पाकिस्तान, थोड़ा बताना। देखो पाकिस्तान में ना ज़्यादातर लोग नॉन वेज ही खाते हैं। मैं एक जैसे होता ना कि अगर आप किसी अंग्रेजों की कंट्री में भी जा रहे हैं, वहाँ भी आपको ना आजकल वीगन बहुत ज़्यादा चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। वीगन और वेजिटेरियन लोग मिलते हैं, लेकिन पाकिस्तान में वैसे मेरे को एक भाई साहब मिले, वो पूरे वेजिटेरियन थे। वो कह रहे भाई मेरे को अच्छा नहीं लगता, मैं इसलिए नहीं खाता, मेरी फैमिली में सब खाते हैं, कहते मैं हाथ भी नहीं लगाता। वो चलो अलग बात है। वो कह रहे मैं पूरे पाकिस्तान में अपने जैसा बंदा ढूंढना चाह रहा था, वो तो नहीं मिला, आप मिल गए, कहता है इंडिया से आए हो। मैंने कहा भाई इंडिया में तो बहुत मिल जाएंगे आपके जैसे। पाकिस्तानी थे वो? हाँ वो पाकिस्तानी थे। बट एक्चुअली में क्या है कि वहाँ पे 100% लोग नॉन वेजिटेरियन है। वहाँ पे कोई वेजिटेरियन रेस्टोरेंट नहीं है पूरे पाकिस्तान में। 100% वेजिटेरियन रेस्टोरेंट नहीं है। शायद हो सकता है वो वर्ल्ड की पहली कंट्री हो, क्योंकि अरब की कंट्रीज़ में आप चले जाओ, आपको, मैं सीरिया जा चुका हूँ, इराक जा चुका हूँ, ईरान जा चुका हूँ, मैं लेबनान जा चुका हूँ, सब अरब की ऑलमोस्ट सारी कंट्री जा चुका हूँ, थोड़ी बहुत बची होंगी। इन सब के अंदर आपको फुली वेजिटेरियन रेस्टोरेंट्स मिलेंगे। क्योंकि अरब की डिशेज हैं, जैसे हुमस बोलते हैं, हमस या हुमस बोलोगे उसे आप, फलाफल बोलोगे, बिल्कुल 7-8 तरह की इनकी ना चीज़ें। वो यहाँ भी आ चुकी हैं। एक वो है, हाँ एक वो है, अरे वो लेबनीज में क्या बोलते हैं उसको, अरे मैं भूल गया, थोड़ा पिज्जा की टाइप होता है, ऐसे किश्ती सी बनी होती है। मुझे पता है किसकी बात कर रहे हो। हाँ समझ गए। मुझे पता है यहाँ पे एक बहुत रेस्टोरेंट हाँ, जो मिलते हैं यहाँ पे। वो तो वो मैं बहुत खाता हूँ, वो भी वेजिटेरियन होता है। तो वो लेबनीज फूड है। तो कहने का मतलब वहाँ भी फुली वेजिटेरियन। मैं लेबनान के अंदर एक रेस्टोरेंट पे गया, वो कह रहा है हमारे पास पूरा मेन्यू है, 13-14 डिशेज थी उसमें फुली वेजिटेरियन, और बहुत अच्छा रेस्टोरेंट बना हुआ था। तो इवन जो कंट्रीज माना जाता है कि यार ये मुस्लिम्स कंट्रीज हैं और यहाँ पे नॉनवेज खाया जाता होगा, वहाँ भी। लेकिन पाकिस्तान एक ऐसी कंट्री थी जहाँ पे वेजिटेरियन रेस्टोरेंट नहीं है, और मेरे को नहीं लगता कि होगा भी। तो खाया कहाँ आपने खाना फिर? वहीं खाना पड़ा, मतलब उनको बोलते थे कि भाई दाल दे दो, वो दाल में भी गोश्त डालते हैं ना, दाल गोश्त, साग गोश्त, हर चीज़ में चिकन या मतलब कुछ ना कुछ है वहाँ पे। तो फिर उनको थोड़ा रिक्वेस्ट करते थे तो वो दे। ऐसी तो बात नहीं है, मतलब पीने वाली चीज़ जैसे लस्सी होगी, अब तो वो तो है ही, वो तो नॉर्मल ही होगी। तो ये चीज़ें थी, और फूड अच्छा है, नॉर्मल सी बात है, बट अब मैं उस फूड को ट्राई नहीं कर सकता, उन चीज़ों को। मैं तो वेजिटेरियन नॉर्मल फूड खाया, वो तो वही था कि जो नॉर्मल कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा आपको। लेकिन फूड अच्छा है उनका, कहते हैं खाने वाले कि अच्छा है, लेकिन अगर जो ज़्यादा मीट खा सकता वो, इवन गोरे भी जो ज़्यादा मीट खाना नहीं पसंद करते, तो वो कहते हैं हमको इंडिया का फूड ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि भाई इंडिया के फूड में अब अगर आपका मन है मीट खाने का, चिकन खाने का, तो आप खाओगे, वैरायटी है बहुत, वैराइटीज ज़्यादा है वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन। वहाँ पे नॉन वेजिटेरियन की बहुत वैरायटी है। अच्छा, आपने डाइवर्सिटी इंडिया में लेकिन ज़्यादा है, ज़्यादा मिलेगी, बिकॉज जो वहाँ मिलता है वो आपको यहाँ मिल जाएगा, जो यहाँ मिलता है वो वहाँ नहीं मिलेगा। हाँ बिल्कुल। ये सी। अच्छा, आपने अफगानिस्तान की बात की, आपकी ना बड़ी फेमस है कि आप तालिबान से मिलने गए थे। वो बताओ क्या है उसमें, तालिबान से मिलने गए थे, क्या था उसमें? तालिबान देखो, अब ऐसे नाम सुनोगे किसी को बताओ अरे तालिबान मतलब खतरनाक सा, क्या पता हो भी भाई। जब मैं गया था उससे पहले, मेरे से पहले 3-4 लोग जा चुके थे, मेरे दोस्त ही थे, और अब तो खैर थोड़े जा, अब तो 20-25 लोग जा चुके होंगे, शायद 50 भी जा चुके होंगे अब तो, क्योंकि धीरे धीरे वही होता है ना। अब मैं जब गया था तो मेरे पास वीज़ा वगैरह नहीं था। मेरे लिए थोड़ा मुश्किल इसलिए हो गया था, पूरे ऑल ओवर इंडिया में मतलब मैं एक पहला ऐसा बंदा होऊंगा जिसने बिना वीज़ा के अफगानिस्तान में एंट्री करी थी। मेरे जो 4-5 दोस्त एंटर करे थे वो वीज़ा लेके गए थे। अच्छा। जब मैं यहाँ पे वीज़ा लेने गया तो ये कह रहे कि यार हम इंडिया में जो एम्बेसी थी ना, वो तालिबान को रिकॉग्नाइज नहीं कर रही थी। बिल्कुल। क्योंकि उन्होंने नाम चेंज कर दिया, इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान, इनका था इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान। तो वो कहते भाई हम वीज़ा वगैरह इशू नहीं कर रहे थे, लेकिन वो ही है, मेरे को बहुत रिक्वेस्ट करनी पड़ती, मेरे पास उस दिन टाइम नहीं था। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं कर रहे तो सर मैं देखूंगा। तो एक बार के लिए तो मैंने प्लान ड्रॉप कर दिया था कि अब जा ही नहीं पाऊंगा। फिर मैं एक ताजिकिस्तान में था, तो वहाँ पे एक भाई मिले मेरे को, वो पाकिस्तान के थे, वो वहाँ पे कुछ सामान वगैरह बेचते थे। तो उन्होंने बताया कि यार आप एक काम करो, आप ना बॉर्डर पे चले जाओ,
तो रिक्वेस्ट कर लो, वहाँ पे ना जो तालिबान बॉर्डर पे ना बड़े अच्छे हैं। अब मेरा भी दिमाग ऐसा, मैंने कहा अच्छा यार बोल रहे तो अच्छे ही होंगे भाई, चलो भाई चलते हैं। मैं भाई बॉर्डर पे पहुँच गया। अब वो ताजिकिस्तान वाले कह रहे कहाँ जा रहा है, वीज़ा का है, मैंने कहा है नहीं। तो मैंने थोड़े पैसे दिए वहाँ पे उनको, ताजिकिस्तान वालों को। तो वो उन्होंने मेरे को वहाँ पे एग्जिट स्टैंप लगा दी। अब मैंने कहा यार डर तो लग रहा है, बिना वीज़ा के जा रहा हूँ भाई। मैं बॉर्डर पे पहुँच गया अफ़गानिस्तान के। तो बॉर्डर पे पहुंचा, उसने पासपोर्ट पलटा, मेरे बहुत सारे वीज़ा लगे थे, ढूंढता है। मैंने कहा वीज़ा नहीं है। कहता अच्छा कहाँ है वीज़ा, फिर दिखा। उसको लगा पेपर पे कहीं ना ले लिया हो, किसी एम्बेसी ने दे दिया हो। मैंने कहा नहीं है मेरे पास वीज़ा। कहता तो फिर कैसे आ गया तू। उसको थोड़ी थोड़ी उर्दू बोल रहा था, हिंदी मतलब आती थी। तो मैंने कहा कि यार वीज़ा दे दो आप मेरे को, मैं फ़ीस पे कर दूंगा यहाँ पे। कहता वीज़ा तो फ्री है। कहता वीज़ा फ्री है लेकिन तू वीज़ा लेके क्यों नहीं आया, फ़ीस की बात नहीं है। मैंने कहा यार अब ये दिक्कत है। फिर मैंने रिक्वेस्ट करी तो उसने कहा ना दूर एक 200-300 मीटर ऐसे बिल्कुल वो ना जहाँ पे वो उनका वो बना हुआ है ना, बिल्कुल ऐसे मिट्टी मिट्टी दिख रही है, बिल्कुल राजस्थान के जैसा सा दिख रहा है। आउटपोस्ट जो बना हुआ है। हाँ। तो कहता वो वहाँ पे जो है घर सा बना है, वो उसके अंदर चला जा। मैं अंदर चला गया तो वहाँ पे एक तालिबानी बैठा था। उसने बड़ी मेरे से बात बढ़िया करी, अरे आप सरदार हो, आप ऐसे से बात करी उसने। कहता चल वीज़ा तो दे देता हूँ भाई, लेकिन कह रहा भाई मेरे पास यहाँ स्टैंप नहीं है, मतलब वीज़ा छाप दूंगा, लिख दिया, सब कुछ लिख दिया कि इसका वीज़ा है, लिख के तो मैं दे दूंगा। हाँ, लिख के दे दिया, छाप भी दिया वीज़ा। अच्छा, वीज़ा के ऊपर एक स्टैंप लगेगी जो वैलिड करेगी वीज़ा को कि हाँ भाई ये वीज़ा वैलिड है। कह रहा वो नहीं है मेरे पास, वो मिलेगी तेरे को 60 किलोमीटर आगे। तो मतलब तेरे को वीज़ा यहाँ दे दिया, सब कुछ वहाँ हो गया। कहता तू अब जा, एंट्री की स्टैंप लग जाएगी, लेकिन ये वीज़ा फिर भी वैलिड नहीं होगा जब तक तू 60 किलोमीटर आगे कंदूज नाम की सिटी है वहाँ जाएगा, वहाँ एक ऑफिस है, वहाँ से मिलेगा। अब मैंने फिर वहाँ से एक गाड़ी करी। फिर मैंने दिमाग लगाया, मैंने कहा यार मैं टैक्सी वो रेंट करूँगा जिसको उर्दू आती हो, कि वो मेरी बात समझेगा और रास्ते में कुछ चेक पोस्ट मिलेगी तो उसे समझाएगा। अगर मैं उसे कर लूँगा तो वो तो मेरे को पकड़ लेंगे, वो कहेंगे अरे कुछ समझ नहीं आ रहा, इसके पास वीज़ा भी वैलिड नहीं है, उठा लो। उन्होंने बिठा लेना था। तो फिर मैंने एक बंदा पकड़ा वहाँ से, उसको आती थी उर्दू, तो वो मेरे को लेके चला गया। थोड़ी कम आती थी, ज़्यादा नहीं, बट लेके चला गया मेरे को। फिर वो 60 किलोमीटर लेके गया अंदर बिना वीज़ा के। फिर वहाँ जाके स्टैम्प लगी, वीज़ा वैलिड हुआ। और उसके बाद मेरे को तालिबानी लगे तो अच्छे, मतलब अब पता नहीं किस सेंस में अच्छे मैं बोलूँगा। वेलकमिंग थे। हाँ मतलब आपको एक्सपेक्टेशंस थी उससे बेटर थे। हाँ उससे बेटर थे, मतलब अच्छे की कहने का मतलब इज्जत कर रहे थे। अब वो बात वो अलग है कि मैं फॉरेनर था ना, हाँ अब वो कह नहीं सकते कि हाँ, बट इज्जत कर रहे थे मेरी, अच्छे से इज्जत करी। बट वही है, फिर अगर धार्मिक बात करेंगे कि हिंदूज और सिख्स के लिए, तो फिर वो थोड़ी दिक्कत हो जाती है वहाँ पे। वो तो हाँ है ना, वो बेसिकली तालिबान जैसे अब टेक ओवर कर रही है अब तालिबान वो अपनी। लड़कियों के लिए भी बात करेंगे तो भाई वो हाँ, वो तो सेंसिटिव टॉपिक है उनके लिए। इंटरव्यू सुन रही होगी, वो कहेगी तू कैसे अच्छा बोल रहा है भाई उनको, है ना। वो अब उनके देख लो ना कि लड़कियां पढ़ भी नहीं सकती, इवन भाई लड़कियां घर से बाहर निकल ही नहीं सकती। बिल्कुल मतलब बुर्का पहना होगा तब निकलेंगी। और भी बहुत सारे रूल्स हैं कि मान लो अगर लड़की बस की सीट पे बैठी है तो उसके साथ कोई बंदा नहीं बैठ सकता अगर उसका भाई और अगर उसका हस्बैंड नहीं है तो। रिलेटिव नहीं है उसका कोई। हाँ, रिलेटिव भी नहीं, हस्बैंड और भाई जस्ट, अगर उसके ताऊ चाचा का लड़का वो भी नहीं बैठ सकता, मैं समझ गया। है ना, या फिर बेटा बैठ सकता है। काफी स्ट्रिक्ट है। तो मतलब अजीब से रूल है थोड़े। अब पता नहीं यार, वो उन्होंने अपने हिसाब से बना रखे हैं, पर देखो अगर देखा जाए तो मेरे को तो गलत से लगेंगे, आपको भी लगेंगे, सबको ही लगेंगे। गलत ही है और ये क्या मतलब है, मतलब हाँ, तो उस हिसाब से मैं अच्छा नहीं बोल सकता, बट वैसे अच्छे थे भाई। आपको ठीक ट्रीट किया हाँ, उन्होंने। नॉर्मल अच्छे थे वो लोग। वो तो खैर भाई सभी अच्छे होते हैं सब। हाँ बिल्कुल। अब इससे आगे मूव ऑन करते हैं, थोड़ा हैवी हो गया, अब थोड़ा नॉर्मल में आते हैं फिर से। तो आपने चीज़ नोटिस करी होगी, जैसे हमारा जो मैंने आपको बताया था पूरा कि टूर किस तरह शुरू हुए थे, तो उसके बाद एक चीज़ नोटिस हुई है कि जो दुबई, थाईलैंड और सिंगापुर है ना, इन्होंने पूरे इकोसिस्टम क्रिएट करे हुए हैं ट्रैवलर्स के लिए। मतलब इन्होंने अपनी सिटी को अपने लोकल लोगों से ज़्यादा अपने ट्रैवलर्स के लिए बनाया हुआ है। अगर आप देखोगे इंडिया के अंदर देखोगे, अगर कोई पंजाब आ रहा है तो पंजाब में कोई स्पेशल म्यूजियम या कुछ ऐसा नहीं बना रखा, या कहीं पे भी इंडिया में कुछ स्पेसिफिकली टूरिज्म को देख के नहीं बनाया हुआ। तो आपके हिसाब से ये क्यों है कि इन्होंने प्रॉपर एक प्लान एग्जीक्यूट किया था कि मुझे ट्रैवलिंग बढ़ानी है, तो मुझे पूरी सिटी को एग्जीक्यूट इस तरह करना है कि मेरे पास ट्रैवलर्स ज़्यादा हैं। बिकॉज इन दुबई के लोकल सिटीजन हमने हमारे पास वहाँ पे एक ड्राइवर थे, उनका नाम सादिक था, तो वो हमारे थ्रू आउट ड्राइवर रहे हैं 2 ट्रिप्स के अंदर ही। तो उन्होंने बताया था कि यहाँ पे लोकल बंदे 10-15% से ऊपर नहीं है जो एक्चुअली लोकल है यहाँ के, बाकी सब माइग्रेटेड हैं। और कहते हैं जो माइग्रेटेड हैं उन्होंने ही इस सिटी को बनाया है रियलिटी में। देखो, सबसे इसका एक आंसर है एक शब्द में, अब उसको समझोगे तो एक शब्द में इसका आंसर है। अब आगे मैं एक्सप्लेन भी करूँगा, सिस्टम। हाँ, जो यहाँ पे नहीं है, जीरो है। हाँ, हम कितना ही कह लें कि हम डेवलप्ड हो चुके हैं, हम ये हो चुके हैं, भाई यहाँ पे कदर नहीं है।
जैसे कि हमको बुर्किना फासो में जेल हो जाती है, अच्छा, जेल हो गई क्योंकि उनको लगा कि हम कोई स्पाई हैं, फ्रांस से भेजे हुए, क्योंकि अभी फ्रांस को वापस से हटा दिया और बुर्किना फासो वेस्टर्न अफ्रीका में वेस्टर्न कंट्री है। अफ्रीका में वेस्टर्न अच्छा, और आपको वहाँ टेक ओवर जेल कर हुई। लिया। अब भाई वहाँ पे एम्बेसी को फ़ोन कर रहे हैं, रशिया ने टेक ओवर कर लिया, फ्रांस को हटा दिया, उनको लगा हम फ्रांस के स्पाई हैं, उन्होंने पकड़ लिया हमको और वो कह रहे हैं अरे ये वीडियो बना रहा था, ये वीडियो बना रहा था, ये वीडियो बना रहा था, बस एक ही बात पे अड़े हुए और हमको जेल में लगे, हैंडकफ कर दिया हमको पीछे बिल्कुल ऐसे गाड़ी में डाल के, जैसे भाई हमने पता नहीं क्या ही कर दिया हो, मैं समझ गया। है ना, बिल्कुल ऐसे हमको बेइज्जती और फील हो रही है। हमने फ़ोन करा, उन्होंने हमको फ़ोन दिया आधा घंटे के लिए कि उनको पता था कि ये फ़ोन करेंगे किसी को, चलो कुछ क्लू मिलेगा, यही देखने के लिए वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे ना। तो भाई इंडियन एम्बेसी को फ़ोन करा, फ़ोन ही नहीं उठाया। अरे इमरजेंसी नंबर पे फ़ोन कर रहे हैं, फ़ोन ही नहीं उठाया। व्हाट्सएप पे अगले दिन मैसेज आता है उनका, जब दोबारा जब तक मतलब 1.5 दिन बाद हम उन्होंने खुद इन्वेस्टिगेशन करके छोड़ दिया हमको, एक जेल में रखा लॉकअप में बंद करके, मतलब जहाँ पे ऑलरेडी एक कैदी था 1 साल से, क्योंकि अफ्रीका में ऐसी जेल वेल नहीं होती कि भाई ये जेल है जिसके अंदर जिसको सजा हो चुकी है जज के द्वारा, वही है जो लॉकअप है, वही जेल है, वही काल कोठरी, वही उसके अंदर एक दरवाजा और है, वो काल कोठरी है, मतलब वही है बहुत सब। बुरा हाल हो गया। बेसिकली अफ्रीका में था ना ये। हाँ, तो भाई इंडियन एम्बेसी ने फ़ोन ही नहीं उठाया। मतलब इंडियन अगले दिन वो माफ़ी मांग रहे हैं हमसे, क्योंकि भाई हम ब्लॉगर थे, सुबह तक न्यूज़ बड़े बड़े चैनल्स पे चल रही थी, हालांकि बहुत चैनल्स ने न्यूज़ नहीं चलाई क्योंकि उनको लगा कि यार बेइज्जती हो जाएगी। अरे इसमें क्या भाई बेइज्जती होगी, एक्सेप्ट करेंगे तभी तो बढ़ेंगे ना। अगर हम ये कहते रहेंगे कि हम सबसे बेस्ट हैं तो भाई हम कभी बेस्ट हो ही नहीं पाएंगे। रियलाइज करना जरूरी है कि हम एक्चुअली कहाँ पे हैं और कहाँ जाना है। तो उन्होंने रीजन क्या दिया, मतलब इंडियन एम्बेसी ने आप फंस गए, आप इंडियन हो, आप कुछ नहीं किया, किसी वो कह रहे कंट्री अरे फोन नहीं सॉरी, उठाया। रीज़न सॉरी। अब सिस्टम की बात मैं बताता हूँ, आपका क्वेश्चन मैं लेके आ रहा हूँ इसमें कि ये सिस्टम नहीं है कि हमारे यहाँ पे कदर नहीं है, टूरिज्म क्यों नहीं बढ़ रहा। एक रखवाया था टूरिज्म का पूरा, वो हाँ रखवाया मुझे याद है 1 साल पहले आई थिंक सो। हाँ एक्सपो था, प्रॉपर एक इवेंट रखवाया था। अच्छा, मेरे को एक नाम बताओ उसके अंदर कोई ऐसा कोई ट्रैवल ब्लॉगर आया हो, मेरा मत लेना, किसी और का नाम बताओ। मुझे याद नहीं कोई। उसके अंदर सारे रीलर्स उस इवेंट की सारे रीलर्स बुलाए हुए थे जो गानों पे नाच रहे हैं। मैं बुरा नहीं कहूँगा, मतलब मैं कह रहा हूँ वो गानों पे नाचते हैं भाई। शिमला गए, शिमला जाके गानों में डांस करा, एक वीडियो बना दी, उसमें टूरिज्म क्या है भाई? टूरिज्म तो जीरो है। मैं बुरा नहीं कह रहा, वो अलग चीज़ बेसिकली है, ना लेकिन उनका वो टूरिज्म तो प्रमोट नहीं हुआ ना उस चीज़ में। उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है ना उसमें खोट है, तो आई थिंक सो एग्जीक्यूशन नहीं हो पाया उस तरीके से। हाँ, बिकॉज आपको ट्रैवलिंग को अगर आपको प्रमोट करना है, टूरिज्म को प्रमोट करना है, तो आपको एक स्पेसिफिक तरीके से करना पड़ेगा जिससे लगे कि टूरिज्म की प्रमोट हो रही है, कुछ और प्रमोट नहीं हो रहा। एक्चुअली ने तो भाई बजट देना होगा, इन्हें बजट देना होगा। अब आगे जो एजेंसीज बैठी थी ना, उन्होंने सारे अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों उन्होंने को, पैसे खाने उनको दे बुला लिया। हाँ, भाई किसी भी ट्रैवल ब्लॉगर के पास इनविटेशन नहीं गई, अरे मेरे पास मत भेजते, ठीक है, पंजाब के अंदर गिनती के 3 4 5 ट्रैवल ब्लॉगर होंगे, किसी के पास कोई नहीं गया, ठीक है। अरे कोई अगर चलो ठीक है, हम हो गए पंजाब के, आप हमसे मत करवाओ भाई, तुम कह दो चलो यार तुम तो लोकल हो, हम बाहर से बुलाएंगे। अरे हिंदी के कितने दोस्त हैं, सारे दोस्त हैं मेरे, दीपांशु, शुभम, परमवीर, जितने अंकुर, अरे किसी के पास इनविटेशन नहीं गई यार। उनसे बड़ा ट्रैवल ब्लॉगर कौन है इंडिया में? ठीक है। अब गोरों को भी नहीं बुलाया, छोड़ दो उनको। इंडिया में तुम बुला के इसको रील, भाई एक बात आप बता दो, आप किसी रील को देख के इन्फ्लुएंस हुए हो कि मेरे को इतना नहीं हुआ कि मैं कहीं चला जाऊँ? या तो आप हो ना एक पूरा ट्रैवल व्लॉग देख लोगे ना 20 मिनट का, आप इन्फ्लुएंस हो जाओगे कि हाँ यार ये सही जगह लग रही है, अपनी फील्ड का एक्सपर्ट हो ना, वो भी बोले कि जाओ, फिर इन्फ्लुएंस हो सकता है बंदा रील के अंदर। तो ये चीज़ है, इंडिया में भाई सिस्टम ये चल रहा है। अब ये क्या उसमें कसूर नहीं होगा, मैं कहता हूँ। अब ने तो रखवा दिया, चलो जी उन्होंने रखवा दिया, टीम ने एक पीछे इवेंट रखा था ना जिसमें सारे ट्रैवल ब्लॉगर्स कैटेगरी के भी बुलाए थे ब्लॉगर्स। और ट्रैवल में भाई, ट्रैवल में कोई इंडिया का ब्लॉगर नहीं था, ना तो शुभम था, परमवीर था, ये तो सारे टॉप ब्लॉगर थे, एक भी नहीं था। क्यों नहीं थे भाई ये? क्योंकि नीचे की जो एजेंसीज हैं उन्होंने सारे रीलर्स जो उनके दोस्त हैं या फिर उनको 50% शेयर देते हैं, पैसे दिए ना उनको बुलाने के लिए। मान लो अगर पंजाब टूरिज्म या वहाँ पे उनको बुलाया, तो अगर मान लो उनको 5 लाख मिल रहा है भाई, तो वो कह रहे हैं भाई 2.5 लाख हमारा। अब भाई यूट्यूबर्स के पास कोई आएगा, हम पैसे खर्च रहे हैं, हम महीने का 3-4 लाख रुपए खर्च रहे हैं ट्रैवलिंग पे, हमको आगे कोई बोले कि भाई तेरे को ब्रांड दिलवा रहे हैं, 1 लाख रुपए का ब्रांड है, हमको दे दे 50-60 हज़ार रुपये, तो यार हमको लगा भाई रहने दे, तू 40 हज़ार भी तू ही रख ले, हमको नहीं करना। क्योंकि बुरा लगेगा ना कि यार हमको लूट थोड़ी ना रहे कि जो 50% दे दें, तुम 10-20% जो तुम्हारे चार्जेस हैं तुम लो, है ना।
तो ज़्यादातर जो एजेंसीज है ना वो ये कर रही हैं कि अपने रिलेटिव्स और अपने दोस्तों को या फिर जो उनको हाफ बेसिकली बताऊं आप क्या आप जो कह रहे हो ना, हाँ। ये सिर्फ टूरिज्म में नहीं है, हाँ। ये थ्रू आउट इंडिया है। वो कि सिस्टम आपका है ना, ना, आप वही चाहता हो, अब system मान लो अब एक इंसान ने विजन देखी, कोई भी मिनिस्टर है, कोई भी बंदा है, आई डोंट नो कि अच्छा है बुरा है, उसने वो विजन देखी, यार मैंने ना इंडिया में ये एक चीज लेके आनी है, उसने विजन रखी, प्लान बनाया, उसके एडवाइजर्स ने प्लान बनाया मिलके, और उसने कहा कि अब ये चीज को प्लान को पास करना है, हाँ। पास भी हो गया। उसके बाद जब आप एग्जीक्यूशन के लिए नीचे लेके जाओगे ना, जब वो बटेगा लोगों में, तो वो वहीं खत्म हो जाएगा भाई। और दूसरे वाले ने ध्यान छोड़ दिया, बिकॉज क्योंकि पता है क्यों, इंडिया में सबसे बड़ी कमी अगर कोई है आज के टाइम में, वो है अकाउंटेबिलिटी सिस्टम की। बिल्कुल। देयर इज जीरो अकाउंटेबिलिटी। एग्जीक्यूशन भी तभी आएगी ना, अगर आप किसी को अकाउंटेबल बनाओगे कि यार देखो मैंने ये ब्रिज बनाने के लिए इतने पैसे दिए थे, या मैंने देखो ये सड़क बनाने के इतने पैसे दिए थे, ये गए कहाँ हैं? गए कहाँ हैं? बिकॉज हर जगह यही चीज़ है। अगर आपको ब्रिज के लिए अगर मेरे को 10-15 करोड़ रुपए चाहिए, या कम बता रहा हूँ मैं, तो बहुत पैसे लगते हैं सड़क बनाने में। अरे वो एक मेरे को याद आ गया, अच्छी चीज़ है, बताता हूँ, फनी भी है। हाँ। अरे एक इंडिया के किसी मंत्री थे, तो भाई उनके पास मतलब उनके दोस्त थे एक अमेरिका से, वो भी मंत्री थे वहाँ के। हाँ। तो भाई उन्होंने इनवाइट करा मंत्री जी को, तो मंत्री जी गए अमेरिका, और अमेरिका में जाके और उन्होंने भाई बड़ी अच्छी सेवा पानी करी उनकी, और अच्छे से एक गेस्ट हाउस में रखा, और उनका मतलब फार्म हाउस था। तो करे अरे क्या बात है भाई, मतलब बहुत अच्छा गेस्ट हाउस है आपका अमेरिका में, ये सब वो सब है ना। तो कह रहा है इतना पैसा आया कहाँ से? तो वो गोरा उसको लेके जाता है मंत्री जी को, गोरा मंत्री कह रहा है अरे वो देखो वो ब्रिज दिख रहा है? कहता हाँ दिख रहा है। कह रहा उस ब्रिज का 10% उड़ाया मैंने। कहता ये सब बना लो। कह रहा वाह यार क्या बात है। तो भाई अब वो अमेरिका वाला मंत्री आता है इंडिया में, अब इंडिया वाला उससे भी ज्यादा बड़े महल में रखता उसको। कह रहा यार ये तो अमेरिका वाला हैरान हो जाता है, यार ये तो मेरे से भी बड़ा महल है इसका। उसने 50% उड़ाया होगा ना। हाँ वो आगे देखो ना, कह रहा भाई यार इतना बड़ा महल, इतना बड़ा फार्म हाउस, और यार कमाल कर दिया। वो कहता है कि यार मंत्री जी आपने तो मतलब बिल्कुल अमेरिका से भी ज़्यादा तगड़ा सिस्टम बना रखा है, कैसे? तो मंत्री जी कहते हैं इधर आओ, वो ब्रिज दिख रहा है? गोरा कहता कहाँ है? कह रहा उसी का 100% ये होता है, और कितने हम आप बोल नहीं सकते। कह रहा वो ब्रिज दिख रहा है, कह रहा कहाँ है? ब्रिज तो है ही नहीं। कह रहा उसी ब्रिज का 100% अब बोल नहीं सकते, बट कितने ब्रिज प्रोजेक्ट शुरू हुए हमारी लोकेलिटी में, वो उनका एक बिल्कुल स्टार्टिंग बनी, उसके आगे बने नहीं वो। बने नहीं है। बहुत ब्रिज। अरे मैं घर जाता हूँ भाई, इतने साल हो गए, मैं 11 साल हो गए मेरे को यहाँ से जाते हुए, 10-11 साल। नहीं ये रोड तो लगा होगा, ये वाला खरड़ वाली रोड, खरड़ से लेके लुधियाना से आगे निकलता है फिरोजपुर तक। भाई वो बन ही जा रहा है यार। 200-250 किलोमीटर रोड बनाने के लिए 10-10 साल लग गए। मतलब कहीं ना कहीं से बन रहा है, अगर कोई बन गया तो बीच में से पुल ब्रेक हो गया, फिर वो दोबारा बन रहा है। तो मतलब कंस्ट्रक्शन ही हुई जा रही है हमारे तो यहाँ। ये मैंने भी देखा, कभी मैं ना कंस्ट्रक्शन खत्म ही नहीं हो पा रही है। मैं जा रहा था रोड पे, मैं अपने दादी घर था, चाचू मेरे साथ थे, मैं जा रहा हूँ, मैं देखा रोड आगे बढ़िया चल रही है, ब्रिज आ गया, सब कुछ बढ़िया है, बीच में से रोड आधी टूटी हुई है, बहुत बुरा हाल रखा है। मैं आगे फिर ठीक होगी। हाँ एयरपोर्ट रोड बनी, अरे इसे बने हुए 10 साल नहीं हुए होंगे, अच्छी रोड थी, टूटी जा रही है, बारिश आती है रोड ही खत्म हो जाती है। तोड़ के कह रहे भाई पाइप डाल रहे हैं हम अब। हाँ मुझे समझ नहीं आ रही ये चीज, दोबारा फिर किसी और चीज की पाइप डालेंगे। मतलब अब भाई 10 साल पहले बनी है, 10 साल और 3 साल तोड़े हुए हो गए। तुम्हें 7 साल पहले नहीं पता था कि भाई यहाँ पे जब आप नोटिस करो बारिशें आती हैं, 2 साल रुक के बना लेते। 67 सेक्टर के सामने जो एयरपोर्ट रोड जाती है, वो बहुत बड़ा चंक ना कि 2-3 फॉर्च्यूनर उसमें आ जाए, इतना बड़ा चंक पूरा वॉश अवे हो गया, खत्म हो गया, खाई बन गई उसके नीचे। मेरे ख्याल से पता क्या होता है, जो हम मतलब अब बोल भी रहे हैं तो सबको पता ही ऑलरेडी ये चीज, कि अगर आपको ऊपर 10 करोड़ पास हुआ ना किसी चीज के लिए, दल तो 10 का 5 नीचे पहुंचता है, फिर 5 में से 1 रह जाता है बस। मतलब जब तक आपका बिल्कुल एग्जीक्यूशन तक जाता है तो खत्म हो जाता है। तो ये इस पे ना बहुत सारे आजकल फनी वीडियोस भी आते हैं। ये कोई मतलब फनी वो नहीं है, दुख की बात है। अगर हम किसी का नाम लेके बोल देंगे ना, वो 1 मिनट से पहले कोर्ट पहुंच जाएगा हमारे खिलाफ, अगर किसी का हम नाम ले दें तो। हम नाम सारे बीप करेंगे सब मिनिस्टर्स के। सच बोलो और आप कोर्ट तक पहुंच जाओगे, तो ठीक है। आपके खिलाफ कोई कोर्ट पहुंचा होगा कि भाई इसने मेरा नाम कैसे ले दिया, कोर्ट से पहले आपके घर में मैसेज आ जाएगा, हाँ भाई तूने मेरा कैसे ले दिया। तो कहने का मतलब ये है कि भाई जब तक इंडिया में ये चीज़ें चलती रहेंगी, सिस्टम ये चलता रहेगा कि कोर्ट, देखो कोर्ट इंडिया में बहुत सही है, मैं सच मानता हूँ भाई, जज बहुत सही है, अपने फैसले सुनाते हैं, बट भाई वो फैसलों को लागू करवाने में ना आपका जीवन निकल जाएगा। बट आई थिंक सो अगर वो कभी करने ही नहीं देंगे, क्यों? क्योंकि वो सिस्टम ही ऐसा बन चुका है मेरे ख्याल से। लेकिन ये भी देखा है, कोर्ट्स की बात कर रहे हो, अच्छे हैं, बट आई थिंक सो कुछ एस्पेक्ट्स में अच्छे हैं, कुछ एस्पेक्ट्स में बहुत माड़े भी हैं। बिकॉज मतलब लंबा बहुत चलता है इंडिया में। लंबे के अलावा ना आई थिंक सो इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना, अगर आप देखा जाओ, एक जो लॉजिस्टिक प्रॉब्लम है, ये कैरेक्टर प्रॉब्लम, लॉजिस्टिक प्रॉब्लम है कि मेरी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। नहीं चलो वो अब अगर दूसरे एंड में देखा जाए, अब जब हम चाइना गए तो भाई इतने सारे इंडिया के मीडिया ने चाइना चल रहा था, खबरें छाप दी
कि भाई इनको तो चाइना ने पैसे दिए हैं। अरे मैंने कहा कहाँ है भाई पैसे, कहाँ दे दिए हमको? आप कहीं और आ चाइना नहीं का रहा ना ये। नहीं बट लेकिन इसमें एक चीज का आपको बताना चाइना में चाहूंगा मैं। population बहुत ज्यादा नहीं है। इसमें लेकिन नहीं इसमें एक चीज बीच में आती है कि अगर लाइक अब चाइना की बात कर रहे हो तो चाइना अच्छा क्यों है, वो कंट्रोल्ड है। अगर मैं आज इंडिया को कंट्रोल करने जाऊं तो वो नहीं कर पाएंगे हम, बिकॉज चाइना को ऑलरेडी जितनी मर्जी पॉपुलेशन है, चाइना इज एक्सट्रीमली कंट्रोल्ड। हम ये कह नहीं सकते कि डिक्टेटरशिप है, बट एवरीवन नोस कि चाइना में करप्शन भी बहुत है, बहुत ज्यादा बट वो corruption है। कंट्रोल करप्शन है ना, यहाँ पे अच्छा, कंट्रोल वहाँ नहीं पे मैं है। बताता हूँ, वहाँ पे मेरे को नहीं पता करप्शन है या नहीं है क्या है, लेकिन चाइना के अंदर सीन क्या है कि भाई आम लोगों को तो कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्मल बंदे को कुछ उसके लिए अब वो पुलिस को फ़ोन करे 1 मिनट में पुलिस आएगी, सब होएगा, पुलिस आपकी बात सुनेगी, सारी चीज़ें नॉर्मल चल रही हैं वहाँ पे, नॉर्मल। अब भाई किसी बड़े लेवल पे दिक्कत है तो हम कुछ उसे कह नहीं सकते। नहीं, अब दिक्कत नहीं चाइना है। में क्या हुआ, आप सही कह रहे हो कि कंट्रोल है कि एक ही बंदा कर रहा है, गवर्नमेंट के उसको पता खिलाफ है नहीं मेरे कह को, सकते आप कुछ नहीं कह सकते आप। जैसे यहाँ पे तो आप मतलब यहाँ पे तो मिनिस्टर के खिलाफ हो तो वो आएगा, अब यहाँ वो पे कुछ भी opposition वाला ही कहोगे उसके खिलाफ हो जाएगा। हाँ, यहाँ वहाँ पे वन सिंगल पर्सन है। हाँ। अब आपने एक चीज़ देखी होगी, मैं आपको बताता हूँ, ये काफ़ी मैंने नोटिस करी है जब मैं ट्रैवल करता हूँ। मैं चाइना नहीं गया, मैं सिंगापुर गया हूँ और हांगकांग गया हूँ। तो सिंगापुर हांगकांग उसी एरिया के अंदर है, लाइक उसी लाइक एक कॉन्टिनेंट है, Influence उसका साउथ ही है। ईस्ट एशियन है। तो आई थिंक सो कि जैसे इंडिया ना, इंडिया इज अ कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग फ्रॉम द वर्ल्ड। ये मैं बताना चाहूंगा आज कि इंडिया को आप किसी कंट्री से कंपेयर कर ही नहीं सकते, बिकॉज वो किसी सिस्टम बनी नहीं हुई। इंडिया में छोटे छोटे बहुत सारे सिस्टम्स हैं। सही बात है। वही अगर आप जाओगे सिंगापुर, हांगकांग, दुबई, सब में अलग सिस्टम लागू होते हैं। एग्जांपल देता हूँ आपको मैं, सिंगापुर में और हांगकांग में और चाइना में गया नहीं, मैंने देखा है जो वहाँ पे है एक्सट्रीम कम्युनिज्म, नॉट इन पॉलिटिक्स बट इन इवन लिविंग में। अगर आप जाओगे ना सिंगापुर की सड़कों पे, तो बिकॉज वहाँ पे लैंड कम है, तो वहाँ पे ना आपको ज़्यादातर लोग किसी के जिसका बंगला है ना या कोठी भी है, एक हम कोठी कहते हैं, वो कुछ और कहते होंगे, बट एक सिंगुलर लैंड पे हाउस बना हुआ है, वो वहाँ पे टॉप 1% के पास है। बाकी हर बंदा वहाँ पे फ्लैट, अपार्टमेंट या स्टूडियो अपार्टमेंट में रहता है। रीजन बीइंग इज एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव है। और वहाँ पे ना एक तरह से सिस्टम ही इस तरह बना रखा है कि अगर आप टॉप 1% में नहीं हो, ब्यूरोक्रेट्स में नहीं हो या फिर बहुत अमीर नहीं हो, तो आपको वहाँ रहना ही पड़ेगा, स्टूडियो अपार्टमेंट में किसी में भी। वो ऊंचे ऊंचे बना रखे हैं। इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है, बिकॉज वहाँ पे तो उन्होंने बना रखे हैं, आपके पास ऑप्शन ही नहीं है। आपके पास लिमिटेड लैंड है, आपके पास पैसे नहीं है तो आपको वहीं रहना पड़ेगा। वही रहना पड़ेगा। यहाँ पे आप कहीं कोठी बना लो, शहर के बाहर बना लो। इसलिए मेरे को लगता है चाइना, सिंगापुर, हांगकांग, उस एरिया में जितनी भी कंट्रीज हैं, वहाँ पे एक लिविंग का स्टाइल वही रह चुका है कि या तो आप बहुत अमीर हो तो आपके पास एक सेपरेट पीस ऑफ लैंड पे आपकी घर है, नहीं तो आपको अपार्टमेंट्स या स्टूडियो अपार्टमेंट किसी में इस तरह ही रहना पड़ेगा। अच्छा, एक चीज़ और है, चाइना में क्या हुआ, चलो ठीक है, हम वो चीज़ छोड़ देते हैं कि भाई हाँ ठीक है, ये बात आपकी सही है कि इंडिया में ऑपोजिशन ही उसके खिलाफ खड़ी हो जाती है। एग्जैक्टली। लेकिन कुछ परसेंट तो हमें उसका करना चाहिए था ना। अब उसके लिए जिम्मेदार सरकार से ज़्यादा लोग हैं भाई, लोगों में से सरकार निकलती है ना। बिल्कुल। लोगों में से सरपंच बनेगा, उसी में से एमएलए बनेगा, एमपी बनेगा, वो प्रधानमंत्री कहाँ से निकले? मोदी लोगों में से तो निकले हैं। बिल्कुल लोग ही हैं। अब हमारी नीचे से लेके ऊपर तक सोच ऐसी हो चुकी है, या फिर ऊपर से लेके नीचे तक कह लो ऐसी हो चुकी है, हम बातों में बहुत जल्दी आते हैं। सही बात है। बहुत हमने की कोई चीज़ सुनी, हमने सुन लिया कि भाई हम तो बहुत डेवलप कर रहे हैं, अरे हम तो बहुत डेवलप कर रहे हैं, हवा में आ जाते हैं, हवा में आ जाते हैं कि अरे नहीं हम तो किसी से कम नहीं है। लेकिन देखो चाइना इतना डेवलप कर गया, आपको पता है वो अपने आप को डेवलप नहीं बोलता, वो कहता है हम डेवलपिंग है। अभी भी कह रहा है डेवलपिंग, और चाइना में गरीबी नहीं है। चाइना में गरीबी नहीं है, नॉर्मल जो गरीबी हम किसको कहते हैं, जो गरीबी रेखा जो एक बनाई है उससे नीचे, पॉवर्टी लाइन से नीचे। पॉवर्टी लाइन से नीचे नहीं है चाइना में कोई। वो ऐसा क्लेम करते, क्यों होंगे गरीब तो भाई वहाँ भी होंगे। अब वहाँ अपने कर्म से गरीब है कोई, कि अगर वो काम करना ही नहीं चाहता। कैसे है चाइना में, एक तो चीज़ है, आपको फैक्ट्री खोलनी है ना तो आप 1-2 दिन में ही खोल सकते हो अपनी, बस इतनी जल्दी डॉक्यूमेंटेशन हो जाएगी, बिकॉज वो मैन्युफैक्चरिंग आप हब है करना ना। शुरू करो। अब दूसरी बात, अब अगर आपने छोटी मोटी फैक्ट्री खोल ली, काम खोल लिया, तो आपके पास काम करने वालों लोगों की भी ज़रूरत है। फिर वहाँ पे क्या सीन है कि भाई चाइना की गवर्नमेंट ने क्या करा, चाइना ने तरक्की कुछ हज़ारों सालों में थोड़ी ना करी है, 15-20 साल में करी है। आप 2000 सन तक चले जाओ, 2000 सन तक चाइना की पर कैपिटा जीडीपी इंडिया के बराबर थी, अच्छा कम थी। 1990 में तो मैंने स्टडी किया इस ठीक है। 2001-2 के बाद थोड़ी थोड़ी बढ़नी शुरू हुई। एक्चुअली ना दरअसल 2005 के बाद ज़्यादा बढ़ी है। इनकी जो ईयरली ग्रोथ थी ना, जीडीपी ग्रोथ, उनका एक टाइम में नंबर आई थिंक सो 20 तक चला गया था, 20% तक, जो कि हम आजकल हम 6-7 पे अड़े रहते हैं। बट अब क्या हो रहा है, उनका एकदम से फास्ट हुआ, तो अब उनका हल्के हल्के स्लो हो रहा है। अब वो स्लो इसलिए हो रहा है क्योंकि एक सीमा है ना, तरक्की की भी एक सीमा है ना। अब जैसे मैं बात बताता हूँ भाई, मोबाइल फ़ोन है, पिछले आप 10 आप चले जाओ 6-7 साल पीछे चले जाओ,
फिर उसके 15 साल पीछे चले जाओ, मोबाइल फोन कितनी जल्दी अपग्रेड हो रहे थे ना कि यार अच्छा ये फोन आ गया, ऐसा फीचर आ गया। 15 पिछले 6 साल से देखो, स्लो थी 15 साल से, उसके बाद एकदम से फीचर हाँ, फीचर पे अब फीचर पे पिछले 6 साल से देख लो, आपको लगेगा इन्फॉर्मेशन इन्फो कुछ नई नहीं आ रही ना। हाँ, अब मेरे ख्याल से लिमिटेड हो गई ना। हाँ। तो चाइना के साथ अब वो हो गया। चाइना के अंदर ऐसी चीज़ें उन्होंने क्या करा कि भाई जो गरीबी कैसे हटाई, सबको घर दे दो, सबको फ्लैट दे दो। गांव में फ्लैट बने हुए हैं भाई 20-20 फ्लोर के, 10-10 फ्लोर के। मैंने वही कह रहा हूँ ना कि उन्होंने वही चीज कर रखी है भाई, फ्री में दे दो। जो किसी के पास घर नहीं है ना, रजिस्टर करो, चल भाई आज रजिस्टर करा, 15 दिन बाद तेरे को घर मिल जाएगा, चल। इंडिया में ये दिक्कत है, अगर आप किसी को फ्लैट दे दो वो किराए पे चढ़ा देते हैं, हाँ, वो किराए पे चढ़ा, फिर वापस झुग्गी झोपड़ी में, चंडीगढ़ में हो रखा है भाई, फिर वापस वही झुग्गी झोपड़ी में, वो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, उन्होंने किराए पे दिया हुआ है। अब बात ये होगी कि वहाँ पे वो दे नहीं सकते, थोड़ा लॉ ऐसा था, ठीक है। लॉ तो खैर इंडिया में बहुत सख्त है, पर वही बात है ना, फॉलो नहीं करते लोग, फॉलो नहीं करते। तो फिर बात वही लोगों की आ गई कि लोगों की वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। अब वो उसकी जड़ है एजुकेशन। अब एजुकेशन इंडिया में बहुत अच्छी हो जाएगी तो लोग समझना शुरू कर देंगे, है ना। तो अब ये चीज़ें करके चाइना ने पहले तो उस गरीबी को ख़त्म करा। अब चाइना में गरीब कौन है? जो भाई दारू पीता, सारा दिन काम नहीं करता। अब भाई उसकी गरीबी तो भगवान भी नहीं निकाल सकता, गवर्नमेंट तो क्या ही निकालेगी, उसको काम ही नहीं करना, वो गरीब है। नॉर्मली अगर कोई काम करना चाहता है ना तो उसके पास काम है। फिर चाइनीज़ लोगों ने दिमाग क्या लगाया, आपने एक फैक्ट्री बना रखी है, आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो, आपका दोस्त है मोक्षित, आपने मोक्षित को बोला मोक्षित भाई एक काम करो, आप ना अफ्रीका के इस देश में चले जाओ, आप चले जाओ नाइजीरिया में, मैं ये सामान बना रहा हूँ, मैं आपको वहाँ भेजूँगा, आप वहाँ पे इंपोर्ट करो, मैं यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, आप इंपोर्ट करो और वहाँ पे आप एक छोटी सी दुकान बनाओ, वहाँ पे बेचो। अब भाई वो अफ्रीका में छोटी सी दुकान ही ना करोड़ों रुपए का बिजनेस करती है महीनों में, ठीक है। बेसिकली एक दूसरे की हेल्प हाँ, करते हैं, पीछे के चाकू ही मारते हैं। अब क्या हुआ कि आपका काम बढ़िया हो रहा है, आप बन गए नाइजीरिया में होलसेलर, आपने अपने किसी दोस्त को बुलाया, चल भाई अब तू छोटी दुकान संभाल, मैं पूरा इनकी जहाँ पे पोर्ट है, मैं पोर्ट सिटी में इंपोर्ट कर रहा हूँ, माल यहाँ आ रहा है, तुम छोटे छोटे शहरों में जाके बेचो, पूरे अफ्रीका में, साउथ अमेरिका में। चाइनीज़ लोगों ने ऐसे ऐसे काम करने शुरू करे, मतलब एक दूसरे को जोड़ के रखा। तो इन चीज़ों से चाइनीज़ लोग थोड़े अमीर होते गए। इसलिए चाइना में ना, जैसे इंडिया में क्या है ना, बिलीनियर्स तो ऐसे हैं कि टॉप 10 में भी हैं, टॉप 20 में भी हैं। चाइना के ऐसे कम मिलेंगे। चाइना में कैसे मिलेंगे आपको? 30 बिलियन नेटवर्थ वाले, 20 मिलियन वाले बहुत बेसिकली 20 बिलियन वाले बहुत ही मिलेंगे। हमारे पास वैरायटी है पूरी बिलियनर्स की। हमारे पास आई थिंक सो जो 90-100 वाली रेंज में वो 2-3 ही है, 2 ही है आई थिंक सो, जो पता है हमें। उसके अलावा सारे 5-6-7 ऐसे वहाँ पे क्या 20-30 वाले बहुत ही ज्यादा है बेसिकली। मैं इसलिए चाइना को हम इसलिए कर रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि चाइना ऐसे, कहने का मतलब है कि हमको थोड़ा उनका सिस्टम, लोगों का दिमाग वाला सिस्टम सीखना चाहिए, एक दूसरे के साथ मिलके चलना चाहिए और एक दूसरे के साथ और एक्सेप्ट करना चाहिए चीज़ें। भाई मैंने चाइना की किसी वीडियो में बोल दिया कि चाइना बहुत डेवलप्ड है, तो वहाँ पे लोग कमेंट कर रहे हैं, भाई तू डेवलप बोल रहा है, हम तेरे को थैंक यू कह रहे हैं, चाइनीज़ में कर रहे हैं लोग मेरी वीडियो के नीचे, लेकिन हम डेवलप्ड नहीं है, हम डेवलपिंग है, अभी हमको और डेवलप करना है। अरे मैंने कहा भाई कितना करोगे। बेसिकली कोर मतलब कोर जो क्रक्स अब कह सकते हैं निकलता है कि एक तो इंडिया के लोग लेजी हैं, ठीक है। दूसरी बात लेजी नहीं कहूँगा मैं, इंडिया के लोग लेजी ही हैं, लेजी नहीं है ऐसे चाइना में नहीं करते। अब मान लो अगर मैं एक्सेप्ट नहीं करते, अब मान लो देखो मैं भाई एक बहुत टाइम पहले की बात है, मैं रशिया में ट्रैवल कर रहा था और उसके बाद ना मैंने कम बोलना शुरू कर दिया, पर मेरी आदत है, मेरे मुंह से निकल जाता है सच, पता नहीं क्यों यार, मेरे सामने देख लिया मैंने, मुंह से निकल जाएगा कि यार ये नहीं हो सकता हमारे। अब भाई मैं वहाँ पे ट्रैवल कर रहा था, मैंने करते हुए बोल दिया, मैंने कहा यार ये ट्रेन क्या भाई डबल डेकर ट्रेन बना दी, मस्त है ना, क्या बात है यार, है ना। तो यार मैंने कहा हमारे तो नहीं बन सकती भाई ये अभी तक, है ना, 50-60 साल नहीं बनेगी। भाई हो गई गाली गलौज शुरू, अरे तूने कैसे कंपेयर कर दिया, रशिया की जीडीपी इतनी है, उनकी पॉपुलेशन 14 करोड़ है, उनकी 2 ट्रिलियन जीडीपी है, हमारी 3 ट्रिलियन जीडीपी है, हमारी पॉपुलेशन 140। तो भाई वो हमको ही तो करनी है, मतलब हमारे लोग मेरे ख्याल से ना हम ऑफेंस ले जाते हैं, की बात को भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, ऑफेंस ले जाते हैं। हाँ, हालांकि मेरी बोली हुई बात का बड़ा, मेरी प्राइम मिनिस्टर जी सुन रहे हैं मेरी बात बोली हुई, ये नहीं मानना हम गलत हैं। हाँ, और इस सबसे ज्यादा इस चीज में सबसे नंबर 1 पे इंडियंस नहीं है, नंबर 1 पे बांग्लादेशी हैं भाई, तभी नीचे हैं वो भाई, वो बिल्कुल ही नहीं मानते। मैं बांग्लादेश में गया, मैंने बोल दिया भाई मेरे को ना यहाँ पे थोड़ी दिक्कत नजर आई कि रेस्टोरेंट्स वगैरह थोड़ी साफ सफाई नहीं है। अरे उनके मेन एरिया में चला गया, वहाँ भी मेरे को ऐसा लगा कि नहीं साफ है। ये बात सच है कि इंडिया में भी थोड़ी गंदगी है फूड के मामले में, लेकिन बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा है। भाई वो मान ही नहीं रहे इस बात को, वो कह रहे हैं नहीं भाई तू तो गलत कह रहा है, और इवन कुछ बांग्लादेशी बोल रहे हैं इस बात को कि भाई नहीं, कि सही कह रहा है, बात ये है इसका हम बाहर रहते हैं तो बात सही कह रहे हो, लेकिन भाई नहीं, बांग्लादेशी मानते नहीं, वो गाली गलौज पे बहुत ज़्यादा। दूसरे नंबर पे क्या लगता है कि जिसके पास सामान कम होता है ना, उसको ये कहना पड़ता है कि मेरा कम सामान भी ज़्यादा है। ज़्यादा है। और ना मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैंने नोटिस करा, आप बताना एग्री करते हो नहीं करते,
थोड़ा अगेंस्ट द नैरेटिव है ये कि लोग कहते हैं हमें डेवलपमेंट चाहिए, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है, चाहिए आपको, बट मुझे लगता है जो मैंने डेवलप्ड कंट्रीज जो देखी हैं, दुबई मान के चलते हैं, लाइक मुझे लगता है दुबई से ज़्यादा डेवलप्ड यूएस से भी नहीं है, मतलब इन सेंस कि उससे ज़्यादा हारमोनी के अंदर को नहीं रह सकते, इतनी सेफ्टी नहीं है कहीं पे भी, यूएस यूरोप कहीं नहीं है, हाँ सेफ्टी, दुबई जितनी सेफ्टी नहीं है, तो हाँ मतलब वो नहीं है, डेवलप तो चलो है, हाँ, बट एक चीज़ उसका बताता हूँ मैं, सेफ्टी है, एवरीथिंग इज़ फाइन, बट दुबई जैसी कंट्री में भी ना, या जो बहुत डेवलप्ड है, वहाँ पे आपको अकेलापन, डिप्रेशन सबसे ज़्यादा दिखेगा, बिकॉज हर कोई ना कुछ बनाने में बिजी है, किसी के पास भी किसी के लिए कोई टाइम नहीं है, और लाइक लिटरली मैंने वहाँ पे देखा है कि लोग ना, आप जाओगे चलते हुए, जैसे यहाँ पे होता है, आप किसी से वैसे भी बात कर लो, मतलब यहाँ पे बहुत फ्रेंडलीनेस है, आपको कोई मदद करे ना करे, बहुत आजकल नहीं करते लोग, बट वैसे अगर आप चाहो कुछ जगह पे बहुत अच्छी फ्रेंडलीनेस है, दुबई में या फिर किसी भी डेवलप्ड कंट्री जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्काई स्क्रैपर्स है, सब कुछ है, वहाँ पे नोबडी केयर्स अबाउट यू, अकेले हैं। जैसे ये चीज़ पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा है, वहाँ लोग ज़्यादा मिलनसार है, हाँ। वो थोड़ा सा जितना हमसे थोड़ा सा पीछे चल रहा है उतने से वो है, जैसे हमारे आज से 10-20 साल पहले लोग थे वो आज भी मिलेंगे, लेकिन जैसे वो भी तो भाई डेवलप कर रहा है, अगर हम कर रहे हैं तो वो भी कर रहा है, अब वहाँ भी वो चीज़ आनी शुरू होगी कि लोग अपना ज़्यादा बिजी होना शुरू हो गए, हमारे इसमें और इंडिया में भी ये चीज़ हो रही है अब। हाँ, अगर आप नोटिस सबसे करोगे ना, ज़्यादा मेरे जापान ख्याल में और ना इसका एक अगर मैं सिंपल एक लाइन में समराइज करूँ ना, कि जितनी दीवारें ज़्यादा बनेंगी उतना डेवलप ज़्यादा होगा देश, बट जितनी दीवारें ज़्यादा बनेंगी उतना बंदा अकेला होता रहेगा। अकेला होता है। जापान में है, जापान तो खत्म तो है, बहुत फॉरेस्ट है, बिल्कुल ही खत्म है, तो मैंने मतलब ऐसा सुसाइड फॉरेस्ट की वीडियो डाल दी तो मेरा चैनल ही एक बार के लिए हटा दिया था। ठीक है? अरे जो मेरे व्यूअर्स वीडियो देख रहे थे उनको फोन आ रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में मेरा एक व्यूअर वीडियो देख कह रहा भाई मेरे को ना वीडियो चलाई तो कुछ मांगने लग गया, कह रहा मैं नंबर डाला, ईमेल डाली, थोड़ी देर बाद फोन आ गया उनका कि आप सुसाइड क्यों करना चाहते हैं। अरे सुसाइड हेल्पलाइन रख के लगा होगा ना कीवर्ड की वजह से। हाँ, तो उसको लगा कि हो गया, तो भाई वहाँ पे जापान में लोग सुसाइड कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं भाई, वो अकेले इतने हो गए, दुख सुनाने वाला ही कोई नहीं है उनके पास। मैंने ना जापान के रेंट पे मिलते हैं वहाँ पे लोग। हाँ मुझे पता है जापान की बात करता है थोड़ी सी। मैंने ना जापान के लाइक 2-3 यूट्यूबर्स है, गेमर भी है, 20 पर शुभ, तो उसकी एक प्रॉपर वो नहीं यार, वो सोलो ट्रैवलिंग पे गया था 15-20 दिन के लिए, तो उसने बहुत ही डिटेल में ना जापान की वीडियो बना रखी है। फिर अभी एक और 3 लोगों का वो है, आई थिंक सो, जो मूवी रिव्यूअर्स हैं वो तीनों इकट्ठे गए थे जापान, उनने पूरा दिखाया, मैंने दोनों का देखा सीरीज। मैंने वहाँ चीज़ नोटिस करी है, जापान में ना, जापान की जो आउटलुक है बाहर की दुनिया के लिए वो है बहुत स्वीट, बहुत क्यूट, बहुत बढ़िया डेवलप्ड, बहुत मॉडर्न। बट जब आप जापान जाओगे तो वहाँ पे वक्त तो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा कम है कंपैरेटिवली, कम हो और रही है क्योंकि बूढ़े लोग ज़्यादा हैं। वैसे कम मतलब ऐसा है कि वैसे तो पॉपुलेशन उनकी अच्छी खासी है, टोक्यो दुनिया की सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड सिटी है, बट सिर्फ टोक्यो है ना, उसके बाहर जैसे जाओगे आप खाली हो गया। आपका क्या एक्सपीरियंस था? रूड लोग थे? नहीं रूड नहीं, जापानीज रूड नहीं है, साउथ कोरियंस रूड है। जापानीज तो बहुत पोलाइट बंदे हैं भाई, बहुत ही पोलाइट है। ये भी मैंने देखा। अगर उनके अंदर आपके लिए कुछ रेसिज्म वाली भावना है भी ना, तो वो मुंह पे नहीं लाएंगे कभी, जुबान पे लाएंगे नहीं वो कभी। मैंने जापानीज की कोरियन ले आएंगे, कोरियंस मैंने देखा, कोरियंस स्पेसिफिकली रेसिस्ट हैं। तो कोरियंस जो है ना वो है, ऐसी बात मतलब मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे दोस्तों के साथ भी हो चुका है, थोड़ा मेरे को लगा कि रेसिस्ट हैं वो भाई, सीधा मुंह पे बोल देंगे, बड़ी बेइज्जती कर देंगे आपकी। मेरे साथ ऐसा हुआ एक रेस्टोरेंट में, इंडियन रेस्टोरेंट में हुआ, कोरियन लड़की के द्वारा। तो जापानीज ऐसे नहीं है, लेकिन भाई डिप्रेस्ड कोरियन भी है, जापानीज भी हैं, उनके फ्रेंड्स नहीं है, वो आपसे ना आंख में आंख नहीं मिला पाएंगे। इंडिया में भी ऐसा हो रहा है आजकल, मेट्रो में लोग बैठे होते हैं ना, तो एक दूसरे देखा तो मुंह नीचे कर लेंगे, क्यों? क्योंकि भाई हम थोड़ा अकेले से हो चुके हैं, हमको आदत नहीं रही किसी के साथ आंखों में आंखें डाल के बात करने की, है ना, हम फ़ोन पे लगे हुए हैं। तो जापानीज भाई ऐसे ही लगे रहते हैं, वो थोड़ा सा अपने काम से मुझे लगता है कि ना लोग सुसाइड कर लेते हैं। मुझे पता क्या लगता है इसमें, कि हम डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, दैट इज ऑल वेल एंड गुड, बट मुझे लगता है कि जितना मैंने चीज़ देखी है ना, जहाँ पे भी क्यूबिकल ऑफिस, कॉर्पोरेट, कॉन्ग्लोमरेट्स हैं, वहाँ पे लोग खुश नहीं है, बिल्कुल खुश। डेवलपमेंट की ना वो है, अब डेवलपमेंट किस चीज़ को समझे हम, इसमें भी बहुत ज़्यादा वो है। हाँ, डेवलपमेंट सिर्फ बिल्डिंग्स बनना नहीं है, ऐसे बहुत सारे देश हैं जो डेवलप्ड हैं बिल्डिंग से, लेकिन लाइफस्टाइल वहाँ पे ज़ीरो है। कैसे कि क्राइम बहुत ज़्यादा है, सिस्टम नहीं है, ठीक है। अब गवर्नमेंट ने तो बना दी चीज़ें या फिर बन गई भाई, लेकिन वैसे ज़ीरो हो चुकी हैं चीज़ें। डेवलपमेंट ये थी कि भाई बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल सही है। एक आम इंसान को कोई ज़रूरत पड़ेगी किसी काम की, वो एक ऑफिस में गया, उसका काम जो आज 10 दिन में हो रहा है वो 1 घंटे में हो जाए, 2 घंटे में हो जाए, मतलब दिक्कत ना आए, इंसान बड़ी खुशी से रहे, खुश रहे, लाइफ अच्छी रहे, तो वो होती है डेवलपमेंट। लेकिन आजकल डेवलपमेंट को कैसे देखा, ठीक है वो आता है उसी चीज़ में आता है। मान लो मेरे को दिल्ली जाना है, चंडीगढ़ से दिल्ली दिन में 20 ट्रेन चल रही हैं, तो हो गई ना मेरी लाइफ आसान, तो वो भी डेवलपमेंट हुई ना। ट्रेन ज़्यादा चलनी, ये चीज़ें डेवलपमेंट में आती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमको
कुछ बार हमारे इंडियंस को भी ये चीज़ लगने लगी और बाहर भी लोगों को डेवलपमेंट ये हो गई कि भाई हर बंदा सुबह से शाम बिल्कुल डिप्रेस्ड होकर काम कर रहा है और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन गई हैं, है ना, वहाँ वहीं अंदर रह रहा है। मतलब इन चीज़ों को डेवलपमेंट में समझना शुरू कर दिया लोगों ने कि भाई ये चीज़ करके उसके पास पैसे आ रहे हैं। लेकिन डेवलपमेंट थी कि लाइफस्टाइल अच्छा हो जाए, आसान हो जाए लाइफस्टाइल, ये चीज़ डेवलपमेंट है। आपने आसान देखा की है जगह ना जो वो इतना एफर्टलेस हो चुका है कि उसका टेस्ट खत्म हो गया अब। टेस्ट खत्म पंजाबी हम जाते हैं सारे, लोगों को लगने लगा कि भाई बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, हाँ। बड़ी बड़ी चीज़ें, यही बड़ी चीज़ नहीं है ना, हाँ, बड़ी है ही नहीं। है नहीं वो। पंजाबी कनाडा जाते हैं सारे यही कहते हैं, जो गांव में पिंड में होता है यही कहते हैं कि भाई सब मिलन सारे सब मिल रहे हैं। उधर जाके कहते हैं कि सब अपनी अपनी लाइफ में कोई मिलता जुलता है, कोई दिखता ही नहीं तो है ये है ना, वो उनको डिफरेंट एक नज़र आता है। क्योंकि देखो एक जो बच्चा है नॉर्मली अगर यहाँ से पंजाब से कनाडा जा रहा है, वो 12th करी है भाई उसने, वो शायद दिल्ली भी कभी ना गया हो, ठीक है, तो उसने देखा गांव का माहौल बढ़िया, बहुत बढ़िया, कि लोग मिलनसार है। अब एकदम से यार भाई वहाँ वो सिटीज़ में पहुँच जाता है, अरे वहाँ कोई बात ही नहीं कर रहा उससे, तो वो बेचारा डिप्रेस्ड हो जाता है। एक बच्चा होता है तो कई बार कुछ केसेस आते हैं बच्चे सुसाइड करते हैं, वो इसीलिए करते हैं भाई, वो डिप्रेस्ड हो जाते हैं। वो कहता है यार कि ये कैसे हो गया भाई, मैंने 12th करी थी तब तक तो सब सही था, यहाँ लोग कैसे हैं भाई, कोई बात ही नहीं करना चाहता। लेकिन वहाँ के हिसाब से वो नॉर्मल है। अब जो वहाँ पे 5-10 साल रह लेता है उसे पता चल जाता है भाई ये तो नॉर्मल चीज़ है। बट अकेलापन पता है मेरे ख्याल से जो आपके सोशल प्लेटफॉर्म्स है ना, वो चल भी इसी वजह से रहे हैं। हाँ, सोशल प्लेटफॉर्म्स की वजह से भी हम अकेले हो रहे हैं, अकेले हो और वो उसका सोल्यूशन भी निकल के आ रहा है, जो गलत चीज़ है। अच्छा आप ये जो पॉडकास्ट चलो हम कर रहे हैं, पॉडकास्ट एक अच्छी चीज़ आई है पता है सोशल मीडिया पे। हाँ। कोई किसी का व्लॉग्स भी एक अच्छी चीज़ है। अब मान लो जैसे मैं व्लॉग बनाता हूँ ना, मेरे को कमेंट्स आते हैं कि आप व्लॉग बना रहे हो ना यार, हमको लगता है हम भी उसी जगह पे घूम के आ गए, हमको ऐसा लगता है कि हम आपसे बात कर ली, हमने बात करी, हम आपसे पिछले आधे घंटे से बात कर रहे थे, है ना। तो आपने हमको घुमा दिया और कह रहे हैं हमको 30 मिनट में ऐसा लगा कि यार हम सुबह से, जैसे आप उठे सुबह खाना खाया, हमको भी लगा कि हमने 3 बार खाना खा लिया और सुबह से शाम हो गई, 30 मिनट में ही आपके साथ घूम लिए। तो भाई डिप्रेशन खत्म हुआ ना। पॉडकास्ट में भी अब हमने दुनिया जान की बातें कर ली, किसी ने 1-1.5 घंटा अपना दिया, है ना, तो उसका बहुत रिलीज हुआ होगा कि हाँ यार बड़ा अच्छा लगा, उसे मजा आ गया, कि उसको यार लगा बातें होगा कर ली। बीच में बैठ के बात अच्छी कर रहा हूँ चीज़ मैं है। भी। अब सोशल मीडिया क्यों खराब हो रहा है, जब वो 30-30 सेकंड वाली रील और शॉर्ट, क्योंकि पेशेंस खत्म हो रहा है भाई, हम देखना ही नहीं चाहते भाई। अरे आजकल ऐसा कि 30 सेकंड की रील भी कोई पूरी नहीं देख रहा, 10 सेकंड अच्छी नहीं लगी चल अगली। मैं खुद ऐसा करने आपने लग बच्चे, जाता हूँ। तूने भी नोटिस किया होगा जो आजकल के बच्चे हैं वो बस 2-3 साल के होते हैं, ऐसे ऐसे तो ऐसे भाई वो ऐसे, आगे जाके पता उनके नहीं दिमाग लगता पे क्या। फर्क पड़ेगा ना। बहुत बहुत। तो ये सारी चीजें हैं कि भाई सोशल मीडिया भी बात सही है, चल इसलिए रहा कि लोग अकेले हैं, हाँ। ठीक है अकेले हो, लेकिन वहाँ पे ऐसी चीजें देखो जिससे आपको लगे कि नहीं यार आपने कुछ सीखा है, या आपके दिमाग में कुछ, देखो अच्छी चीज़ दिमाग में कोई आएगी तो बुरी अपने आप बाहर जाएगी। अब अगर आप उसको बाहर जाने नहीं दे रहे हो भाई, वही घर करके बैठी है, इंसान है तो ऐसे ही। बिल्कुल। मैं पीछे बीमार हो गया था तो उसके मेरे को क्या हुआ, मेरे पैनक्रियाटाइटिस हुआ था, तो उसके बाद क्या हुआ कि मेरे को ऐसा लगने लग गया कि भाई मेरे को तो पेन हो रहा है, हालांकि हो नहीं रहा था, दिमाग में बैठ गया ना कि पेन हो रहा है। मेंटल तरीके से अब जब तक मेरी भाई 3-4 बार रिपोर्ट सही नहीं आई ना, तब तक मेरा वहम ही नहीं निकला। हाँ। फिर दिमाग में आ गया, रिपोर्ट सही आ गया, अच्छा अब सही है, फिर फील होना बंद हो गया। मुझे ना एक चीज़ लगती है कि एज ए ह्यूमन साइकोलॉजी के अंदर भी, कि जैसे अब आप जैसे गांव में होता है, बंदा कहता है यार मैं ना, जैसे आपका कोई मतलब आपके पेरेंट्स हैं तो वो फार्मिंग करते हैं, तो पेरेंट्स कहते हैं बच्चों को कि यार हम तो ज़िंदगी निकाल दी फार्मिंग करते करते, मैं चाहता हूँ हमारे बच्चे अब शहर जाके रहें और अपना बढ़िया करें। वो शहर जाते हैं, शहर जाके वो जॉब करते हैं, वो कहते हैं यार गाँव बढ़िया था। अब आप देखो गांव वाले बंदे, आज तो नहीं लगाता बट आप 10 साल पहले आ जाओ, गांव वाले बंदे हैं जो जितने भी गांव में रहते हैं या फिर पिंड में रहते हैं, तो उनका कहना था कि यार वो स्टेटस लगाते थे कि यार हम मुझे ना शहर जाना, शहर की मजा ही अलग है। शहर वाले लगाते हैं कि पिंड कितना बढ़िया था, बढ़िया था। वो है ना जो हमारे पास है ना, हमें लगता है कि यार वो तो एक वांट नहीं खत्म होते इंसान की। वो जैसे ओशो का एक वो आता है कि जो मिल गया वो खत्म हो गया, इंसान के लिए वो खत्म हो गया, वो उसकी वैल्यू नहीं रहती उसके। एग्जैक्टली। जो आपको जो नहीं मिला तब तक आपको उसकी वो वैल्यू रहेगी कि हाँ यार ये चीज़ मेरे पास होनी चाहिए, है ना। बिल्कुल। तो सेम ऐसा ही है। अब जैसे आपने स्टार्टिंग में पूछा था कि आप इतनी कंट्रीज घूमते हो, ये सब वो सब नॉर्मल हो पता गया, नहीं मेरे को नॉर्मल लगने लग गया। हालांकि मैं चाहता नहीं कि मेरे को नॉर्मल लगे, मैं चाहता हूँ कि भाई हाँ स्पेशल एक्साइटमेंट है, मेरे को थोड़ा स्पेशल खुद फील होना चाहिए। अरे मैंने 70 कंट्री घूम रखी है यार, मेरे को लगे कि मैं 100 कंट्री घूम रखी है, ऐसा होना चाहिए। पर वो अंदर से वो चीज़ वैसी फील नहीं होती। मैं चाह कर भी उस चीज़ को ना, उस चीज़ का थोड़ा सा, चलो वैसे तो नहीं करना चाहिए भाई, घमंड या वो कुछ चीज़ नहीं करनी चाहिए, नहीं होना चाहिए, मैं चाह कर भी नहीं कर पाता भाई, उससे चाह कर भी नहीं होता। मेरे को ऐसा लगे कि नॉर्मल चीज़ है, क्या करूं भाई, नॉर्मल है फिर क्या हो गया भाई, मैंने चीज़ और भी देखी है, और भी घूम लेगा। बट ना ये चीज़ हर जगह आप जो कह रहे हो ना, इसको थोड़ा सा हम डीपली देखें, ये चीज़ हर जगह पे अप्लाई होती है कि जो बंदा गरीब है या जो मिडिल क्लास है, उसको लगता है कि सारे सुख दुनिया के अमीर के पास है, अमीर बंदे के पास,
अमीर बंदे के लिए अब अमीरी नॉर्मल हो चुकी है। हाँ, वो बड़ी गाड़ी में घूम रहा है, बड़े घर में रह रहा है, बट उसको लगता है कि यार ये नॉर्मल हो चुका है, मुझे कुछ और करना अरे पड़ेगा। उसको ये भी लगता है कि भाई जो बंदे के पास नहीं पैसे हैं, जो सिर्फ अपना नॉर्मल वो ज्यादा खुश है, वो ज्यादा खुश है। तो बात भी सच है। फैमिली के साथ रह अरे रहा है वो आपने एक सब। चीज मैं बात बताऊं आपको, एक मैं नॉर्मल सी बात बताता हूँ भाई। देखो डार्क सर्कल बंदे के पता है कब आते हैं? जब वो बहुत काम करने लग जाता है। हाँ। बहुत काम करता है, रात को कम सोता है, अमीर तो है वो। ज्यादातर अमीर लोगों के डार्क सर्कल मिलेंगे आपको 99.9%। नहीं आजकल उल्टा हो गया, लेकिन आजकल क्या है कि आजकल मिडिल क्लास को काम भी ज्यादा कर रहे हैं, पेमेंट भी कम मिल रही है। नहीं मिडिल क्लास तो वही आ गया ना। Basically, middle अमीर class तो- middle class वाले हाँ अमीर। मिडिल, मैं अपर में, अरे वो middle अमीर class तो वाले अमीर। अलग हो गया ना। मैं अपर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास की बात हाँ कर रहा उनकी हूँ। तो हालत टाइट है फिलहाल। हाँ जो जॉब वाले, मतलब अरे भाई जो जॉब बंदा कर रहा है, जिसकी अच्छी खासी सैलरी है भाई, 2-2.5 लाख रुपए महीने के कमा रहा है, तो इंडिया में उसको हम अमीर कह देते हैं। वैसे वो एक नॉर्मल मिडिल क्लास में आता है, हम उसे कहते हैं, ठीक है, या अपर मिडिल क्लास कह देते हैं। अपर मिडिल क्लास कह सकते किसी की 1 लाख सैलरी है उसको भी हम अमीर कह देते हैं, लेकिन वो मिडिल क्लास में आता है। मैं उनकी बात कर रहा हूँ। जो बंदा नॉर्मल है ना भाई, नॉर्मल काम कर रहा है, मजदूरी कर रहा है भाई, वो नहीं मिला। क्योंकि भाई देखो वो मेहनत कर रहा है शारीरिक, उसका शरीर थोड़ा फिट रह रहा है, चाहे वो मेहनत ज्यादा करे, पैसे कम मिल रहे हैं, रात को चैन की नींद सोएगा और खाना खाएगा, जो चैन नहीं सो जाएगा। हाँ, जो बंदा भाई सारा दिन उस पे काम कर रहा है, जंक फूड खा रहा है ना, तो भाई उसकी टेंशन्स ज़्यादा हैं, उसे नींद भी कम आएगी, क्योंकि दिमाग में वो चीज़ चल रही है ना। कि शरीर नहीं थका, लेकिन दिमाग थक गया उसका। तो ये चीज़ हो रही है कि बात सही भी है, लेकिन बात वही है कि जो वो गरीब है, मजदूरी कर रहा है, वो चाहता है भाई मैं अमीर बनूं, मैं भी बड़ी गाड़ी में घूमूं भाई, मेरे पास भी गाड़ी होनी चाहिए भाई, मेरे पास भी अच्छा और फोन अमीर होना लोग पता चाहिए। क्या चाहते हैं आजकल? हाँ। एक दिन 24 घंटे आराम के, वो नहीं मिलते उनको। वो नहीं मिलते। नहीं मिलते, उनके लिए अरे वो अनमोल है। इतने कमेंट्स आते हैं मेरे को कि भाई जो आप लाइफ जी रहे हो ना, वो हमारी ड्रीम लाइफ थी, अब तो हम उस ड्रीम को भी भूल चुके हैं, कि हम इस चीज़ में फंस चुके हैं। और भाई लोगों के पास पैसे की कमी नहीं है। नहीं अब नहीं है। इंडिया में लोगों के पास पैसे की कमी नहीं है, मैं सच बता रहा हूँ। टाइम की कमी है। टाइम नहीं है, लेकिन मैंने ये भी चीज़ देखी है कि ना, मुंबई और बेंगलोर और दिल्ली छोड़ दो, पर जैसे डेवलप्ड शहर चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ में बहुत अमीर लोग रहते हैं, मुझे ही पता है, सबको ही पता है, सबको पता है, जो बड़ी 8-8 कनाल 4 कनाल की कोठियाँ हैं। पर अगर आप गांव में जाओगे ना, गांव में उनसे बड़े लोग रहते हैं, तो उनसे ज़्यादा सिंपल लाइफ जी रहे हैं। हाँ मैंने चीज़ देखी है। सही बात है। मतलब वो फिर भी सिंपल लाइफ जी रहे हैं, उनके पास कुछ नहीं है, चाहे या अपना खुद का बनाया हुआ खुद का है, बट इतना ज़्यादा है, और फिर भी सिंपल लाइफ जी रहे हैं वो। जी रहे, सही बात है। बट वही है कि भाई अब अमीर बंदे के पास टाइम नहीं है, और थोड़ा लाइफ बन भी ऐसा चुका है कि भाई वो रह भी नहीं सकता सिंपल। अब चंडीगढ़ में कोई बंदे के पास 3-4 कनाल की कोठी है, उसके पड़ोसी के पास, अब जैसा वो पड़ोसी रह रहा है ना, अगर वो ज़्यादा सिंपल रहना शुरू कर देगा ना, तो वो थोड़ा लो फील करेगा। उसकी सराउंडिंग में उसकी बात वैसे देगी। अच्छा अब आपने एक चीज़ नोट करी, जैसे देखो जब बंदा नॉर्मल होता है ना, चलो मैं तो इस चीज़ से निकला हूँ कि भाई नॉर्मल हमने धीरे धीरे अपनी चीज़ शुरू करी है ना। अब आपका फ्रेंड सर्कल वैसा होता है, तो आपका फ्रेंड सर्कल भी तो भाई आपके साथ साथ बढ़ रहा है ना। हाँ है ना। चलो नए फ्रेंड की बात ही बात, ऐसा नहीं कि भाई पुराने फ्रेंड छूट गए, भाई पुराने फ्रेंड भी तो कुछ काम कर रहे हैं ना, वो भी तो आपके वहाँ आ रहे हैं। तो आपका फ्रेंड सर्कल भी वैसा होना शुरू हो जाएगा, आपको ऐसा ही लगता रहेगा कि नहीं यार अभी मेरे को ये चीज़ भी चाहिए, मेरे पास ये चीज़ की कमी है। हाँ, अब वो जो जितने लोगों 4 से कनाल की मिलते हो कोठी आप। में रह रहे हैं ना भाई, तो अगर किसी के पास एस क्लास है ना, तो क्या पता दूसरे के पास रॉल्स हो। यार मैं थोड़ा लो फील कर रहा हूँ यार, है ना, मेरे को भी चाहिए है ना, है ना। तो बात ये है, अब वो कहेगा अच्छा यार इसके पास तो सिंपल एस क्लास है, मे बैक है उसके पास, है ना, तो यार मेरे को भी लानी चाहिए ना। या कहेगा अच्छा यार हमारे पास तो है, उसने अपने बेटे को ना 5 सीरीज दिला दी है ना, तो हमारे बेटे के पास नहीं है, उसको भी 5 सीरीज दिलाते हैं। तो मतलब कंपटीशन में लोगों कंपटीशन खत्म नहीं तो भाई होगा। खत्म, कंपटीशन अंबानी का खत्म नहीं हुआ भाई। अंबानी भी सोच रहा होगा यार ये एलन मस्क कैसे नीचे आएगा मेरे से। वही तो। अच्छा एक चीज़ बताना, मैंने आपके एक वीडियो में सुना था, आपका मेजर लाइफ का गोल है कि कोई भी इंसान पंजाब से या पंजाबी बोलता हो, वो सर्च करे कोई भी दुनिया में कंट्री जो यूएन रिकग्नाइज करता है, कोई भी कंट्री सर्च करे, उसको एक वीडियो मिले ही मिले पंजाबी में, ताकि वो पूरा देश देख पाए। वो आपका मेजर लाइफ गोल है, थोड़ा उसके बारे में हाँ ये मैंने देखो, मेरा है कि मैं दुनिया की हर कंट्री घूमूं, 197 कंट्री जो आज तक हैं यूनाइटेड नेशन के हिसाब से। कल को वो ज़्यादा हो कम हो वो कह नहीं सकते। वैसे तो 193 है और पूरे मेंबर्स, लेकिन 4 मेंबर्स ऐसे हैं जिनको यूएन पूरी तरह से रिकॉग्नाइज नहीं करता, लेकिन उनको बैठने की आज़ादी है वहाँ पे, यूएन में बैठते हैं वो। सो 197 है वो घूमना, और दुनिया के 7 कॉन्टिनेंट घूमना, जिसमें कि 6 मेरे हो चुके हैं, इंक्लूडिंग अंटार्कटिका में घूम चुका हूँ। हाँ। ऑस्ट्रेलिया मेरा रह रहा था, वो भी मैं जाने ओशनिया वाला रहता था है आपका। हाँ ओशिनिया में जाने वाला था, बट वो थोड़ा दिक्कत हो गई थी एक मेरे किसी और वीज़ा की, ऑस्ट्रेलियन वीज़ा था मेरे पास, होते हुए मैं जा नहीं पाया। तो सबसे मेन तो है कि मेरे को 7 कॉन्टिनेंट घूमना, सारी कंट्रीज़ घूमना,
और हर एक देश में जाकर एक वीडियो बनाना, चाहे एक ही बनाऊँ, मैं 10 दिन रहूँ, मैं कई कुछ कंट्री में बहुत दिन रहा, मैं मैक्सिको में ना 20-22 दिन था, वीडियो मैंने 7-8 बनाई। तो एक ऐसी वीडियो यूट्यूब पे या किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पे पड़ी हो कि जो पंजाबी में हो। हाँ, अभी तक कोई ऐसा, वैसे हिंदी में भी कोई ऐसा व्लॉगर नहीं है अब तक कि किसी की वीडियो हर कंट्री में हो। लेकिन हो जाएंगी, वो नॉर्मल सी बात है, मेरा ही कोई दोस्त तो कर देगा थ्रू आउट टाइम हो जाएंगे और हो जाएंगी थोड़े टाइम तक, क्योंकि 120-30 कंट्री पे कोई होगा, मैं अभी जैसे 70 कंट्री पे हूँ। तो मेरा एक ये गोल है कि हाँ भाई, कोई बंदा वो खोले पंजाबी में, उसको हर कंट्री की वीडियो मिले जो बंदे ने जाके बनाई हो। ऐसे तो मैं किसी की वीडियो उठा के ना बोल दूंगा, कुछ वीडियोज़ ऐसी होती हैं, जैसे अपने नॉर्थ कोरिया चाइना के बारे में या कुछ और कंट्रीज़ के बारे में, जैसे रशिया यूक्रेन के बारे में हम यहाँ बैठे जो सुन रहे हैं ना, लेकिन अगर अब वहाँ ग्राउंड रियलिटी जाके देखो तो आपको डिफरेंट चीज़ें नज़र आएंगी। मैं सीरिया जा चुका हूँ, ये सारे देशों में जा चुका हूँ जहाँ लोग डरते हैं भाई कि और इन देशों में कैसे है ना, लेकिन थोड़ी ग्राउंड रियलिटी कुछ अलग नज़र आती है। सीरिया के बारे में आपने सुना होगा कि भाई बहुत खतरनाक है, लेकिन मैं कहता हूँ भाई खतरनाक से ज़्यादा वहाँ पे अत्याचार बहुत ज़्यादा हुआ है। कोई एक ऐसी छत नहीं है भाई जो छत के ऊपर बम गोला ना गिराया हो। मतलब अगर खेत के अंदर एक छोटा सा घर है ना, खेत वाला, जैसे हम पंजाबी में खेत वाला कोठा कहते हैं, जैसे मोटर वाला होता है भाई, उसकी भी छत उड़ाई है उन्होंने। तो आप सोच लो, ये चीज़ें कभी हमको पता भी नहीं थी। हमको तो था कि हाँ सीरिया खतरनाक है, लड़ाई चल रही है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये कहती है और भी बदतर है, और भी गंदी है। और कुछ देशों की ऐसा कि भाई जो हमने सुन रखा होता है उसके बिल्कुल ही ऑपोजिट है, अच्छी ऐसा होता ही नहीं भाई। जैसे नॉर्थ कोरिया में बोल देते हैं कि भाई वहाँ पे ये रूल है कि वहाँ पे ऐसे बाल नहीं कटवाने, वहाँ लड़कियों को ऐसे कपड़े नहीं पहनने, ये नहीं करना, वो नहीं करना। मेरे 1-2 दोस्त जा चुके हैं, मेरे को जाना था तब वो बंद हो गया था, अभी तक वो बंद ही है। पूछना था, प्लान है आपका नॉर्थ कोरिया जाने का? बट अभी वो खुला नहीं है टूरिज्म के लिए, अभी ओपन नहीं है, पिछले 5 साल से बंद है। अच्छा। तो अब भाई वहाँ पे ऐसा भी कुछ नहीं है, मतलब इतना भी कुछ नहीं है, लोग रह रहे हैं वहाँ पे, फोन्स भी यूज़ करते हैं लोग, सब होता है, बट वो उनका अपना ही है। मतलब उनके जो फ़ोन है ना वो तो चाइना में भी है। चाइना में भी आप देखो, किसी ने बताया था कि चाइना में आपका नेटफ्लिक्स जो यहाँ पे वो उनका खुद का ऐप है। हाँ, खुद का ऐप है। अब ये चीज़ अलग है ना उनका, बिली। अरे मैं चाइना में, इंडिया से ज़्यादा मैं चाइना में फेमस हूँ। मेरी वीडियो पे चाइना में 200 मिलियन व्यूज़ हैं। हाँ, क्योंकि वहाँ कोई सरदार गया नहीं था, उन्होंने मेरी वीडियो उठाई, डब करी भाई, पंजाबी से चाइनीज में डब करी, इनकी वीडियो डाल दिया, डब करके अपने जो इतनी पे डाल दी। अरे भाई मैं चाइना के एक रेलवे स्टेशन बैठा, एक बंदा आया, कहता ये दिखा, अरे मैंने देखा तेरे को, तू है ना ये? मैंने कहा हाँ। पता क्या बोल रहा है? अरे मैंने कहा हाँ भाई, चला गया, बोल के भाग गया, रुका भी नहीं बंदा की फोटो ले लो भाई, भाग गया। मैंने कहा यार ये क्या। चाइना में लोग मेरे को बहुत जानते हैं, मेरे दोस्त रहते हैं ना जो, वो कहते हैं भाई तेरी वीडियो इतनी वायरल है चाइना में, हम जब भी खोलते हैं तेरी वीडियो आ रही होती है आगे। उनका टिकटॉक भी अलग है, हाँ, हर ऐप अलग है उनका। तौहीन कहते हैं वो, तौहीन टिकटॉक को उनका मैंने देखा था एक बारी, तौहीन कहते हैं उनका ना हर ऐप खुद उसकी सेम चीज कॉपी, सेम सर्विस की कॉपी खुद की है। यूट्यूब है ना जैसे हमारा, उनका बिली है, बिली है, तो वो बिली बहुत उधर व्हाट्सएप का वीचैट है मेरे ख्याल से, वीचैट है, वो इंडिया में भी आया था एक बार, फिर बंद कर दिया। हाँ, मैंने डाउनलोड किया था। तो जैसे हमारा पेटीएम है, उनका अली पे है। हाँ, अली पे है, बिल्कुल। एक और चीज बताऊं आपको, मैं सब दुबई आते हैं ना, दुबई में सब कुछ और भी है, बट दुबई में कोई भी जनरल सर्विस नहीं मिलेगी आपको। दुबई में एक ऐप है, एक सिंगुलर ऐप है, उसके ऊपर ही आपका जो जोमेटो काम करते हैं यहाँ पे, वो वाला काम मुझे पता है, हरे रंग की थीम है पूरी उसकी, तो मुझे भी आपका नाम नहीं याद है। उनकी करीम है, आई थिंक सो। करीम तो अलग है, एक और है उनकी, एक और ऐप है, मतलब वो फॉर एवरीथिंग है, उसमें हर चीज होती है आपकी। आपको कुछ खाना ऑर्डर करना है, आपको वो सामान ऑर्डर करना है, आपको टीवी कंप्लीटली गवर्नमेंट कंट्रोल। अच्छा, एक वो भी आप मैंने देखा है, पेट्रोल पंप आपके पास आ जाता है, मोबाइल होता है, वो तो सेपरेट चीज है। अच्छा, बट एक जैसे यूटिलिटी ऐप होती है ना, कैब बुलानी है, गाड़ी बुलानी है, कुछ भी करना है, वो एक सिंगुलर ऐप बना रखी है हर चीज के लिए। इंडिया में भी ट्राई किया था, बट इंडिया का प्राइवेट कंपनी थी, वो चला नहीं था बिल्कुल भी। बेसिकली चीज है ना कि हमारा जो रेवेन्यू है, जो सब चीजें जनरेट होता है, वो फॉरेन फ्लो कर रहा है। दुबई वाला सारा रेवेन्यू खुद कमा रहे हैं उस चीज का। वही तो वो कोई सही चीज है। ये चीज़ तो है खैर, मतलब कि हर चीज़ इन्होंने ना जैसे वो कर रखी है कि हाँ भाई, हर किसी ने, जैसे चाइना ने अपनी सारी चीज़ें बना रखी है भाई, कोई ऐसी चीज़ आप मुंह से निकालो कि जो हम करते हैं ना, वो सब उनकी फेसबुक की तरह भी एक अलग साइट है, और सेम चीजें लिस्ट होती है वहाँ पे। मैं ये रहा था, देख हमारे पास जो मूवीज है नेटफ्लिक्स पे या प्राइम पे, वो सेम वहाँ पे भी हैं और ऑफिशियली लिस्टेड कंपनी से हैं। अरे जो चीज़ें जो हम वीडियोस देखते हैं फेसबुक पे देख के खुश होते हैं, अरे ये चाइनीज ऐसी ये कहाँ से आ रही है भाई, वो तो नहीं डाल रहे, वो अपनी उन ऐप्स पे डालते हैं, इंडिया वाले वीपीएन लगा के वहां से डाउनलोड करते हैं, बहुत डालते हैं, और लोग चाइनीज ड्रामा बहुत इंडिया में आता है। हाँ,
तो कहने का मतलब ये है कि भाई लाइफ उनकी वैसे ही चल रही है, चाहे उनके यहाँ सब चीज़ें बैंड हैं लेकिन वैसे ही चल रही है ना। बट ऐसा नहीं कि उन्होंने बैन करके कुछ दिया नहीं, उन्होंने बैन करके अपनी अलग बना ली। तो लेकिन नॉर्थ कोरिया में ऐसा नहीं है, थोड़ा सा मतलब देखो वो तो अलग ही सिस्टम है तो है भाई डिक्टेटर वहाँ पे क्या चल रहा है कि भाई उनके फ़ोन्स अलग हैं, कुछ ऐसा उनके अंदर 2G इंटरनेट चलता है, लेकिन वो इंटरनेट पे वही साइटें खुलती हैं जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड है। हाँ। तो जैसे वो मूवीज़ देख लेते हैं, गाने सुन लेते हैं, फिर भाई वहाँ मेट्रो वेट्रो भी चल रही है, सब चल रहा है। अच्छा, तो मतलब लिमिटेड चीज़ें हैं। एक चीज़ पूछनी थी आपसे मैंने, जैसे यहाँ पे तो टिकटॉक इंस्टाग्राम पे कुछ भी गंद बकवास सब चलता है, लाइक जो नहीं चलना चाहिए, एक जो एक्चुअली बैन हो जाना चाहिए, हालांकि चल रहा है, फ्रीडम ऑफ कंट्री के नाम पे चल रहा है, जो नहीं होना चाहिए। आई थिंक चाइना में ये चीज़ है कि देखा जाए, अगर एक बच्चा है जो 2-3 साल का है, 5-6 साल का है, उसके हाथ में फ़ोन दे दो और उस गलत देख ले तो उसको बहुत सारी चीज़ें पहले पता चल जाएंगी अपनी एज से। आई थिंक सो कि चाइना में कंट्रोल्ड है ना ये, चाइना में कंट्रोल है, चाइना में आई थिंक सो बच्चे क्या देखेंगे और उनकी एस्पिरेशन क्या अगर होएगी, वो कोई दिखा रहा है उनका माँ बाप तो उन पे एक्शन होता है। तभी मेरे ख्याल से चाइना ना इतनी अच्छी है क्योंकि वो अपने बच्चों पे ध्यान देती है। लाइक नई जनरेशन यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, देखो अगर किसी आप बोल भी दोगे ना किसी को कि भाई ये बच्चों को क्या दिखा रहे हो, तो अगला बोलेगा मेरा बच्चा मैं जो मर्जी दिखाऊं। वही नहीं होना चाहिए ये। अब है क्या सिस्टम, आज़ादी अच्छी चीज़ है, हाँ, लेकिन आज़ादी के मीनिंग्स इंडिया में खासकर गलत बना लिए। ये वेस्ट से आया और ये वेस्ट से आया और वेस्ट से आया। और वहाँ पे भी बहुत देश हैं उनको लगता है कि भाई कपड़े उतार दो वो आज़ादी है। हाँ। भाई फिर कपड़े बनाए क्यों? मत ही पहनो फिर तो। भाई आदिवासी घूम रहे थे ना, आदिवासी पत्ते पहन के घूम रहे थे, तो आज़ादी थी भाई, आज़ादी थी, कुछ नहीं था, लॉ वॉ कुछ नहीं था भाई। देखो अगर ऐसे तो हम अगर किसी चीज़ को हम गुलामी बोलना चाहें तो भाई वो गुलामी तो हम लॉ को भी बोल सकते हैं ना कि भाई देखो हम इंडिया में रह रहे हैं, इंडिया के लॉ के अकॉर्डिंग हमको चीज़ें करनी पड़ेंगी। अब कुछ चीज़ें ऐसी होंगी आपको लगता होगा कि नहीं यार लॉ के अकॉर्डिंग मैं चीज़ कर नहीं सकता, लेकिन यार मेरे को करनी चाहिए, है ना। लेकिन अगर नहीं कर सकता तो इलीगल है इंडिया के हिसाब से, तो आपको लगेगा यार ये तो गुलामी सी लग रही है, लेकिन भाई फिर भी आपको वैसे ही करना पड़ेगा क्योंकि आपको अगर लॉ है। तो ऐसे ही भाई जिंदगी के भी कुछ लॉ बनाए हुए हैं कि लोगों ने कुछ सोच समझ के कपड़े बनाए भाई, हाँ, मतलब और चीजें बनाई। ये क्या मतलब है कि भाई मेरी मर्जी, मैं जो मर्जी करूं। मतलब देखो एक होता है कि आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी ठीक है, बट आई थिंक कुछ चीजें होती है जो हर किसी के ऊपर लागू होनी चाहिए। आई थिंक वो हो जितनी ज्यादा वो होगी। एज लिमिट बना दो भाई, एज लिमिट के अलावा नहीं, कुछ एज लिमिट के अलावा ना कि इस चीज को बनाने का मतलब ही नहीं बनता आपका, इसको कोई रीजन ही नहीं है। कुछ वही तो मैं कह रहा हूँ, जिंदगी जीने के लिए कुछ तो रूल है। चलो भगवान का हम नाम नहीं लेते भाई, छोड़ दो कि भगवान का नाम लो तो कुछ लोग कहते हैं हम तो भगवान को ही नहीं मानते। चलो क्या कर सकते तुम हैं कॉमन नॉर्मल लॉ पे आ जाओ भाई। एक लॉ कहता है कि भाई तुम बिल्कुल कपड़े उतार के नहीं घूम सकते, तुम पे कार्रवाई हो जाएगी, ठीक है। तो लेकिन तुम उसकी जो लॉ की एक लिमिट है ना, उस लिमिट के पूरे दरवाजे तक चले जाते हो। तुम कहते हो ठीक है लॉ कहता है कि बिल्कुल कपड़े नहीं उतार सकते, लेकिन भाई मैं कच्छा पहन के घूमूंगा, ना के बराबर ना के बराबर पहनूंगा कि बस लॉ से मेरे को खतरा ना हो, बाकी सब ओके हो। तो इसका मतलब तो वो हो गया ना कि भाई लॉ क्या कहे, लॉ भी एक लॉ के ऊपर लॉ ये बनाए कि अगर भाई तू मेरे दरवाजे पे भी आ गया ना तो तब भी तेरे को लोग निकाल। मेरे ख्याल से ना इसके अंदर हमें ना रूल से पता क्या होगा, बस इंडिया में कुछ भी रूल डाल लो आप, कुछ नहीं होने वाला। मेरे ख्याल से एक जो चीज़ है ना इंडिया में काम करती है वो है नैरेटिव फ्लो करना। बिल्कुल, अगर आपने नैरेटिव फ्लो करा दिया ना कि आज से आपको अपने धर्म के साथ जीना पड़ेगा, आपको आज से अपने लाइक पता है इंडिया में ना, स्पेसिफिकली इंडिया में नहीं, बहुत जगह भी चीज़ होती है कि वट एवर इज सेड कि मतलब जो भी जिस चीज़ को भी आप दिखाते हो ना कि ये कूल चीज़ है, कूल लोग ये चीज़ कर रहे हैं, अब उस तरफ जाते हो। जैसे बॉलीवुड में है, बॉलीवुड में जब आपने लाइक एक टाइम था बॉलीवुड में कुछ नहीं था, धीरे धीरे गंदगी आनी शुरू हुई, आपने गंदगी को कूल दिखाया कि यार ये तो कूल लग रहा है बहुत ज़्यादा। तो आजकल इतनी आ चुकी है भाई, इतनी सीरीज में शरेआम गालियां, अरे ये स्टैंड अप कॉमेडी हो रही है इसके नाम पे गालियां, मतलब भाई वो चीज़ कूल दिखा रहे हो ना, हंस रहे हैं, आप कूल दिखा रहे हो उस चीज़ को, ये सही कह रहे हो। बेसिकली अगर ज्यादा लोग एक चीज को, ये है फिटिंग इन सोसाइटी बेसिकली, आउटरेजियस चीज को ज्यादा लोग बोले ना तो लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। भाई मैं स्टार्टिंग में बता दिया था ना आपको कि इंडिया में एक की हो सोशल मीडिया पे कमेंट को लोग इतना सीरियस लेते हैं, उनको लगता है हम कूल लग रहे हैं। ज़्यादातर इंडिया में कमेंट्स इसीलिए किए जाते हैं, मेरा कमेंट सबसे ज़्यादा कूल लगेगा, ज़्यादा लाइक्स आएंगे, उसी में खुश हो रहे हैं लोग, है ना। सेम वैसे वो जो मैंने बताया कि मेरे दोस्त की वाइफ के साथ हुआ, वो एक कमेंट से उठी हुई बात, लोगों को ऐसा लगने लगा कि अगर ये हम बोलेंगे तो ये कूल लगेगा। एक वुमेन की एक पर्टिकुलर शब्द बोल के हम डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो लोगों को लगने लगा कि भाई ये तो हम कूल लग रहे हैं। इंडिया में ज़्यादा ये चीज़ फ्लो हुई है ना, दिक्कत वही है। तो लोग कूल बनने के चक्कर में ना शायद कहीं ना कहीं कूल और फिटिंग इन सोसाइटी, रिस्पेक्ट भूल रहे हैं। रिस्पेक्ट से ज़्यादा ना अपनी और दूसरे की भी भूल रहे हैं वो। हाँ, एक चीज़ देखो, जो चीज़ इंसान के लिए खराब है, लाइक नशे दारू सब खराब है, सबको पता है, वाइडली नोन एक्सेप्टेड है, बट वही चीज़ आपकी लाइफ शुरू होते ही स्कूल में मिल रही है आपको, कॉलेज में मिल रही है आपको, तो वहाँ जाके उल्टा आपको सर्वनाश हो जाएगा आपका, तो पूरी खत्म हो जाएगा आप तो पूरी। लाइक मैं कितने लोगों को जानता हूँ, मेरे ही दोस्त हैं कुछ तो, कि मतलब
आपकी लाइफ अभी शुरू भी नहीं हुई, आप नशे भी कर रहे हो, दारू भी पी रहे हो, आप उल्टे सीधे काम भी कर रहे हो, आपको उसमें पता है क्या, बस आप ना एक कैटेगरी में फिट इन नहीं ट्राई कर रहे हो कि मैं उसमें फिट हो जाऊँ, मैं एक्सेप्टेड हो जाऊँ बाय सोसाइटी, बट उनको ये चीज़ नहीं पता कि जिस सोसाइटी में एक्सेप्ट हो रहे हो वो सोसाइटी ही बकवास है। बिल्कुल। अच्छा, ऐसा ही होता है। अभी इस ट्रैवलिंग पे आता हूँ मैं, इसी चीज़ में लेके अच्छी चीज़ मेरे दिमाग में आई है कि मैं कई बार सोचता हूँ, देखो ट्रैवलिंग अलग अलग तरीके से होती है। हाँ कोई बंदा साइकिल पे ट्रैवलिंग कर रहा है, वो साइकिलिस्ट है। अब वो जो साइकिल पे जो कर रहा है वो मैं नहीं कर पाऊंगा, जो मैं कर रहा हूँ वो साइकिल पे कभी नहीं कर पाएगा। मैं वर्ल्ड की सबसे कोल्डेस्ट प्लेस पे गया, भाई वो साइकिल लेके नहीं जा पाएगा कोई बंदा, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। समझ। चलो मैं सिर्फ ये एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, आगे मैं बात आऊँगा उसी क्लब वाली बात पे, ठीक है। अब वहाँ पे वो नहीं जा पाएगा। अब भाई मैं किसी जगह पे उतरा, मैं गया उस रोड से, मैं गया बाय कार बाय टैक्सी, मैं तो जल्दी निकल गया, लेकिन वो जा रहा धीरे धीरे भाई मजे लेते हुए, किसी गांव में रुक के, है ना, कोई छोटा झरना आ गया वहाँ भी रुक लिया। मेरा टैक्सी वाला नहीं रोकेगा, कहेगा भाई ये क्या 2-2 मिनट बाद रोक रहा है, उसका खुद का साइकिल है, कहीं रोके, वो अलग तरीके के मजे कर रहा है। बिल्कुल। तो वो अपनी चीज़ में परफेक्ट है, मैं अपनी में हूँ, ठीक है। जो वो कर सकता मैं नहीं कर सकता, जो मैं कर सकता हूँ वो नहीं कर सकता। अब सेम ऐसा हो गया कि भाई ये ट्रैवलिंग अलग अलग तरीके की, कोई बंदा लिफ्ट लेके घूम रहा है, हिचहाइकिंग कर रहा है, कुछ कर रहा है ना। अब उसमें भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि भाई हिचहाइकिंग आप कर रहे हो, आपको बेइज्जत भी होना पड़ेगा, जलील भी होना पड़ेगा, क्योंकि भाई कोई भी बंदा, कई बार लोग क्या करते हैं, गाड़ी रोक लेते हैं, जैसे आप पास में है वो गाड़ी भगा लेगा, मजे लेते हैं आपके। करते हैं भाई, ऐसी बहुत सारी वीडियो वायरल। हाँ, कुछ लोग आपको बिठा लेंगे और आपसे बातें करेंगे ऐसे ऐसे, अरे अच्छा इंडिया से भाई, आपको बिल्कुल नीचा फील करा देंगे, बिल्कुल मजे ले लेंगे, अच्छा तू ऐसे यूट्यूबर है, मतलब बिल्कुल अजीब कर देंगे भाई, ठीक है। तो हालांकि मैंने ऐसी करी नहीं, मेरे दोस्त है बताते रहते हैं ऐसे, और वीडियोस आती हैं आजकल, तो ठीक है भाई, पर मैं उसको गलत नहीं कह रहा, वो अपनी, पर वो इलीगल चीज़ होती है हिचहाइकिंग करना, तो चलो जो कर रहा है वो अपने एक्सपीरियंस के लिए कर रहा है, ठीक है भाई। हिचहाइकिंग में हाईजैकिंग हो सकती है बंदे की। हाँ भाई, होती है भाई बहुत सारी, वो जैसे डेंजरस वही चीज़ है। वही तो बंदा गायब हो अब जाए। भाई उससे अलावा जो कुछ लोग हैं भाई, वो कुछ लोग घूमते कैसे हैं, वो किसी कंट्री गए। अब मेरे को लोग बोलते हैं भाई तू किसी कंट्री जाता है ना, वहाँ का खाना तो खाना नहीं खाता, तूने कंट्री नहीं घूमी। अरे मैंने कहा भाई देख, मेरा मानना है, अब मैं यहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े ट्रैवलर्स और बुक्स को गलत साबित कर सकता हूँ। अब मैं बोलूँगा, क्या पता भाई लोग मेरे को गलत बोल दें। भाई जब तक आपके पेट के अंदर आपका मनपसंद का खाना नहीं गया ना, तब तक आपको घूमने का मज़ा ही नहीं आएगा। नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। खाली मैं तो पेट भाई घूमने इंडियन का कोई रेस्टोरेंट मजा जाता हूँ, जब तक कढ़ाई पनीर और रोटी ना खा लूँ ना, तब तक मेरे को मज़ा नहीं नहीं आता आता, मज़ा कि नहीं भाई आता। मैं कहाँ घूम रहा हूँ, ठीक है। मैं पहले जाके खाऊंगा, फिर मज़े से घूमूंगा, हाँ ठीक है। अब कुछ लोग बोलते हैं कि भाई तूने वहाँ का खाना नहीं ट्राई करा और तूने तो शायद मतलब बहुत चीज़ें मिस कर दी। मैंने कहा नहीं भाई ऐसा नहीं होता, मेरे को पता है कि वो क्या खाते हैं, बट मैं कई बार ट्राई कर लेता हूँ, वीडियो में चाहे नहीं करता, पर मेरे को वो टेस्टी नहीं लग रहा तो मैं क्यों खाऊं। और वैसे भी ना, मेरे को सब पता है कि भाई वो ये चीज़ खाते हैं। अब कुछ लोग घूमते भाई क्लब्स के लिए, वो जाते हैं, वो भाई एक जैसे कोई बैंकॉक में उतरा, कोई उतरा, वो जाएंगे, वो वहाँ की नाइट लाइफ देखेंगे, सिर्फ वो दिन में सोएंगे भाई हॉस्टल्स में। मेरे हॉस्टल में पड़े रहते हैं लोग, मैं देखता करते हैं हूँ। ऐसे लोग। हाँ भाई, दिन वो में दिन सो सोते हैं बहुत ज्यादा भाई, 4-5 बजे बैचलर सारे ही निकलते कर रहे हैं। होते हैं। पता है मुझे। 4-5 बजे निकलते हैं वो, और रात को भाई 1-2 बजे आएंगे, बस हॉस्टल उसी में फिर काम सो के लिए। जाएंगे, है ना। अब भाई वाइन उनको लग रहा है कि भाई जिंदगी में ट्रैवलिंग उन्होंने करी है। मेरे को कुछ गोरे मिलते हैं, वो 150-150 देश घूम चुके होते हैं भाई, 160-170, पर भाई उनको पता ही नहीं है कुछ। मैं उनसे पूछता हूँ ये करा, नहीं। अरे मैंने कहा भाई तुमने करा क्या है, फिर मैं समझता हूँ अच्छा यार ये क्वेश्चन वो भी मेरे से पूछ सकता है, वो मेरे से पूछेगा ये वाले क्लब गया, ये वाले गया, मैं कहूँगा नहीं, वो कहेगा फिर तूने क्या करा। जिंदगी जीने का तरीका अलग है। असली ट्रैवलिंग वैसे वो है, हाँ विदाउट क्लब्स वाली ना, हाँ, नॉर्मल without- नेचर normal को है, क्योंकि नॉर्मल में आप ज़्यादा चीज़ें देखोगे। अब उस बंदे ने सिर्फ क्लबिंग करी है भाई, बाकी चीज़ें कम देखी हैं। नॉर्मल वाले में क्या भाई, मेरे को पता ही है ना कि भाई मेरे को क्लब के बारे में सब पता है कि कब कौन सी सिटी क्लब्स के लिए ज़्यादा फेमस है, क्या है। हालांकि मैं नहीं जाता, लेकिन पता तो है ना मेरे को सब चीज़ें, क्योंकि मैं भाई बिल्कुल बिना कोई दारू पिए चीज़ें देख रहा हूँ। क्लब वाला बंदा दारू पी के सारी चीज़ें देख रहा है, वो तो ये भी भूल जाता है कल किस क्लब में गया था, समझ रहे हो। तो ये चीज़ है। सो हर किसी का अलग अलग ट्रैवलिंग का तरीका है। तो वही चीज़ है कि ज़्यादातर लोग इस चीज़ में सेट होना चाह रहे हैं कि भाई कूल बनने के लिए कि भाई क्लब, हम उस क्लब में गए थे, अरे वहाँ बहुत और इवन जैसे अब उसमें सेट होना चाहते हैं। हाँ, और मेरे को लगता है कि ज़्यादातर लोगों का दिमाग भी इस वजह से ख़राब हो रहा है कि हमें सोशली एक्सेप्टेबल होना है, हमें इस कम्युनिटी में एंटर करना है कि हम तो ऐसे हैं, हम तो वैसे हैं, और रियलिटी में कुछ भी नहीं है। हाँ, उनको लगता है मूवीज देख के, फिल्में देख के, उनको ऐसा मीडिया लगता है इन्फ्लुएंस कि कर भाई, रही है, हाँ, मीडिया ही इन्फ्लुएंस कर रही हाँ, है। उनको लगता है कि इन चीज़ों से बंदा कूल लगता है। अब कोई मेरे जैसा बंदा बोलेगा नहीं भाई मैं नहीं जाता क्लब, वो करेगा क्या बोरिंग बंदा यार तू। मुझे भी सेम कहते हैं। हाँ, बहुत बोरिंग है, ऐसा बहुत होता लोग नहीं है होते भाई, होता नहीं है ऐसा भाई।
कि कैसे बोरिंग हुए भाई, हम इतनी जगहों पे जाते भाई हैं, हमें घूमते बोरिंग हैं, रहने दो, हाँ, आप हाँ। आप इंटरेस्टिंग बन जाओ। और क्लब क्या, क्लब 100 साल तो हम पुराना। उसको भी नहीं बोल रहे, बुरा नहीं कह रहा भाई, तुम क्लब जा रहे हो, हम तो नहीं तुमको कह रहे कि तुम बोरिंग हो, हम कह रहे हैं भाई तुम भी सही हो, हमको अपनी जगह सही है, हर किसी की अपनी है। हाँ। बट ज़्यादातर ऐसे जो लोग जैसे दारू पीते हैं भाई, वो कहेंगे अरे तू दारू नहीं पीता तो तू जिंदगी क्या जी रहा है, हाँ, अरे तू नॉन सही वेज बात नहीं है। खाता फिर तू खाता क्या है। अरे मैंने कहा भाई नहीं, ऐसा नहीं होता, वेज नॉन वेज हर चीज़ में अपनी अलग वो होती हैं, चीज़ें होती हैं, पसंद होती है। और सेम वैसे ही भाई जो दारू नहीं पीता उसके लिए पीने के लिए दुनिया में बहुत सारी चीज़ें मेरे बनी ख्याल हैं। से ना, और एक चीज बताऊं कौर में, जो खाना है ना, लोग उसको समझते हैं कि ये एसोसिएटेड विद कल्चर है, बट रियलिटी कल्चर का खाने से कोई रिलेशन नहीं है। हाँ। रियलिटी ये है कि खाने का रिलेशन होता है कहाँ रहते हो। कहाँ रहते हो, बेसिकली पहाड़ों में रहते हो तो आपको गर्म चीजें चाहिए जो आपको गर्म मिर्च रखे बहुत बॉडी ज़्यादा को। खाते हैं पहाड़ी लोग, कितनी मिर्च खाते हैं, हाँ। वो पूरे वर्ल्ड में है। पहाड़ी लोगों को और जो ठंडी जगह रहते हैं उनको मीट की एक्चुअल नीड है, हाँ वो उनको actually में चाहिए। खाते हैं। अरे ओहिमिया कौन में गया था, वर्ल्ड कोल्डेस्ट प्लेस में भाई, वहाँ पे लोग घोड़ा और कहाँ पर रशिया के साइबेरिया में है ये, साखा रिपब्लिक में है। ओके। ओहिमिया कौन एक गांव है, वो -71.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड करा गया था। जब मैं गया था -55 -45 तक इतना था। हाँ, भाई इधर हाँ 10 में खत्म हो जाते हैं। तो वहाँ पे भाई वो खाते हैं घोड़े का मीट, खास किस्म का घोड़ा है, ऐसा नहीं है। फिश निकालते हैं, पता नहीं ऐसे गड्ढा सा करके नीचे से निकालते हैं, गर्म पानी है जहाँ पे ना, नीचे गर्म पानी है, वहाँ से निकलती है। तो ये सारी चीज़ें भाई वो कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि भाई उनके पास कुछ ऑप्शन ही नहीं है। अब चाहें तो ऑप्शन पैदा कर सकते हैं, पर मेहनत बहुत ज़्यादा लगेगी, क्योंकि 3 महीने होते हैं, वो उगा सकते हैं कुछ चीज़ें, उतनी नहीं उग पाती कि वो 9 महीने खा सकें। अच्छा, मुझे ना एक चीज़ बताना, हमारे जो मैक्सिमम इंडियंस होते हैं वो चाहते हैं हम ट्रैवल करें और बजट फ्रेंडली रहे, सब कुछ हम ओके सस्ते सस्ते में कर लें। अपनी कोई टिप्स बताओ, अपना ट्रैवल करते हो कोई टिप्स बताना, इससे कहीं पर भी मतलब जा सकते हो आप और आपके वैसे पैसे तो बचे। जिसने ये पूरा पॉडकास्ट सुन लिया उसको काफ़ी चीज़ें समझ आ गई होंगी। सबसे पहली चीज़ तो ये होती है कि भाई देखो, फ्लाइट तो सस्ती वस्ती मिलती नहीं, सच बताऊँ तो। फ्लाइट इज द मोस्ट ठीक एक्सपेंसिव है, थिंग। हाँ वो तो आपको ना ऐसे वहम ही है कि भाई 200-500 सस्ती मिल जाए, उसे मैं सस्ती नहीं बोलूँगा। आप 40,000 में 500 बच गए, वो सस्ती नहीं हुई भाई। सस्ती हुई 40,000 की चीज़ आपको 32-33,000 में मिले, तब मानूंगा कि भाई 7-8,000 बच गए आप। हाँ। उसको छोड़ दो आप। सबसे पहली चीज़ है भाई, हॉस्टल्स में रुको। ज़्यादातर केसेस में 90 या 85% मैं बोलूँगा आपको हॉस्टल सस्ते पड़ेंगे एक 3 स्टार या 2 स्टार होटल से, ठीक है। और एक सिटी सेंटर में मिलेंगे। अगर आप होटल आपको सेम रेट पे भी मिल रहा है लेकिन सिटी से थोड़ा सा 2-3-4 किलोमीटर दूर मिल रहा है, तो आपको वहाँ पे आना पड़ेगा, टैक्सी लेनी पड़ेगी, उतने पैसे आपके वहाँ चले जाएंगे। सिटी सेंटर में होगा तो आप बाहर निकलोगे, अपना घूम लोगे। सबसे पहले हॉस्टल्स में रुको। फिर भाई हॉस्टल्स में जहाँ रुकोगे ना, तो उसके आसपास, जो आप होटल में रुकोगे 3 स्टार, उसके आसपास के रेस्टोरेंट भी महंगे होंगे। आप हॉस्टल में पे रुकोगे ना, तो पहली बात तो आपको हॉस्टल के अंदर ही हो सकता है ब्रेकफास्ट मिल जाए। जैसे आपने 10 यूरो का हॉस्टल लिया, वो कहेंगे 11 यूरो या 12 यूरो हॉस्टल में मिलता है ब्रेकफास्ट? हाँ हॉस्टल्स में होता है। तो वो कहेंगे चलो भाई ब्रेकफास्ट 2 यूरो में हो गया आपका, या $2 में हो गया। अब कुछ जगह पे क्या होता है कि हॉस्टल के आसपास जो शॉप्स होंगी, छोटे छोटे आउटलेट्स वगैरह आपको मिल जाएंगे, वहाँ आपका खाना भी सस्ता हो जाएगा थोड़ा, ठीक है। क्योंकि भाई हॉस्टल में जो लोग रुकते हैं, बजट फ्रेंडली ट्रैवलर्स रुकते हैं, तो ये चीज़ आप कर सकते हो। अब हॉस्टल ना स्टार्टिंग में बहुत बुरा लगेगा। स्टार्टिंग में कोई बंदा रुकेगा ना हॉस्टल में, वो कहेगा अरे कहाँ रुक गया भाई, यहाँ तो एक रूम में 6 बंदे हैं, ऊपर नीचे बंक बेड्स लगे हुए हैं। लेकिन होता नहीं है, मज़ा आने लग जाता है भाई। अब मैं जाता हूँ, मैं देखो एक टाइम तो भाई मेरे पास इतना बजट नहीं होता था कि मैं होटल में रुक सकूँ। मेरे को होता था कि भाई हॉस्टल मिले, सस्ते मिले, कि मेरे को भाई मेरे पास तो 2 लाख रुपए पड़े हुए हैं, मेरे को इसी में 2-3 देश कवर करने हैं। अब भाई मेरे पास पैसे होते हैं, मैं होटल में रुक सकता हूँ, रुकता भी हूँ, लेकिन मेरे को मज़ा नहीं आता यार, बोर हो जाता हूँ। लोग नहीं मिलते होटल में, अकेला बनाना। हॉस्टल में क्या है कि भाई चल थोड़ा बोर हो रहा है, चल भाई बाहर चलता है, टीवी चल रहा है, वहाँ पे 4-5 गोरे बैठे हुए हैं, कोई बात ना भी करे ना, उनकी बातें सुनते रहो, मज़ा आता रहता है। कोई आपसे बात कर ले तो चलो बात आपको वो मिलेगा ना, एक्सपीरियंस इतने मिलेंगे, कोई दुनिया के कौन से कोने से आ रहा है, उसने क्या क्या किया, आपको अच्छा। एक्सपीरियंस। फिर और चीज़ मिलती है भाई, देखो होटल में हो आप सर्च करे जा रहे हो नेट पे कि यार कहाँ जाऊँ, कल कहाँ जाऊँ। हॉस्टल में आप निकले, आज आप घूम के आ गए, बंदा पूछेगा और भाई तूने आज क्या करा, आप बताओगे यार मैंने तो ये करा, तो वो कहेगा तूने ये करा, मैं 5 दिन से यहाँ रुका हूँ भाई, मैं तो कल जा रहा हूँ, लेकिन वो अपने 5 दिन में जो उसने उस सिटी में करा ना, आपको बता के चला जाएगा। बिल्कुल। अब आप रुकोगे चाहे 2 दिन, तो आप सोचोगे यार अच्छा उसने 5 दिन में करा, मतलब उसने रिसर्च करके करा होगा, चल मैं 2 दिन में ये चीज़ें कर लेता हूँ। तो अगर पॉसिबल हुई तो आप कर लोगे, नहीं पॉसिबल हुई तो आप उसको पेंडिंग छोड़ के चले जाओगे, लेकिन आपको पता चल गया कि यहाँ ये कर सकते थे। तो आपको ये चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस मिलते हैं, तो इसमें आपके पैसे बच जाएंगे। अब वो क्या होगा, वहाँ पे हॉस्टल में 10 लोग होंगे, ज़्यादा भी होंगे, वो आपको बताएंगे आपको ऑनलाइन मिल रही है वो चीज़ $100 की भाई, ठीक है। वो बंदा बताएगा अरे भाई $100 की ऑनलाइन मत खरीदियो, वहाँ पे जाना, वहाँ पे आपको ये बंदा मिलेगा, मैंने $30 में ली थी, मांगेगा वो भी 100, लेकिन 30 में बात बन जाएगी, बच गए पैसे। तो हॉस्टल में रुकने से ही आपके कई सारे पैसे बच जाते हैं। ऊपर से भाई जो होटल में कुछ ऐसे होते हैं कि टूर्स चलते हैं, होटल में टूर अगर $100 का है ना, तो हॉस्टल में वो पहले ही $50 का होगा, क्योंकि हॉस्टल में
बजट फ्रेंडली होगा। सेकेंडली होटल में इतने उनके पास ग्राहक नहीं होंगे, हो सकता है 5 बंदों को लेके जाएंगे, हॉस्टल से हो सकता है 15 बंदे चले जाएंगे। सोलो ट्रैवलिंग करनी है तो हॉस्टल इज द हॉस्टल में रुको, वहीं से आपको दोस्त मिल जाएंगे। और कई बार ऐसा होता है कि आप कहीं जा रहे हो, उसका प्राइस $50 है, चाहे आप 1 बंदे जाओ, 2 जाओ, 3 जाओ, तब 50 ही लगेंगे। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे मैं एक ट्रेन की राइड करी थी मैंने कोरिया में, वो कह रहे भाई 5 लोगों की जगह है, चाहे आप अकेले बुक करो चाहे 5 करो, प्राइस सेम है। हाँ। अब भाई मेरे साथ अगर 5 बंदे होते तो मैं वो कर लेता $5 में, वैसे मैंने $25 में बुक करी थी वो। तो हॉस्टल में चांस रहते हैं कि 1 बंदा भी मिल गया आधे हो गए, 3 बंदे मिल गए तो ऐसे, तो आप ऐसे पैसे बच सकते हैं। उसके अलावा तो भाई मेट्रो से घूमो, लोकल बस से घूमो। हम साउथ अमेरिका गए हो अब तक? क्या? साउथ अमेरिका गए हो आप? हाँ साउथ अमेरिका, मेक्सिको गए हो? अर्जेंटीना, अर्जेंटीना गए हो? नॉर्थ अमेरिका में ना मेक्सिको तो। अच्छा अर्जेंटीना में ब्यूनोस एयर्स कैसा है? वहाँ गए हो? पूछ रहा हूँ मुझे। अच्छी सिटी है, सही है ना? आप बुएनस आयर्स वैसे ना बहुत ही ऐसे बहुत दूर का नाम बोले मेरे को, अर्जेंटीना सुनते हो, और इतनी दूर भाई, बहुत दूर है वो। स्पेन से 12.5 घंटे की फ्लाइट थी बुएनस आयर्स की, स्पेन से, यहाँ से स्पेन की, मतलब इंडिया से सबसे ज्यादा दूर कुछ है तो अर्जेंटीना है। लगता है कि अर्जेंटीना कनाडा के और अमेरिका के पास है, भाई अर्जेंटीना से मेक्सिको की फ्लाइट 11 घंटे की थी, अच्छा अमेरिका की फ्लाइट 12 घंटे की, 13 घंटे की, मतलब बहुत ही दूर है वो। तो वैसे क्यों पूछा बुएनस आयर्स आपने कहाँ सुना है? नेटफ्लिक्स पे? नहीं, मैंने वो कोई मतलब मेरे कोई नेटवर्क में वो वहाँ रहते नहीं हैं, वैसे बिजनेस सुना करते तो हैं वहाँ नॉर्मल से सी बैठ बात है, के। वो कैपिटल है मेरा हाँ, कहने का हाँ। मतलब कि आप मेरे नेटवर्क में कोई वहाँ बंदा रहता है, वो बिजनेस वहीं से पूछते नहीं चलाते ना, हैं। Digital बुएनस आयर्स nomad के बारे में पूछते नहीं लोग। बिजनेस वो वहीं से चलाते हैं। जैसे डिजिटल नोमैड होते हैं ना, वो ज्यादा बाली जाते हैं, तो वो बाली अलग से जगह नेक्स्ट गए हैं। चीज अब बुएनस एयर्स आ रही ब्यूनस है। आयर्स बन रही बुएनस है। आयर्स अच्छा है भाई, मतलब हाँ वहाँ पे हॉस्टल अच्छे थे, मेरे को ना कूल लगा, पता नहीं अपने जैसे क्वेश्चन पूछा ना तो मेरे एकदम से मेरे दिमाग में आ रहा है दोबारा जाना है वहाँ पे। है कुछ भी नहीं भाई, खर्चा करवा दिया आपका मैंने। अरे भाई बहुत दूर है वो, अब पता नहीं मैं जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा वो बात अलग है, पर मेरा ऐसा मन सा है, मेरे को अच्छा लगा था। पर वैसे मतलब ऐसा सेफ सा तो नहीं है भाई, साउथ अमेरिका पूरा ही, नॉर्थ अमेरिका थोड़ा खतरा तो है वहाँ पे, बट एज कम्पेयर टू मेक्सिको और देशों के मुकाबले में बुएनस आयर्स थोड़ा ज़्यादा सेफ लगा मेरे को। मेक्सिको गए हो आप ना? हाँ मेक्सिको। मेक्सिको में मुझे एक बात बताओ, वहाँ पे एक मतलब काफी उसकी ना एक बाहर नैरेटिव बना हुआ है कि वहाँ पे गैंग्स बहुत हैं भाई और मेरे बहुत सामने एक खतरनाक बंदा गैंग्स मार दिया हैं। था। हैं? मेरे सामने, अरे बताओ इसके बारे में क्या हुआ? अरे मैं भाई एक मेट्रो से आ रहा, हाँ। वहाँ जैसे मेरे दोस्त था मेरे साथ में, वो वीडियो में नहीं आ रहा था, वो बंदा मतलब पंजाब का था, पता नहीं वो बेचारा वहाँ पे रह रहा होगा, मतलब डिपोर्ट वोट का कुछ होगा सीन, समझ गया, ना हाँ, डॉक्यूमेंटेशन का। तो कह रहा भाई वीडियो मत लेना, वो मेरे साथ था भाई। जैसे हम आ रहे तो एक पुलिस वाला खड़ा होगा था, नो एंट्रादा सलीदा, मतलब एग्जिट कर लो, एंट्री नहीं करनी है ना, तो एग्जिट करो सिर्फ सलीदा मतलब। अरे मैंने कहा क्या हुआ भाई? तो इतनी देर में भाई बाहर से कुछ आवाज़ आई, मेरे को लगा कुछ कांच टूटा है भाई। थोड़ी देर हम तो जब सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर गए, वहाँ पे एक बंदा पड़ा हुआ है, खून आ रहा है उसके सर से। पता चला कि अभी वो जो 4 बंदे जा रहे हैं ना, लोग उनकी तरफ देख रहे हैं, वो अपनी गाड़ी में बैठ के भाई मस्त गाड़ी में बैठे जा रहे हैं। मेरे को पता है, मैंने ना उसके बारे में सुना है, वहाँ पे पुलिस वाले खड़े हुए हैं, वहाँ पे ना पुलिस वालों के सामने। वहाँ पे ना बेसिकली वहाँ पे जो गैंग कल्चर है ना, वो बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेड सोसाइटी है। मतलब बेसिकली वहाँ पे जो मेन जो गवर्नमेंट के साथ वही घूमते हैं। गवर्नमेंट से ज्यादा पावरफुल है जो कार्टेल्स है वहाँ की। मेरे को नाम नहीं टर्बन बांध के घूम रहा था वहाँ पे। क्या कह रहे हो? टर्बन मैंने पाक के साथ घूम रहा था, तो भाई मेरे को 1-2 लोगों के मैसेज आया कि भाई आप टर्बन बांध के घूम रहे हो, बहुत मतलब जिगरे से कर रहे हो, ये कर रहे हो। तो भाई मतलब ऐसा कुछ एग्जैक्ट मेरे को याद नहीं क्या मैसेजेस थे, पर ऐसे थे लोगों के कि भाई आप डर नहीं रहे हो यार, है ना। तो मैंने कहा यार इसमें कौन सी बड़ी बात होगी भाई। लेकिन वहाँ पे फिर मेरे को पता चला कि भाई वहाँ पे क्या कि अगर मैं टर्बन बांध के घूम रहा हूँ तो उनको पता चल रहा है कि यार ये बंदा इंडियन है या हाँ या कहीं से आया, तो इसको उठा लो और फिर पैसे मांगो इसके घर वालों से या फिर एजेंट से, ये क्या पता है डोंकी मारने आया हो। ये चीज़ ज़्यादा चलती है वहाँ पे। अब दूसरी बात ये है कि भाई ज़रूरी नहीं कि मैं पंजाबी मेरी टर्बन की वजह से, अगर आपके बोलने चलने से पता चल गया ना कि आप मैक्सिकन नहीं हो भाई, तब भी आपको खतरा ही खतरा है, कोई भी उठा लेगा। हालांकि मैक्सिकन और इंडियंस अगर आप पुलिस देखो वाला जाए, उठवा देगा आपको। अच्छा हाँ पुलिस वाला ही बोल देगा, उसके वो होंगे दोस्त, कहेंगे हाँ भाई यहाँ पे वो बंदा घूमता है। मैक्सिको तो बहुत बुरा हाल है। हाँ मतलब मैक्सिको अगर आप जा रहे हो तो आपको या तो बहुत ज्यादा अमीर हो, अच्छी जगह पे रहो, जहाँ नहीं क्यों है। अब भाई देखो टेक्सास चल अब जाए इसमें क्या सेम होगा, जनरल जैसे मैंने लगेगी। ना एक पॉडकास्ट में ये चीज़ बताई तो लोग बताए, अब एक इंडिया में ना ये भी आदत है भाई, कोई बंदा बोल रहा है ना तो उसको मानना नहीं है, समझ रहे हो। अब बोले उनको कूल बनना है भाई, वो उसमें कमेंट कर रहे हैं अरे झूठ मार रहा है ये, झूठ मार रहा है। अरे भाई मैं मैक्सिको, मेरे दोस्त हैं जो रहते हैं, वो कह रहा है भाई मैं ना 1 करोड़ रुपए देने को तैयार हूँ, मेरे सामने बंदा लिया मैक्सिको में, इंडियन बंदा रहता हो, 1 साल से ज़्यादा टाइम रहा हो और उसको किसी ने चक्कू ना लगाया हो।
मेरे सामने ला के खड़ा कर, वो बंदा कह रहा है। ये जो कमेंट करते हैं ना, ये खुद कभी दिल्ली नहीं टापे होते। हाँ भाई वही अरे भाई वो दूसरे को वो झूठा साबित कर देंगे। और वो बंदा अमनदीप बाजी है वो, मैं उनका नाम, वो कह रहे भाई मेरे, अरे वो कह रहे खुद लग गया, कह रहे भाई मैं नया नया 15 साल हो गए रहते हुए, कह रहे भाई मैं वहां पे आया, कह रहा मेरे को भी चक्कू लगा लिया, कह रहा भाई फोन छोड़ दे, कहता मैंने उसका हाथ पकड़ लिया, वो कह रहा है भाई मैं तेरे घुसा दूंगा दिमाग में, कहता भाई मैंने कहा ले भाई, हाथ भी छोड़ा, फोन भी दिया, ले जा भाई ले जा। जहाँ ज्यादा प्यारी हाँ, है वो देख रहे होंगे ये पॉडकास्ट, वो भी देख रहे होंगे अमनदीप पाजी। अगर बिल्कुल भाई यहाँ तक देख लेना अमनदीप पाजी, कमेंट कर दो। मेरे को लगता है, मतलब मेरे को लगता है कंफर्मेशन कर मैं तो ये देना। पूछा था आपसे कि मेक्सिको की ना एक पूरा नैरेटिव भी था, जो असली पता लगा असली है, हाँ। कि वहाँ पे गैंग्स बहुत ज्यादा हैं बहुत ज्यादा है भाई, खतरनाक है, पूरा कंट्रोल्ड है। अरे और मुझे लगता है और मजे के लिए बताओ बंदे भाई, मारते हो तो। अब मैं बताता हूँ, क्या पता इस पे कोई कमेंट कर दे कि भाई नहीं यार ये तो झूठ था, उनको मैं भाई, अब गूगल तो झूठ बोल रहा भाई, न्यूज़ तो नहीं झूठ बोल रही भाई। कैनकुन एयरपोर्ट पे कुछ 60-70 लोग आ रहे थे एयरपोर्ट पे, वो डोंकी मारने के लिए आ रहे होंगे भाई, इमिग्रेशन ऑफिसर ने उनको डिनाई बोर्ड कर दिया कि भाई नहीं जाने देंगे, तुम इलीगल आ रहे हो या कुछ होगा सिस्टम। अरे भाई जिस माफिया ने उनको बुलाया था ना, उस माफिया ने बोला कि इतनी हिम्मत कैसे होगी पुलिस वालों इमिग्रेशन वालों की, भाई एयरपोर्ट के अंदर घुस के 2 पुलिस वालों पे गोली चला दी उन्होंने, अंदर घुस के भाई। और वहाँ पे ना मेरे को पता है किडनैप करके ले गए 3 को, 5 लोग थे, 3 को किडनैप करके ले मैंने ना मैक्सिको थोड़ी रिसर्च कर रखी है, तो वहाँ पे एक स्पेसिफिक गैंग है, उसका नाम अगर मैं लूंगा भी तो ब्लरी मतलब वही करना पड़ेगा, उसका मैं बोल ही देता हूँ, करके गैंग है, मेरे को ऐसे नाम वाम नहीं पता। मुझे पता है कार्टेल है, ड्रग कार्टेल है। ड्रग कार्टेल है, वो वहाँ का सबसे मोस्ट पावरफुल कार्टेल है, मतलब वही सबको ऑपरेट करते हैं, ऑब्वियसली हम कहीं करनी पड़ेगा, रहने देते हैं, हाँ मतलब वो सबसे पावरफुल है वहाँ पे। पर्चा आ जाएगा। नहीं नहीं ऐसा, मतलब पता क्या है, ज्यादातर उनको भी पता है कि उनका नाम चलता है, उनको फर्क नहीं पड़ता कि आप मेरे जैसा कोई यूट्यूबर बोल रहा है। मैं आपको बताता हूँ मैं ऐसा क्या हुआ था, मैं बताता हूँ क्या हुआ। मैंने ना चीज ट्राई करी वाली चीज देख के, मेरे पास कुछ डमी अकाउंट्स पड़े हैं गेम्स में भी और वैसे यूट्यूब वगैरह पे भी, तो मैंने ना प्रोफाइल्स के नाम ट्राई करे रख के उससे पता चलता था कि कौन सा कीवर्ड सोशल मीडिया अलाउ नहीं करता। इंस्टाग्राम, यूट्यूब का पता नहीं मुझे अब, बट जब मैंने करा था माइनक्राफ्ट में मैंने ट्राई करा और बहुत जगह ट्राई करा, कीवर्ड अलाउ ही नहीं करते आपको वो रखना कहीं पे भी। वो गैंग जितनी गंदी है, अगर आपने उनके पीछे कुछ आपने किया, उनको धोखा दिया, वो आपको तो मारेंगे आपकी सारी फैमिली भी साथ लेके उनकी ना एक उनकी कहावत है मतलब उनकी एक सेइंग टाइप चीज है, मतलब उनके एक रूल टाइप कह लो, कि वो जब भी किसी को बता के मारने आते हैं, वो हमेशा स्पीकर पे गाना चलाता हुआ एक गाना चला के लेके आते हैं कि देखो मारने आ रहे हैं हम। ये स्पेसिफिक चीज है। हो सकता है भाई, देखो मैक्सिको में कुछ भी हो सकता है। मैं तो खैर 22-23 दिन था, 22-23 दिन में मेरे को जो चीज़ें पता चली वहाँ पे, लोगों ने बताई मेरे को, लोगों से बात करी, मैं ज़्यादा वीडियो तो वहाँ बना भी नहीं रहा था। हालांकि मैं घूमा अकेला भाई ज़्यादातर, मैं दिन में भी जाता था, किसी मार्केट में अकेले चला जाता था, टर्बन के साथ गया मैं, पर मेरे को डर लगने लग गया था जब से मेरे को ये चीज़ पता चली थी कि भाई यहाँ पे मोस्ट हॉरिफिक मेरे ख्याल से मैक्सिको ही रहा होगा अब तक का। मतलब ऐसा, हाँ मैक्सिको ऐसे डर रहा भाई कि देखो मैं गया तो भाई तालिबान में हर जगह इन चीज़ों में गया। मैक्सिको ऐसा देश था कि भाई जब मैं रोड पे चलता था ना, तो मेरे को थोड़ा ऐसे डर रहता था कि यार मेरे को नहीं पता कि भाई क्या पता मेरा कौन पीछा कर रहा हो। जैसे शाम को तो खासकर भाई 6-7 बजे जब अंधेरा था, कि भाई क्या पता यार मेरे को अभी थोड़ी देर में कोई उठा ले, ऐसा मतलब मन में ख्याल आते थे। हालांकि हुआ कुछ भी नहीं ऐसा, आपके साथ नहीं हुआ ना? मन में ख्याल आते थे। एज अ पंजाबी, एज अ सिख और एज एन इंडियन, अपनी इतनी भी कंट्री ट्रैवल की, सबसे ज्यादा आपको डेंजरस कौन सी लगी, हॉस्टाइल कौन सी लगी? देखो डेंजरस के ना कई सारे वो है। डेंजरस मतलब सीधा जान पे खतरा है। सेफ्टी वाइज भाई देखो ऐसे तो नाइजीरिया बहुत खतरनाक है, किडनैपिंग कैपिटल कह सकते हैं। नाइजीरिया में सबसे ज़्यादा किडनैपिंग्स होती हैं, ट्रेन ही किडनैप हो जाती है वहाँ पे। तो अब वहाँ यहाँ भी कोई बोल देगा कि भाई मैं 50 साल से मैं नाइजीरिया रह रहे हैं, हम नहीं हुआ, वो डिपेंड है कि भाई उसके साथ नहीं होता, ये नहीं कि वहाँ होती नहीं चीज़ें, होती हैं वहाँ पे। लोकल आसपास के देश वाले लोग हैं ना जो, वो भी अफ्रीकन है, वो भी डरते हैं भाई वहाँ पे, कह रहे यार नाइजीरिया ना भाई ना, वहाँ तो मर जाएंगे। तो अब लेकिन ना कैटेगरी है। अब जैसे देखो सीरिया में हम जिस होटल में रुके हुए थे, एक 5 स्टार होटल था वहाँ पे, एलेप्पो करके सिटी है, एलेप्पो, वहाँ पे भाई उस होटल पे हमारे रुकने के 4 दिन बाद मिसाइल लग गई थी, इजराइल ने मारी थी, तो उड़ गया। अब भाई वो अब सीरिया में क्या खतरा था कि भाई आपको आपका फ़ोन रोड पे पड़ा है, कोई आपसे छीना चपटी नहीं करेगा, सेफ है। लेकिन भाई वहाँ पे खतरा है कि कोई मिसाइल लग गई। हे भगवान, ये तो बिल्कुल ही अलग चीज है। ठीक है, अब तालिबान में क्या है भाई, तालिबान में बाकी सब सही है, लेकिन पता नहीं किसका कब दिमाग घूम जाए भाई, कौन गन तान दे आपके ऊपर। गन तान दे।
अब अलग अलग है, ऐसे नाइजीरिया में क्या पता भाई कौन आपको किडनैप करके ले जाए। सेम भाई मैक्सिको में ये है कि भाई क्या पता वो आपको उठाने ना ही आ रहा हो, कोई दिमाग से सन की लूटने आ जाए आपको, उसने नशा करा हो और आपकी जेब से कुछ $150 ना निकले हो सकता है गोली आपके मार हॉस्टल दे, में पड़े हो, वो मार देगा, वो कहेगा ये जानबूझ के नहीं दे रहा। क्या पता भाई वो आपको लूट भी ले तब भी गोली मार दे। तो भाई खतरे खतरे वाली ऐसी जगह है ना बहुत सारी हैं, तो कैटेगरी अलग है। ऐसे भाई बुर्किना फासो में हम बिल्कुल बोको हराम के एरिया में फंस गए थे। सॉरी बुर्किना फासो कह रहा हूँ, कैमरून से नाइजीरिया जाते हुए, जहाँ हम उसी साइड रहे थे। तो कैमरून से नाइजीरिया जब जा रहे थे तो वो एक रोड है कैमरून से नाइजीरिया के अंदर से होकर निकलते, तो वो बोको हराम भी एक टेरर ग्रुप है, मतलब बहुत जैसे अलकायदा वगैरह ऐसे ही है। तो भाई वहाँ से हम निकल रहे थे तो पता चला कि हम रुके हुए हैं वहाँ पे, एक गाड़ी आगे नहीं जा रही है। तो पता चला कि यहाँ पे एक टास्क फोर्स आ रही है 5 देशों की इंटरनेशनल, वो आपको लेके जाएगी, उसके बिना आप जा नहीं सकते क्योंकि बोको हराम एक्टिव है। अगर उनको पता चला कि 2 फॉरेनर्स आ रहे हैं, वो भाई अपनी भारी पलटन फोर्स ला के आपको उठा लेंगे, फिर गवर्नमेंट से पैसे मांगेंगे 100-200 करोड़ रुपए। रुपए की उनकी करेंसी, मतलब डॉलर्स में इंडियन रुपीज मांगते बता हैं। दिया मैंने, मतलब इतने बनते वो 100 करोड़ रुपए, इतने अच्छा। मांगते हैं वो। तो अगर नहीं दिया तो भाई वो मार देंगे, गला काट देंगे। तो भाई हमको ऐसा डर लग रहा था यार, ये आज तो बहुत गलती कर दी भाई। हमको बोला भी 2-3 लोगों ने, लेकिन हमने उनको इग्नोर सा करा, यार ऐसे बोल रहे हैं लोग, तो बोलते ही रहते हैं ना, वही होगा ना, हमारे लिए नॉर्मल होने लगी। किसी ने हमको बोला कि भाई बोको हराम एक्टिव है, अच्छा एक्टिव है कोई बात नहीं। अरे भाई जब सच में पता चला कि वहाँ के, अरे अब इससे 2-3 किलोमीटर आगे जाके उनके एरिया से निकलना एक्टिव है, तब भाई जाके ऐसा लगा यार बिल्कुल ऐसे कांप रहे हैं हम अंदर से, पूरा डर लग रहा था उस time लगता ही है कि भाई आज तो शायद आखिरी दिन हो, ऐसे मन में आ रहा था। अरे यार अगर इन्होंने पैसे मांग लिए और इंडियन गवर्नमेंट ने दे भी दिए तो फिर क्या होगा, हम जैसे एयरपोर्ट पे उतरेंगे तो मोदी जी लेने आएंगे हमको, वो कहेंगे अरे बेटा बच गए अब, जैसे होता नहीं, वैसे दिमाग काम कर रहा था। तो भाई पर उसके बाद भाई उस टास्क फोर्स ने ना हमको सिक्योरिटी दी, एक घर में रखा, उस बंदे ने अपने घर में रखा कौन सी हमको। टास्क फोर्स वो 5 देशों की थी, वो उसका नाम बोल अफ्रीकन कंट्रीज की थी। अफ्रीकन की। आप सर्च करोगे ना, शायद लोगो लगा देना उनका, यहाँ आप लगा देना कहीं, वो लोगो पता चल जाएगा उसका। मैं 5 देश बता देता हूँ, उसमें 5 देश थे, कैमरून, नाइजीरिया, चाड, नाइजर और बेनिन रिपब्लिक। ये 5 देशों की जैसे फोर्स थी। ब्रिक्स होता है, जैसे नेटो होता है, वैसा हाँ, उनका भी उन्होंने कुछ एक होता बना होगा। रखी है सिर्फ और सिर्फ बोको हराम से लड़ने के लिए भाई। क्योंकि भाई उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, तो भाई उन 5 देशों ने बेचारों ने ये बना रखी है। बनाई हुई है। हाँ, तो भाई उन्होंने फिर हमको एक पूरी रात ऐसे, हम जिस रूम में रोका ना उसके आसपास बहुत बड़ी पलटन लगा दी थी उन्होंने कि भाई यहाँ पे 2 टूरिस्ट सो रहे हैं, अगर बोको हराम को पता चला तो वो हमला कर देंगे भाई पलटन पे ही। तो इसलिए एक्टिव रहना कि अगर हमला कर दें तो भाई इन तक ना पहुंच पाए। तो हम तो हैरान थे भाई, इतनी सिक्योरिटी, जेड सिक्योरिटी, वही कहने लगा था, आपको एक्सपीरियंस मिल गया जेड सिक्योरिटी भी नहीं होती, जेड सिक्योरिटी उतनी नहीं होती। हाँ, तो उन्होंने ऐसी सिक्योरिटी, अब भाई जेड सिक्योरिटी में भी कोई ऐसे हिम्मत नहीं करेगा किसी को मारने के जेड लिए। सिक्योरिटी में होता है कि शायद अटैक हो जाए, ये उल्टा था आपके वाला। हाँ, ये पूरी उम्मीद ही हो सकता है, तैयार रहना कि भाई किसी को, अरे उनको ये था कि भाई कोई कानो अरे वहीं से तो कोई उनका भी सपाई घूम रहा होगा ना बोको हराम का, कि कोई खबर ना कर दे। तो हम उसे बोले कि भाई होटल में रुक जाएंगे। वो कह रहा भाई पहली बात तो ये अफ्रीका का गाँव है, तो सोच लो भाई अफ्रीका के गाँव में होटल होता नहीं, बट वो कह रहा है इसके नज़दीक ना बॉर्डर है, जहाँ हम बॉर्डर क्रॉस करने तो जा रहे थे, तो इसलिए ना यहाँ पे एक होटल है, बॉर्डर की वजह से एक बंदे ने बना रखा अपने घर में गेस्ट हाउस, लेकिन आप वहाँ रुकना मत, वहाँ तो पक्का ही उठा लेंगे आपको, क्योंकि होटल में तो आसान है, बड़ी सिक्योरिटी है वहाँ पे। तो कह रहा भाई मेरे घर पे रुको, तो उस बंदे ने बहुत हेल्प करी हमारी। उधर का लोकल था वही था ना, टास्क फोर्स का बंदा था। अच्छा, टास्क फोर्स के बंदे ने आपको अपने घर में एक मतलब उसको जो क्वार्टर सा मिला हुआ था ना, एक घर सा रूम, उसमें रोका गवर्नमेंट उसने। का हाँ, मतलब गवर्नमेंट था, बट वो मतलब एक ऐसी हालत में था, मैं बता नहीं सकता, लेकिन भाई बंदे ने बहुत सेवा करी उसने। फिर एक हमको लड़की मिल गई थी, जैनी करके थी, तो उसने बहुत हेल्प करी, उसको थोड़ी इंग्लिश आती थी। हाँ, अफ्रीकन थी वो चैड की थी, तो वो दुबई रह चुकी थी, तो उसे थोड़ी इंग्लिश आती थी। वो इंग्लिश को फ्रेंच में ट्रांसलेट करके उस बंदे को बताती थी, तो उसने हमारी हेल्प करी। तो वो भी एक ऐसा डरावना एक्सपीरियंस था, उस टाइम लगा था भाई ये तो बहुत खतरनाक है। ये जो एक्सपीरियंस है, नॉर्मल बंदे को कभी नहीं मिलते। तो मेरा एक क्वेश्चन है आपसे कि आप अभी आप काफ़ी यंग हो, ठीक है, एंड आपने जो चीज़ें एक्सपीरियंस की और जिस लेवल पे आप पहुंचे हो काफ़ी रिमार्केबल है। आप अपने से यंग 20-18 साल के लड़कों को, लड़कियों को, यूथ को क्या एडवाइस देना चाहोगे कि कैसे अपना, आपका पैशन है और उसी से आप पैसा बन रहा है, अपना पैशन कैसे फाइंड करें लोग? देखो ऐसा है कि पैशन ना मैं वैसे क्रिकेटर हूँ, वैसे मैंने क्रिकेट खेली है बहुत सालों तक, तो लेकिन घूमना भी एक शौक था कि हाँ भाई यार मेरे को घूमना है। वो घूमना वैसे सबका ही होता है। सही बात। हाँ। अब अगर मेरे से कोई घूमने के बारे में पूछे तो मैं उसे ज़्यादा अच्छे बता सकता हूँ कि कैसे है। वैसे मैं ये चीज़ कहूँगा कि भाई देखो, कोई भी आप जॉब करने जा रहे हो, काम करने जा रहे हो, अगर आपका जो शौक है ना, देखो काम क्या है, काम कोई अलग चीज़ तो है नहीं ना।
जैसे खाना, किसी का शौक है खाना, उसे खाने बहुत अच्छे लगते हैं, वो ट्राई करता है, तो भाई अगर वो एक रेस्टोरेंट चलाएगा ना, या छोटा वो कुछ चलाएगा, वो अच्छा अगर चला पाएगा क्योंकि उसका इंटरेस्ट है उस चीज़ में। लेकिन हो तो वो काम गया ना रेस्टोरेंट। सेम ऐसे भाई काम भी तो लोगों के बीच में ही है ना। तो अगर आप ये देखो कि आपको क्या चीज़ पसंद है, तो आप उस लाइन को चुनो ज़्यादा, है ना। तो आपको पहली बात, पैसे तो बनेंगे, पैसे तो भाई हर चीज़ में ही है, आप कोई सा भी काम कर लो, चाहे कम है ज़्यादा, वो बात की बात सही है। बात लेकिन भाई आपको मज़ा ज़्यादा आएगा ज़िंदगी में, आप डिप्रेस्ड नहीं होगे। एक काम आपको ऐसे करना, अरे यार सुबह टिफ़िन उठा के चले गए, शाम को आ गए, अरे यार बहुत दुखी हूँ। भाई आप काम से दुखी हो, हाँ। काम कर रहे हो, पैसे कमा रहे हो, लेकिन आप दुखी हो, तो उसका मज़ा नहीं आएगा आपको। आप लाइफ को तुम एंजॉय नहीं कर रहे, लाइफ तो आपकी दुख में निकल रही है। पैसे कमा रहे हो, अपना घर चला रहे हो, है ना। तो कोशिश, वो बात भी अलग है कि कुछ टाइम एक ऐसा मतलब हो जाता है कि भाई बंदा कुछ कर नहीं सकता, उसको मजबूरन काम करना पड़ता है। जॉब जो बंदा कर रहा है उसकी मजबूरी समझ रहे हैं। लेकिन Family से अगर आ जाती आपके है। पास कोई ऐसी मजबूरी नहीं है, आप थोड़ा ट्राई कर सकते हो, तो भाई यही करो कि सबसे पहले देखो कि आपको क्या पसंद है, मज़ा कहाँ आ रहा क्या है। मज़ा कहाँ आ रहा है, वो काम चुनो, ठीक है। और काम करने से पहले एक चीज़ बताता हूँ, जैसे सपोज करो आपने मेरे को स्टार्टिंग में आते बोला ना कि आप शॉर्ट पे काम कर सकते हो, शॉर्ट वीडियोस डाल सकते हो। तो मैं कोई भी काम करने से पहले ना ये सोचता हूँ कि ये जो मैं काम करने वाला हूँ, अगर ये कोई और बंदा करे और मैं उसका कस्टमर हूँ या मैं व्यूअर हूँ, तो मैं क्या सोचता हूँ इसके बारे में, यूजर एक्सपीरियंस। समझ रहे हो। तो वो जब आप फील करोगे ना, तो तब आप ज़्यादा परफेक्ट तरीके से कर लोगे। सपोज करो आपको यहाँ इसके बाहर बिल्कुल आपको एक शॉप खोलनी है, आपको रेस्टोरेंट खोलना है, तो आप पहले ये देखो कि भाई मैं खोल रहा हूँ, मैं इस हिसाब से ना देखूँ कि कस्टमर आएंगे, पहले मैं देखूँ कि भाई यहाँ पे जो रहने वाले कस्टमर्स हैं, जहाँ मैं वो हूँ, तो क्या मैं यहाँ आना पसंद करूँगा, मेरे को यहाँ पे एरिया के हिसाब से क्या चीज़ पसंद है। तो इस चीज़ से आप ज़्यादा वो चीज़ कर सकते हो। अब बहुत लोग ये यूट्यूबर बनना चाहते हैं आज के टाइम में, सही बात है। बनो भाई। अगर आप कैमरा फेस कर सकते हो, अच्छा बोलना आता है आपको, बनो भाई यूट्यूबर। लेकिन भाई अगर आप कैमरा फेस नहीं कर सकते, आप बोल नहीं पा रहे हो, और आपको ये कुछ लोगों को आजकल ये लगने लग गया कि भाई फ़ोन तो हमारे पास भी है, फ़ोन इसके पास है, ये भी तो फ़ोन से वीडियो बना रहा है, ये पैसे कमा रहा है ना, तो क्यों हम ना ये कम कर लें। लेकिन ऐसा होता नहीं है भाई। वो छोड़ देते हैं काम करके, हाँ, थोड़ी देर वो करेंगे, ऐसा छोड़ होता देंगे। नहीं है, मतलब ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप हर काम कर पाओ। क्या पता भाई आप जिस काम में परफेक्ट हो, यूट्यूबर उस काम में परफेक्ट ना हो, मैं उस काम में परफेक्ट ना हूँ, है ना। हर बंदा अपने उसमें वो फील्ड में परफेक्ट होता है। परफेक्ट तो खैर कोई नहीं होता, मतलब उसको ज़्यादा माहिर नॉलेज होता है, होती है ना, माहिर होता है। माहिर होता है। तो यही चीज़ है भाई, मैं यही बोलूँगा कि सबसे पहले तो पहचानो कि भाई आप क्या कर सकते हो, उसी फील्ड में जाओ। क्योंकि दुनिया में बहुत सारे काम ऐसे पर्टिकुलर तो हम किसी को बोल नहीं सकते। जैसे भाई मेरे को ट्रैवलिंग पसंद थी, और मेरे को तो पता भी नहीं था कि यूट्यूब ब्लॉग से पैसे आते हैं। हाँ। बस घूम रहा था भाई, पैसे खर्च रहा था, वो तो चलो एक ऐसा रब की बन blessing गया, होगी। हाँ, है ना, भगवान की कृपा से कि ऐसा हो गया कि भाई यूट्यूब पैसे देने लग गया, तो चलो। अच्छा, मेरा एक मानना है, तू बताना, मेरा लाइफ का इथियोस भी यही है कि अगर जो भी कोई भी शुरू करना चाहता है कुछ भी काम, मतलब एंड गोल पैसे कमाना है, ठीक है, सब पैसे कमाना है। आप, मेरा ये मानना है कि आप जो करना है करो, जो वाइल्डेस्ट चीज़ करनी है करो, नॉर्मल चीज़ करनी है करो, हट के करनी है करो, बट जब आप 70-80 साल के हो जाओगे, लाइफ देखोगे, तब आपको रिग्रेट नहीं होना Regret चाहिए। नहीं होना चाहिए। आजकल वो वो तो शायद ऐसा लगता है कि भाई ज़्यादातर होता है लोगों को, क्योंकि बंदा सोचता है यार ये भी कर सकता था, ये भी कर सकता था, बट एटलीस्ट कुछ ऐसा तो करो कि ना, अगर आप 10 चीज़ों पे रिग्रेट करो तो 2 चीज़ें ऐसी हो जिस पे आप प्राउड करो। सही हाँ। बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई 10 की 10 पे ही आप रिग्रेट कर रहे हो। और ना एक अच्छा काफ़ी कोट है, एक काफ़ी अच्छा कोट है, लाइक हमारे एक ना हमारा लाइक रोल मॉडल है एक इंसान, वो बिजनेसमैन है, तो एलेक्स हरमोजी है। तो उसका एक कोट है कि अगर आपको किसी की भी चिंता होती है ना कि ये क्या सोचेगा या ये क्या सोचेगा या ये क्या सोचेंगे, तो ये याद रखो कि जिसके बारे में आप सोच रहे हो 100 साल के अंदर उसने मर जाना है। आप अब खुद भी सोच रहे हो आप भी 100 साल में मर जाओगे, तो फर्क नहीं पड़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, तो बात सही है भाई, वो ऐसा ही होता है। देखो एक चीज़ मैं खुद के बारे में बताऊँ, मैं इंडिया में व्लॉगिंग नहीं कर सकता, नहीं कर बना सकता मैं इंडिया में व्लॉग, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि जब मैं इंडिया में व्लॉग बनाता हूँ तो भाई लोगों को मेरी लैंग्वेज समझ आ रही है, लोग मेरी तरफ देखते भी हैं, थोड़ा अजीब फील होता है। हालांकि मैं चाहूँ तो बना सकता हूँ, लेकिन मैं उस चीज़ को बनाना भी नहीं चाहता, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि मैं बनाऊंगा तो क्या पता हो मैं इंडिया में ट्रैवल करना शुरू कर दूँ, फिर मैं बाहर करूँ ना, है ना। लेकिन ये चीज़ होती है, मेरे को ऐसा लगता है, बट मैं फिर दिमाग में सोचूं भाई जो बंदा मेरे बारे में सोच रहा है, मैं बोल रहा हूँ, वो मेरे को जानता भी नहीं है। 2 मिनट में बोलूँगा, वो सुनेगा, इंडिया में सुनेगा, हाँ इसने ये बोला, वो निकल जाएगा, 2 मिनट बाद वो भी भूल जाएगा कि मैंने क्या बोला था। हाँ। ना मेरे को उसको मिलना, ना मुझे उसको मिलना है, लेकिन फिर भी ऐसे दिमाग में रहता है। यही चीज़ सेम लोगों को काम में होती है। सबसे तो बड़ा वो क्या रोग सोचेंगे? क्या बोलेंगे लोग। हाँ। अब इसमें 2 चीज़ें आती हैं भाई, एक चीज़ और आ जाती है इसमें। क्या होता है कि बात सही है कि लोग क्या बोलेंगे। अब
क्या होता है कि भाई जैसे कोई काम करना शुरू करता है ना, तो उसे कहता है भाई तू यार काम कर रहा है यार, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। सही बात भाई काम छोटा बड़ा होता है, सच है, होता है। काम छोटा बड़ा होता है भाई। आप रेडी लगा रहे हो, वो छोटा काम है भाई, ठीक है। हमें ये बोलना चाहिए भाई कि भाई तू रेडी लगा रहा है, काम छोटा है, तू भाई कर, शर्मा मत। कल को तू रेडी लगा रहा है, कल को तू आउटलेट छोटा खोलना, फिर रेस्टोरेंट बनाना भाई, कल को बड़ा होटल बना लेना भाई, तू बड़े काम तक पहुंच, छोटे से बड़े बेसिकली पहुंच। छोटा करते भी आप बड़े के लिए एम करते हो। कभी आपने अरे भाई मेरे को आज मैं बोलूँ भाई मेरे को अरे यार मुक्षित भाई मेरे को बताना वंश भाई यार कोई जगह यहाँ पे यार लांटे के आसपास मेरे को होटल बनाना है अपना, तो आप कभी नहीं कहोगे कि हाँ भाई नवदीप भाई बनाओ, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। क्योंकि आपके दिमाग में है ना भाई ये बड़ा ही काम कर रहा है कुछ, है ना भाई, ये 5 स्टार होटल बनाने कहीं वाला है। कहीं से शुरुआत करो, मैकडॉनल्ड्स भी कहीं से शुरू हुआ था। तो अगर हम छोटे काम पे जाएंगे उसको हम बोलेंगे अरे कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, ठीक है। तो ये हम झूठ बोल रहे हैं उस बंदे अरे को। आपके उसे क्या है भाई देख काम तो छोटा है, लेकिन भाई तेरे को शर्माना नहीं है, मेहनत करने में कोई शर्म नहीं है भाई, कर तू, आज छोटा करेगा कल को तू बड़ा होएगा, ठीक है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई काम छोटे से स्टार्ट करो, बड़े हो जाओगे, लेकिन ये मत सोचो कि वह छोटा बड़ा नहीं होता, फिर आप वहीं रह जाओगे, आपको फिर वही बड़ा लगने लग जाएगा, आप वहीं रह जाओगे। आजकल तो अगर छोटा भी, रेडी की आपने बात की, सोशल मीडिया इतना पावरफुल है, रेडी वाला भी होटल वाले से ज़्यादा फेमस हो गया, फेमस हो रहा है ना? और पैड ज़्यादा रेडी लग कमा रहा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कमा रहा है। तो कहने का मतलब ये रोकड़ा कहने का मतलब ये है कि भाई मतलब काम है ना, जो भी करो बिना शर्म के करो। देखो बात समझ मेरे को बाद में समझ आई पैट वाली बात। और हमें इसलिए पता चला था कि आपने वेबसाइट बनवाई सारी, उसके अलावा आप एक कोर्स लॉन्च कर रहे हो, तो पहले आप बता दो वो किस बारे में है। देखो मैं 70 कंट्री घूम चुका हूँ, मैंने अपने वीज़ाज़ वगैरह ना सब अपने आप अप्लाई करे हैं आज तक, सारे वीज़ाज़ खुद अप्लाई, मैंने किसी एजेंट की हेल्प नहीं ली। अगर मैंने किसी एजेंट को फाइल दी तो वो ऐसे दी भाई, मैंने खुद रेडी करके डॉक्यूमेंट उसे बोल दिया भाई जैसे कि आपके ये चार्जेस हैं, आप मेरी जगह पे जाके सबमिट कराओ, कुछ देशों की सबमिट हो जाती है। तो उसलिए वो एजेंट का काम वही होता है दरअसल, कि आपके डॉक्यूमेंट लेना, उसको चेक करना और सबमिट करना। लेकिन हमारे यहाँ पे कुछ ऐसा पंजाब में या नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा लगने लगा कि भाई वीज़ा कहीं एजेंट के हाथ में है, भाई मेरा वीज़ा लग गया, कहाँ से लगा। अब मेरे से कोई पूछेगा तेरा वीज़ा यूरोप का कहाँ से लगा, मैं बोलूँगा भाई स्विट्ज़रलैंड से, और किसी से पूछोगे ना वो पता क्या बोलेगा, अरे वो लुधियाना में है ना, वो उनसे लगा उनसे अरे मैंने कहा भाई वो तो एजेंट थे ना, वीज़ा तेरा किस कंट्री से लगा, ये होता है। तो दिमाग में होगा कि एजेंट ऐसा होता है। तो मैंने कहा भाई देखो, अब अगर इस चीज़ को मैं यूट्यूब पे डालूंगा ना, नॉर्मल डाल भी रखी है मैंने, मेरी हर वीडियो में है, अब उनको बंदा देखने जाएगा, उसको मेरी 500 वीडियो देखनी पड़ेंगी, फिर समझ आएगी धीरे धीरे क्या क्या चीज़ें हैं। तो मैंने उसको एक इकट्ठा करके वीज़ा कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, होटल बुकिंग कैसे करते हैं, ट्रैवल टिकट्स कैसे बुक करते हैं, डमी टिकट्स कैसे बुक करते हैं, क्या क्या करना है आपको, कवरिंग लेटर में क्या लिखना है आपको, और आइटनरी कैसे बनानी है आपको, और कैसे सबमिट करना है, अपॉइंटमेंट कैसे लेनी है, वेबसाइट वगैरह, और कौन कौन सी वेबसाइट होती हैं जहाँ पे ऑनलाइन वीज़ाज़ भी अप्लाई हो जाते हैं, जैसे A to Z पूरी जर्नी है। मतलब नॉर्मल मैंने वो सारी चीज़ें बता दी हैं। लोग अपने दम पे, अपने एंड पे सब कुछ कर सकते हैं, वो सिर्फ कुछ पैसों में, कुछ रुपए में, मतलब 1000-2000 रुपए में वो लोग वो देख सकते हैं। और अपना वीज़ा आज की डेट में कितने भी होते नहीं हैं, है। लोग एक बार का खाने में खर्च देते हैं। अगर भाई देखो, अगर आप वो 2000 रुपये या 1000 रुपये दे के अगर आपका सारा काम हो जाए कि आप वीज़ा खुद अप्लाई करो और आप 15-20 हज़ार एजेंट की फीस बचा लो, तो आपका वेल एंड गुड है। अगर फिर भी आपको एजेंट से ही कराना है, कराओ, लेकिन फिर भी वो कोर्स आपको हेल्प करेगा। 2000 रुपये आपने दे रखे होंगे, उस कोर्स में आपको पता होगा, एजेंट जब आपकी फ़ाइल अप्लाई करेगा, आपको डॉक्यूमेंट दिखाएगा, आप मेरे उस कोर्स के साथ क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो अपने डॉक्यूमेंट्स को कि क्या एजेंट ने वो सारे डॉक्यूमेंट लगाए हैं, क्या एजेंट ने जो लिखा वो सही लिखा है, ठीक है, या फिर क्या पता एजेंट ने कुछ अलग लिखा हो और मैंने भी कुछ अलग बताया हो, और वो दोनों को आप क्रॉस चेक करके वेरीफाई करके बोल सकते हो कि हाँ यार ये चीज़ भी अच्छी। और वैसे भी ना एजेंट्स वाली इंडस्ट्री, आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, घुमा नहीं सकते आप। और एजेंट्स वाली इंडस्ट्री है ना पूरी ट्रैवलिंग वाली, काफ़ी अनऑर्गेनाइज्ड है। आपने उसको ऑर्गेनाइज करके पूरी एक चीज़ बना दी। उसमें क्या है कि कोई झूठ नहीं बोल सकता, एजेंट आपको कुछ झूठ बोलेगा ये वो है, आप बोल सकते हो कि नहीं भाई ये देखो मैंने तो देख रखा भाई नवदीप का कोर्स है ना, मेरे रिलेटिव के साथ हुआ ऐसा स्कैम ना, मैं उनको बोलूंगा आपका कोर्स ले 15-20 हज़ार उनका डूबा हुआ ऐसे ही। तो भाई वो क्या करेगा कि भाई वो अपना देख लेगा, तो उसे पता चल जाएगा कि भाई क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, आपके साथ कोई स्कैम नहीं कर पाएगा। बिल्कुल। तो मेरे को नहीं लगा वो 1000-2000 रुपये लाइफ टाइम है भाई, वो ऐसा नहीं है कि आज कोर्स ले लिया और वो आपके पास पड़ी रहेगी वीडियो, कभी भी देखो उसे जिंदगी में। क्या मतलब कहाँ में, वेबसाइट का क्या नाम है, मैं कहाँ से देखूँ ये? navdeepbarad.com। नवदीप परफेक्ट नाम है एकदम, चैनल का नाम साथ में .com। बस ठीक है जी, वहीं पर जाएंगे। सो ये था मैंगो फाइंड्स का आज का पॉडकास्ट विद यूट्यूबर नवदीप बराड़।
और हमें आज इनके व्लॉगिंग के एक्सपीरियंस, इनके यूट्यूब जर्नी के एक्सपीरियंस, ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस और जनरल लाइफ एडवाइस के साथ साथ और भी बहुत कुछ जानने को मिला। और स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट एपिसोड्स।